तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देख ही लिया था कि गोचंग कैसे जियांग के पास वापस गया था उसे लुभाने के लिए और उसे कई सारे मिस्टर ग्रेट के ट्रेजर से दे के आया था और बहती गंगा में हाथ धोने के लिए वैंग ने भी बहन बनने का इरादा किया। हालांकि गोचंग ने उसे धमकी दे दी कि ज्यादा लिपटा तो नीचे फेंक दूंगा बोट से, गिर के मर जाओगी, शर्म भी नहीं आएगी। वहीं पे हमारी प्यारी एन दूर से ये सब कुछ देख रहे थे और उसे सही लग रहा था कि उसने जियांग को फॉलो करके सही फैसला लिया है। जैसा कि हमें पता है कि इस समय डीमन अबायस के ऊपर यहाँ पे मैच होने वाला है एमएलए डियरसिटी और गोचंग की यंग जनरेशन वाली साइड पे। इसके बाद हमारी शुरुआत होती है गोचंग वाली साइड से। यंग जनरेशन आगे से कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और तभी उनकी नजर 8 बैरन वेस्टलैंड 10 डोमेन्स की बोट्स के ऊपर पड़ती है और उन्हें समझ में आ जाता है कि वहाँ से भी कई सारे लोग आए हैं और वो लोग पहले से ही उनका इंतजार कर रहे हैं। एक डिसेबल आगे से एक्साइटेड होकर कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि सालों के अंदर इतना गुदा होगा कि वो यहाँ पे हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे और खुद को ही डिस्ट्रॉय करवाने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे। एक फीमेल डिसेबल आगे से कहती है कि ये सब बस बच्चे हैं, बच्चे जिन्होंने अभी तक दूध पीना भी नहीं छोड़ा है और चले हैं हमसे मुकाबला करने के लिए। वहीं पे ये हंस बहुत शैतानी हंसी रहे थे, इसलिए इन लोगों को भी इनकी हंसी सुनाई दे जाती है। फिर लोग आगे से बात करते हुए कहते हैं कि इनकी हंसी देख रहे हो, साला हमें सीरियस ही नहीं ले रहे हैं। एक डिसेबल आगे से कहता है कि तुम में से कोई भी उनसे मुझसे छीनेगा नहीं, मैं उनको एक एक करके मार दूंगा। जुआनटियान आगे से कहता है कि तुम जिसको चाहे उसको मारो, लेकिन गोचंग को मेरे लिए छोड़ देना, मैं उसे अकेले ही निपटूंगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे 8 बैरन वेस्टलैंड एंड डोमेन्स के कुछ सीनियर्स आते हैं जो कि आगे से कहते हैं देख रहे हो इन्हें, अपर येलम की यंग जनरेशन कुछ ज्यादा ही घमंडी है। जिसपे एक एल्डर आगे से कहता है कि ये बस सिर्फ भौंकते हुए कुत्ते हैं जिनके ऊपर लगाम नहीं दी गई है। हालांकि अपर येलम के जो रिसोर्स है वो हमसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली और बेहतर है, लेकिन इसके बावजूद उनके पास जीनियस बहुत कम है। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे जो कि मोटा वाला एल्डर है वो आगे से कहता है कि हम लोग यहाँ पे अपनी औकात थोड़ी ना गिरने दे सकते हैं, इसलिए वो आगे बढ़ के कहता है कि मैंने थोड़ा सा मजा चखा के आता हूँ। इस पे इसके बगल में खड़े हुए एल्डर आगे से कहती है काफी अच्छा आइडिया है, यहाँ पे बाउंड्री सी है और अपर येलम के जो ओल्ड मॉन्स्टर है वो यहाँ पे आ ही नहीं पाएंगे सिवाय अपनी धर्मायिक बॉडी भेजने के, इसलिए वो लोग इस यंगर जनरेशन वालों की मदद भी नहीं कर सकते हैं। अब उसी टाइम पे हम लोग जियांग वाली बोट पे देखते हैं तो वहाँ पे बाकी संधि लोग आ जाते हैं, जिनमें से पहले ये 2 भाई बहन थे जिनके बारे में मैं भूल गया हूँ नाम तक, क्योंकि ये पिछले 50 चैप्टर से दिखाई नहीं गए। इसके बाद वहाँ पे वैंग का भाई भी आया हुआ था और साथ ही में फिनिक्स लेडी की साइड से एक वर्मिलियन मर्कलैंड से भी कोई लड़की आई हुई थी उन्हें गाइड करने के लिए। ये लोग जियांग से पूछते हैं कि गोचंग कहाँ पे है, मैंने उसे काफी टाइम से देखा नहीं है। तो जियान आगे से कहती है कि पता नहीं हर कोई उसे क्यों ही ढूंढता रहता है, कुछ टाइम पहले ही यहाँ से गया है। इसके बाद 8 बैरन वेस्टलैंड वाले दोबारा यहाँ पे इन लोगों के बारे में बात करने लगते हैं कि यहाँ पे कितने ज्यादा लोग आए हैं। ऐसा लगता है कि इनमें से ज्यादातर तो सिर्फ गोचंग फैमिली से ही आए हुए हैं। इस पे एक एल्डर आगे से कहता है क्या फर्क पड़ता है, इनकी यंगर जनरेशन में जीनियस की कमी काफी ज्यादा कम है, मतलब ये लोग हमसे क्वांटिटी में ज्यादा है लेकिन क्वालिटी में नहीं। अब उसी टाइम पे इन सभी लोगों के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त प्रेशर पड़ता है जिससे ये लोग एकदम नीचे झुकने लगते हैं और जो लोग ज्यादा कमजोर थे वो तो अपने घुटनों पे आ जाते हैं और जो उनसे कमजोर थे वो तो मरने ही लगते हैं। और बेशक ये पूरी तरीके से चीटिंग ही थी यहाँ पे, क्योंकि यंगर जनरेशन के बीच में कोई भी सीनियर उंगली नहीं कर सकता है। तो पर येलम वाले आगे से कहते हैं कि ये तो चीटिंग हो, ये लोग तो रूल्स का पालन ही नहीं कर रहे हैं। इसमें मोटा आगे से कहता है कि तुम छोटे लोगों को यहाँ पे थोड़ा कम एरोगेंट होना चाहिए। इधर 8 बैरन वेस्टलैंड वाली साइड पे तो खुशी की लहर दौड़ जाती है। ये लोग आगे से कहते हैं कि हमारे इंस्ट्रक्टर यहाँ पे हमारी मदद कर रहे हैं, ये दिखाने में कि हम भी लोग यहाँ पे कम ताकतवर नहीं है। वहीं पे साओयांग अपने मन के अंदर सोच रहा था कि भले ही यहाँ पे ये जो इंसेस्टर है इसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल बराबर की होगी माउंटेन मास्टर्स के बराबर में, इसलिए साओयांग को ऐसा लग रहा था कि भले ही वो लोग यहाँ पे 9 ग्रेट माउंटेन्स को ना बचा सके हो, लेकिन फिर भी वो लोग ट्रू इमॉर्टल एक्सपर्ट्स हैं, इसलिए वो लोग मरे नहीं होंगे और जिंदा होंगे। अब उसी टाइम में वहाँ पे गोचंग एंट्री मारता है जो कि उस मोटे से कहता है कि तुम यंगर जनरेशन को यहाँ पे बुली कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़े हो। ऐसा लगता है कि 8 बैरन वेस्टलैंड एंड 10 डोमेन्स के अंदर कुछ ज्यादा ही इज्जत आ चुकी है, इसीलिए वो ऐसे कारनामे करके उसे घटा रहे हैं। वहीं पे साओयांग जैसे ही गोचंग की आवाज सुनता है तो फिर वो ऊपर की तरफ देखता है और उसे दिखाई देता है कि गोचंग के हाथों में 9 ग्रेट माउंटेन्स का डिवाइन मार्ग है। और फिर मोटा जैसे उस डिवाइन ग्रेट वेपन के नीचे आता है तो उसकी एनर्जी की वजह से इसकी नाक और मुंह से खून आने लगता है और ये तुरंत पीछे खिसक जाता है। वहीं पे इन लोगों की नजर भी जब उस डिवाइन मार्ग के ऊपर पड़ती है तो लोग आगे से कहते हैं कि इसके पास तो पहले से ही इमॉर्टल स्लेइंग गार्ड था, अब ये भी आ गया, ये तो हमें ले डूबेगा। मोटा आगे से कहता है वो बात छोड़ो, इसकी स्ट्रेंथ हमारे लोगों की बराबर की है। इस पे एक एल्डर मोटे से कहती है कि चिंता न करो, ये सिर्फ उसके वेपन की पावर है, अगर उसके पास ये वेपन नहीं होगा तो हमें लगता है कि उस जैसा कोई नॉर्मल सा कॉसी सावरन रियलम का बंदा कुछ कर भी पाएगा। हालांकि गोचंग उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोगों ने ये कांड करना नहीं रोका तो फिर इस बार मैं तुम्हें बुली करूंगा और तुम्हारी मदद करने के लिए भी कोई नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि तुमसे बड़ा सीनियर कोई नहीं है यहाँ पे। इस बार अपर रियलम की यंगर जनरेशन के अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है क्योंकि गोचंग आ चुका था। इधर वेस्टलैंड वाले आगे से कहते हैं क्या तुम सच में अभी भी उसके साथ फाइट करना चाहते हो? तो जुआनटियान आगे से कुछ भी नहीं कहता है, उसे समझ में आ जाता है कि गोचंग उसे घुमा के पटक देगा। वहीं पे साओयांग की तो फट ही जाती है क्योंकि उसके इरादे अब डूबने लगे थे। जो उसे लग रहा था कि उसके मास्टर जिंदा होंगे, अब उसे लग रहा है कि वो कब्र में होंगे। इधर यांग जियांग से पूछती है कि तुम्हें पक्का यकीन है ना कि वो तुम्हारा ही बड़ा भाई है, किसी ने उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल तो नहीं ले लिया? देख रही हो उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है, वो भी इस एज के अंदर। जियान भी अपने मन के अंदर यही सोचती है कि मैं जब भी गोचंग को ऐसे देखती हूँ तो अपने मन से यही सवाल पूछती हूँ कि मैं कभी उसके बराबर की हो भी पाऊंगी, क्या उसे मैं छू भी पाऊंगी कभी स्ट्रेंथ के मामले में। वो भी वैंग अपने मन के अंदर सोचती है कभी कभी मुझे शक होता है कि असल में यहाँ पे कौन दूसरी दुनिया से आया है, मैं या फिर गोचंग। पावरफुल मुझे होना चाहिए, है यहाँ पे गोचंग। चीट किसके पास है भाई, किसके पास सिस्टम इतनी टाइम
टाइम पे यहाँ पे। अब इसके बाद हमें वैंग बताती है कि वो सच में एक ट्रांसमिग्रेटर है, यानी कि इस इकाई वाली गर्ल। ये हमें बताती है कि ऐसा भी हो सकता है कि गुचेंग की आर्मी ने वहाँ पे 9 ग्रेट माउंटेन्स के मास्टर को ना मारा हो, बल्कि गुचेंग ने खुद ही मारा हो। 100% सही है। और वैंग को अभी भी समझ में नहीं आया कि यहाँ पे गुचेंग के इरादे क्या है, क्योंकि यहाँ पे चोचो जैसा कोई जिद्दी जो कि किसी के भी कहना नहीं मानता है, वो गुचेंग से मिलने के बाद में ह्यूमैनिटीज एंसेस्टर को ढूंढना ही बंद कर दी है। यहाँ तक कि चोचो ने अब तो डिमोनिक सक्सेसर को भी ढूंढना बंद कर दिया है। और अब तक तो वैंग को ये भी अंदाजा लग गया था कि चोचो ने अभी तक अपनी कमर भी तुड़ा ली होगी गुचेंग के हाथों। नहीं समझ में आया है तो बेड के ऊपर वैंग बिल्कुल सही अंदाजा लगा रही है, बस वो एक चीज को मिस कर दे रहे हैं कि गुचेंग ही यहाँ पे है डिमोनिक सक्सेसर। अब इधर हम लोग सीधा मैच पे आते हैं। ये लोग गुचेंग से कहते हैं कि तुमने जो चैलेंज भिजवाया है उसके हिसाब से यहाँ पे यंगर जनरेशन फाइट करेगी, जिनके आसपास के बीच में सिर्फ 2 रियलम का गैप होना चाहिए, और तुम इस फाइट के बीच में उंगली नहीं करोगे। गुचेंग आगे से कहता है कि ओ भाई, मैं भी यहाँ पे यंगर जनरेशन का हिस्सा हूँ, क्या मैं तुम्हें बुड्ढा उड्ढा दिखाई देता हूँ? तो एल्डर आगे से कहते हैं कि बकवास न करो यार, तुम पहले ही यहाँ पे कौशिश सवरन रियलम पे हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी उंगली करने की जरूरत नहीं है कि तुम हमारी यंगर जनरेशन को बुली करो। गुचेंग आगे से कहता है कि ये भी बात सेंस बनाती है भाई, मैं भी यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि 8 बैरन वेस्टलैंड की जो यंगर जनरेशन है, जो खुद को ड्रैगन्स कहते हैं, कहीं वो ड्रैगन्स की जगह पे कुत्ते ना निकले। इसके बाद गुचेंग अपने सस्ते बैटमैन को आगे भेजता है, तो सस्ता बैटमैन आगे बढ़ता है और वो उन लोगों से कहता है, कौन है भाई, किसको लड़ना है मुझसे? इस पे एक कल्टिवेटर जो कि पहले भी इससे भिड़ चुका है, याद होगा, जहाँ पे गुचेंग ने लिनु के बड़े भाई को मारा था उस बैटल के दौरान में, यही तो लड़ रहा था सबसे आगे। इसलिए वो कल्टिवेटर आगे से कहता है कि मैं इस कमीने को जानता हूँ, जब हमारी फाइट शुरू हुई थी इसने हमारे कई सारे जीनियस को मारा था। इस पे ये साइड वाला कल्टिवेटर अपने मन के अंदर सोचता है कि इन्होंने तो पहले एक्सपर्ट भेज दिया यार, मैं कैसे मुकाबला करूंगा, किसी और को लड़ना चाहिए, मैं नहीं लड़ूंगा इस बार। जुआनटियन अपने मन के अंदर सोचता है कि ये लोग यहाँ पे एक्सपर्ट्स को भेज के हमें डराना चाहते हैं, हालांकि मैं लड़ाई करूंगा तो जीत तो जाऊंगा, लेकिन मैं अपने सारे हिडन कार्ड्स को दिखा दूंगा, किसी और को ही लड़ने के लिए भेजना चाहिए। तो फिर बैटमैन आगे से उंगली करने लगता है, ये कहते हुए, तुम लोग तो यार डरपोक निकले यार, मैं आके यहाँ पे चैलेंज कर रहा हूँ, तुम बाहर ही नहीं आ रहे अपने बिल से। तो जब कल्टिवेटर यहाँ पे अभी बैटमैन के बारे में बता रहा था, वही अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उससे कहता है कि मैं तुम जैसे प्यादे से बिल्कुल भी नहीं डरता। इसके बाद एक कल्टिवेटर अपने बारे में बताता है कि इसका नाम लिन बाटियान है, जो कि 8 बैरन वेस्टलैंड एंड 10 डोमेन्स का स्पीयर किंग है। और ये आगे से कह ही रहा था कि तुम मेरा नाम याद रखो कि तुम मेरे हाथों से हारने वाले हो। उसी टाइम पे बैटमैन इसके मुंह के ऊपर लात दे मारता है और इसका स्पीयर अपने हाथों में पकड़ के उसे फेंकता है। लात करने के बाद ये सीधा अपनी बोर्ड से जा टकराता है और उसी टाइम पे स्पीयर उड़ते हुए आता है और सीधा इसके सीने के अंदर घुसता है। बैटमैन ने स्पीयर और इंसान का इस्तेमाल करके एक सस्ती पेंटिंग बना दी। ये लोग जो पेंटिंग को देख रहे थे, इनके दिल में दर्द हुआ है अपने ही साथी को ऐसे मरता हुआ देख के। फिर सस्ता बैटमैन इन लोगों से कहता है, कौन है भाई, अब किसको आगे आना है? तो ये लोग भाई आगे से घबरा गए थे और इनकी पैंट गीली हो गई थी। तो मोटा इन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग क्यों डर रहे हो? जो हिम्मत तुम लोगों ने अंदर दिखाई थी अब इतनी ज्यादा फट गई है कि वो हिम्मत गायब ही हो गई। किसी और को भेजो जो तुम लोगों से ज्यादा स्ट्रांग हो। वह पेलुन वो जुआनटियान से कहता है कि तुम ही आगे क्यों नहीं जाते और ट्राई करके देखते, या फिर तुम उनमें से हो जो सिर्फ बातें करते हैं अपनी एबिलिटीज के बारे में। तो फिर एक कल्टिवेटर आगे बढ़ता है, लेकिन वो सबसे पहले डिमांड करता है कि उसका अपोनेंट बदला जाए, क्योंकि वो एक ऐसा बैटल नहीं जीतना चाहता है जो कि पहले से ही थका हुआ हो। क्योंकि अगर वो लोग जीत जाएंगे तो अपर रियलम वाले आगे से बहाना बना के उन्हें इल्जाम लगाएंगे कि इन लोगों ने हारे हुए हारे को हराया है। कुछ तो 2 सेकंड के लिए हैरान हो जाता है कि ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो बाद में कहता है ठीक है यार, जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके बाद गुचेंग ऐसे लोगों को भेजता है जो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है, जो 10 बैरन वेस्टलैंड का नाइटमेयर बनेंगे। गुचेंग उन लोगों से कहता है, लो भाई चूज करो। गुचेंग ने सबसे पहले सोल्जर भेजे थे, लेकिन इन लोगों की मांग पे उसने स्कॉट भेज दी, वो भी प्रो वाली। वो बंदा आगे से कहता है, ऑथर यू आर किडिंग, मुझे पता है कि आप मजाक कर रहे हैं, ये दरिंदे हैं, ये सबके सब एडवांस सेक्रेट रियलम पे और इनमें से कुछ तो कौसी सुप्रीम रियलम पे हैं। वो पे किंग ऑफ 6 क्राउन आगे से उंगली से इशारा करते हुए कहता है, आजा मटन कोफ्ता खिलाऊंगा, लस्सी भी है। ये लोग आगे से कहते हैं कि क्या यही अंतर होता है हाई रिसोर्स और कॉमन रिसोर्सेज के बीच में, जो हमारे बीच का अंतर है? इनमें से कुछ तो कौसी सुप्रीम रियलम पे हैं, जिनकी रैंक हमारे कुछ सेक्ट मास्टर्स के बराबर की होगी। और एक लोग आगे से कहते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे सिर्फ जाओ यूंजी ही है जो कि इन लोगों का मुकाबला कर सकता है स्ट्रेंथ के मुकाबले में, और वही इनके खिलाफ जीत सकता है। उसी टाइम पे जिस बंदे ने डिमांड की थी कि अपोनेंट चेंज करा जाए, उसकी नजर जानते हो किसके ऊपर पड़ती है? जियान के ऊपर। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि इनमें से 2 हैं जो कि यहाँ पे सिर्फ सेक्रेट रियलम पे हैं, इसलिए वो जियान की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये जो लड़की है बीच में, मैं इसके साथ फाइट करूंगा। तुम सभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन मैं अपने लिए अपना वर्दी अपोनेंट चूज करूंगा। इसकी तुम लोग गलती देख रहे हो, ये गलती पे गलती कर रहा है। पहले तो ये हैकर्स के स्क्वाड में घुस गया, इसके बाद इसने उस हैकर को चुना फाइट करने के लिए जिसने डेवलपर से ट्रेनिंग ली है। भाई वो लोडेड है विद दी मल्टीपल ट्रेजर्स, उसके पास इतने ट्रेजर्स है जितने तुम लोगों के खानदान में नहीं होंगे, तुम्हारे सेक्ट में नहीं होंगे, तुम्हारी कंट्री में नहीं होंगे। जियान आगे से कहती है, अरे वाह, तुम्हारे पास तो बड़ी अच्छी आंख है, हालांकि तुम लोगों के पास यहाँ पे लड़ने के लिए स्ट्रेंथ तो नहीं है, लेकिन बुद्धि बड़ी तेज है तुम लोगों की, तो तुमने मुझे चूज किया फाइट करने के लिए। इस पे गुचेंग और बाकी लोगों का मुंह बन जाता है कि इनके पास बुद्धि है, इनकी बुद्धि निकाल के अगर चूहे की बुद्धि से नापी जाए ना, तो वह भी चूहे की ज्यादा निकलेगी। ये कल्टिवेटर मन के अंदर लड्डू फोड़ रहा था, ये कहते हुए कि मैं इसे हरा के अपनी इज्जत बचा लूंगा, और ये आगे से कह रहा था कि मैं तुम जैसों से बिल्कुल भी नहीं डरता, चलो लड़ना शुरू करते हैं। उसी टाइम पे जियान उसके ऊपर फेदर से अटैक करते हुए, जो सबसे पहले इसके पेट के अंदर घुस के पार निकलता है। इसके बाद जियान उस फेदर को हाथ से कंट्रोल करते हुए वहां पे पेंटिंग शुरू कर देती है लाल लाल, और वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये प्राइमोर्डियल ट्रू फेदर सच में बहुत ही ज्यादा यूज है। वो लोग आगे से कहते हैं कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस वेपन का लेवल इतनी समय यहाँ पे कौसी सॉवरेन लेवल
का है। और ये लोग आगे से कहते हैं कि ये दरिंदा हथियार इस बच्ची के हाथों में क्यों है, देखो कैसे खेल रही है हमारे भाई के ऊपर पेंटिंग करते हुए। मोटा अपनी एल्डर से कहता है ऐसा लगता है कि हमारी यंगर जनरेशन यहाँ पे सोलो फाइट तो जीतने से रही, ये हक के मुंह देंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो एल्डर आगे से कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोग यहाँ पे एक साल लड़ाई करवाएंगे, अगर हम उन्हें सोलो बैटल में नहीं हरा सकते हैं तो फिर हमें स्क्वाड में हराएंगे। इसलिए वो उन लोगों से कहते हैं कि बहुत हो गया सोलो बैटल्स, अब यहाँ पे हर कोई एक साथ फाइट करेगा। इसके बाद ये सभी लोग आगे बढ़ते हैं एक साथ अटैक करने के लिए। जुआन डियान आगे से कहता है कि भले ही हम लोगों के पास अपर रेलम जितने अच्छे रिसोर्स नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे शर्मिंदा नहीं हो सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे सोलो बैटल नहीं जीत सकते हैं तो फिर हम लोग एक साथ मिलके उन्हें दिखा देंगे कि आखिर में जीतने वाला ही बाजीगर होता है। मुझे उन लोगों से कहता है अच्छा बहाना है, जिस तरीके से तुम लोग यहाँ पे बहाने बनाते हो ऐसे मैं भी बनाता हूँ किसी का काटते समय, या फिर कुछ सेंट्स या फिर प्रिंसेस फंसानी हो, लेकिन ये तरकीब हर बार काम नहीं आती, तुम्हें मुंह की खाने को मिलेगी। इसके बाद वो गोचेंग अपने लोगों से कहता है जाओ रे लड़ो, दिखा दो कि नहीं असल में ताकतवर कौन है, और हाँ ये जो चिल्ला रहे हैं इन्हें सबसे पहले मारना। तो ये अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उनके चेहरे बता रहे हैं कि नहीं जितना मजा आ रहा है अब तक इन्हें कभी मजा नहीं आया है, ये 8 बैरन वालों को मारने के लिए इतने ज्यादा उतावले हैं। खैर इसके बाद बैटल शुरू होती है और धमाके होने लगते हैं। इधर उधर से हर कोई अपने अपने वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए धड़ाम धड़ूम कर रहा था। ये पे हम लोग 2 की जोड़ी देखते हैं, किंग ऑफ द 6 क्राउन और साथ ही में डिवाइन फिनिक्स को। ये दोनों एक साथ मिलते हुए अटैक करते हुए आगे बढ़ते हैं और उनके रास्ते में जो भी आता वो मुंह की खाता और मारा जाता। इसके बाद हम लोग बैटल सेंड को देखते हैं और मुझे इसकी मूव्स कूल लगे। इसके पीछे एक फॉर्मेशन से आती है, जिसके बाद स्पिरिचुअल एनर्जी आगे बढ़ती है जो कि भाले की तरह काम करते हुए कल्टिवेटर्स के अंदर घुसती है और ये एक झटके के अंदर 3-4 लोगों को मार गिराता है और बाद में कूल बनते हुए कहता है कितने कमजोर हैं। जिसके बाद हम लोग वैंग को भी देखते हैं और ये कोपचे में ले जाके लोगों को बुली कर रही है। लोग कहते हैं कि हमारे साथी धीरे धीरे कम कैसे हो रहे हैं। वहीं पे हम लोग वैंग को देखते हैं जो कोपचे में 1-2 लोगों को कुचलते हुए कहते हैं कि ये तो पेपर जितने पतले हैं, एक अटैक तक नहीं सह पा रहे हैं। इसके बाद हम लोग उसी लड़की को देखते हैं जिसका मैं नाम भूल गया था, उसके ऊपर एक कल्टीवेटर अटैक करते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें नीचे दिखाने की, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि नीचे दिखाने पे कैसा लगता है। हालांकि उसका भाई उसी टाइम पे आता है जो कि बर्फीली हवा छोड़ के इसे जमा ही देता है और उसे कहता है कि तुम एक नंबर के गधे हो, कमजोर के सामने ताकतवर बनने की कोशिश ना करा करो। हम लोग मोटे को देखते हैं और ये आगे से कुछ करना चाहता था, ये कहते हुए कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि डिफरेंस इतना ज्यादा बड़ा है। हालांकि एल्डर उसे रोक देती है ये कहते हुए कि तुम कुछ भी ना करियो, क्योंकि अगर तुमने कुछ किया तो वो शैतान कुछ भी करेगा। वो जितने प्यार से अभी यहाँ पे खड़ा हुआ है तुम्हारे कांड करने के बाद वो शांत नहीं रहेगा। गोचेंग आगे से कहता है लगता है कि ये ग्रुप बैटल के अंदर भी ये लोग मौत ही खाएंगे। इन्हें लगता है कि ये ग्रुप बैटल करके हम लोगों को हरा सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मुंह की खुद ही खा रहे हैं। अब इसी बीच हम लोग लिनवो को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि यहाँ पे कई सारे जीनियस होते हैं कमजोर स्ट्रॉन्ग। कौन कहता है कि 8 बैरन वेस्टलैंड के अंदर जीनियस नहीं है जो कि ताकतवर हैं। जिसके बाद आगे से अपने भाले से स्लैश मारता है तो एनर्जी की वजह से कई सारे डिसेबल पीछे खिसकते हुए चले जाते हैं। इसके बाद वो गोचेंग की तरफ देखते हुए सोचता है कि मैं इन लोगों से लड़ना थोड़ी ना चाहता हूँ, मैं तो यहाँ पे सिर्फ गोचेंग के साथ लड़ना चाहता हूँ। गोचेंग इसकी तरफ घूर के देखता है और तुम गेस करो कि ये क्या कहेगा। ये लिनवो से कहता है कि तुम जितनी लाशें इधर गिराओगे घर जाने के बाद मैं उतनी लोगों की उंगलियां गिराऊंगा, अगर कम पड़ेंगी तो पैर की भी गिरा दूंगा, जिसके बाद हाथ। लिनवो आगे से कहता है कि ये तो बेईमानी है, जालसाजी है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। उसी टाइम पे एक लड़की उसके ऊपर शॉर्ट से अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है तो ये उसके अटैक को डॉज करता है और अपने भाले को घुमा के सबसे पहले 2 हिस्सों में काट के किटकैट बनाने वाला था जस्ट लाइक गोजो, लेकिन ये अपने भाले को पलट के एकदम स्मैक मारता है, वो भी बम के ऊपर, जिससे ये लड़की ऑर्गेजम लेते हुए उड़ते जाती है। मोटा आगे से कहता है कि ये क्या कर रहा है भाई, ये तो मजे लूट रहा है फाइट के बीच में। इस पे एक एल्डर आगे से कहती है मुझे लगता है कि लिनवो के मुकाबले में हम लोगों ने जिस सेंट को यहाँ पे बुलाया है वो ज्यादा बेहतर रहेगा, वो पहले ही यहाँ पे सुप्रीम रियलम पे है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जो वर्मिलियन बर्ड क्लैन से एक लड़की आई थी डिवाइन फिनिक्स के पास में, वो वुडी के सामने हार चुकी थी और वुडी उसके बाद अटैक करते हुए कहता है कि तुम जैसा एक मामूली सा कॉसी सैक्रेड रियलम का कल्टीवेटर यहाँ पे क्या कर रहा है। इसके बाद ये वही अटैक इस्तेमाल करता है जो गोचेंग ने किया था यांग साओ को धोने के लिए। उसी टाइम में हम लोग देखते हैं कि वैंग का छोटा भाई भी यहाँ पे आ जाता है जो उस लड़की से कहता है भागो यहाँ से, नहीं हम लोगों की चटनी बन जाएगी। तो वुडी उसे कहता है कोई फायदा नहीं है भागने का, और वैसे भी मुझे तुम जैसे लोगों को मारने में मजा आता है जो यहाँ पे हीरो बन के लड़कियों को बचाने की कोशिश करते हैं। तो वैंग का भाई आगे से चिल्ला के कहता है बहना बचा ले, नहीं ये हमारी चटनी बना देगा। तो वुडी उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि अगर तुम अब यहाँ पे अपने बाप को भी बुला लो तो वो भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। वहीं पे हम लोग वैंग को देखते हैं जो कि आगे से कहते हैं कि किसी ने मुझे मदद के लिए बुलाया का और ये अकेले ही मजे ले रही है, मैंने बताया ही नहीं कि कोपचे में ले जाके लोगों को पीट रही है। ये इसका बैटलफील्ड से कोई लेना देना नहीं है, ये एक शिकार पकड़ती है लेके जाती है मारती है। खैर भला हो गुचेंगा, नहीं तो यहाँ पे 2 लाशें भेज जाती क्योंकि गुचेंग वुडी की बॉडी को कंट्रोल करते हुए अटैक को साइड में भिजवा देता है। ये दोनों भी आगे से कहते हैं इसे रदौंदिया है क्या कि इसने अटैक मिस कर दिया। उसी टाइम पे वुडी को डर सा महसूस होता है और हम लोग गुचेंग को देखते हैं जो वुडी को घूर ही रहा था और गुचेंग वुडी से कहता है कि मैंने तुझे पाला है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे पाले हुए पिल्लों को मारेगा। एक एल्डर गुचेंग से कहती है हालांकि तुम्हारे अपर एलिंग में जो जीनियस हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनमें से कई सारे कमजोर हैं जो कि इस बैटल का सिर्फ फायदा उठा रहे हैं। जैसे कि वो लड़की वहाँ पे वो सिर्फ हाई रैंक ट्रेजर्स का इस्तेमाल कर रही है जो कि उसे सपोर्ट कर रहे हैं, और जैसे बैटल आगे बढ़ता हुआ जा रहा है उसने यहाँ पे कुछ खास उखाड़ा नहीं है। और तुम लोग जानते हो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वन ऑफ द डम्बेस्ट कैरेक्टर्स यांगी। ये साओ यांग के ऊपर अपने फेदर से अटैक कर रही थी, लेकिन उसके पास तो जानते हो इमॉर्टल ग्रेड का एक वो है, वह आर्मर है जो उसके मास्टर ने दिया था, इसीलिए उसके ऊपर ज्यादा कुछ असर नहीं हो रहा था।
यान जियांग से कहती भी है कि उसके पास किसी तरह का ट्रेजर है जो कि तुम्हारे अटैक्स को यहाँ पे रोक रहा है। जियान आगे से कहती है यहाँ तक कि प्रिमोर्डियल ट्रू फेदर भी उसके वो डिफेंस को तोड़ नहीं पा रहा है, तो पक्का उसके पास एक सॉवरन वेपन होगा। यान आगे से पूछती है तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग तो मार खाएंगे। सॉयांग जियांग से कहता है कि तुम्हारे पास इतना हाई लेवल का ट्रेजर है, लेकिन इसके बावजूद ये दुख की बात है कि तुम्हारे पास कल्टीवन इतनी हाई नहीं है, और ऊपर से तुम्हारी किस्मत इतनी ज्यादा खराब है कि पूरे बैटल को छोड़ के तुम आके मुझसे भिड़ गई। तुम पक्का कैसे इमोर्टल क्लैन से होगी या फिर कोई पावरफुल फैमिली से ही होगी, इसलिए तुम्हारे पास इतने ज्यादा प्रीशियस ट्रेजर्स हैं। जियांग जानते हो सॉयन से क्या कहती है, तुम्हें पता है कि जब एक ट्रेजर कमजोर हो जाए तो फिर क्या किया जाता है। यांग आगे से पूछता है क्या किया जाता है, तो जियान आगे से कहती है कि दूसरा निकाल लिया जाता है और ये अपने पास से दूसरा ट्रेजर बाहर निकाल लेती है। मैंने बताया ना कि ये लोडेड विद द मल्टीपल ट्रेजर्स है, इसके पास इतने ट्रेजर्स इतने खानदान में नहीं होंगे किसी के। हालांकि जियान ने जिस ट्रेजर को बाहर निकाला था, तो सॉयांग जब उस ट्रेजर की तरफ देखता है तो फिर उसे पता चलता है कि ये थर्ड माउंटेन मास्टर का थर्ड वेपन है, जो कि एक सॉवरन वेपन है जिसका नाम है रेनबो ग्लास लैंप। इसे सॉयांग को यकीन हो जाता है कि अब थर्ड मास्टर भी मारा जा चुका है, तो सारे मास्टर भी मारे ही गए होंगे। सॉयांग जियान से पूछता है कि तुम्हारा लास्ट नेम गु है। जियान आगे से कहती है कि मैं इतनी ज्यादा फेमस हूँ, जिसके बाद वो खुद की तारीफ करते हुए कहती है इतनी भी फेमस नहीं हूँ, अच्छा हुआ कि मैं गुचेंग से ज्यादा फेमस में हूँ यहाँ पे। जिसके बाद वो सॉयांग से कहती है कि तुम मेरे पक्का डिसेबल बनना चाहते हो ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यान अपने मन के अंदर सोचती है कि दोनों भाई बहनों के बीच में बुद्धि का इतना अंतर कैसे है, एक की बुद्धि चाणक्य जैसी है और एक की बुद्धि ट्रंप जैसी है। साला शेयर मार्केट गिरवा दिया। खैर गुचेंग जियान के ऊपर पूरी नजर बनाए रखे हुए था कि उसकी बहन को एक खरोच तक न आए, इसलिए एल्डर गुचेंग से कहते हैं क्या वो लड़की तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही जरूरी है, क्या तुम्हारा उसके साथ कुछ गहरा रिश्ता है। गुचेंग पूछता है तुम्हें क्यों जानना है। एल्डर आगे से कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, चाय के लिए बुला लूं तुम्हें। इस पे मोटा आगे से कहता है कि वो पक्का तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होगी। गुचेंग उससे कहता है अच्छा तो तुम लोग ये प्लान बना रहे हो कि तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो मुझे यहाँ पे परेशान करने के लिए। गुचेंग उन लोगों से कहता है ये बताओ मंदबुद्धियों, तुम्हें पक्का लगता है कि ये जो वाइड अबैस की प्रोटेक्टिंग है वो तुम्हें बचा लेगी मुझसे। इसके बाद गुचेंग आगे से डिवाइन मार्क का इस्तेमाल करता है, तो वो लोग गुचेंग से पूछते हैं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। गुचेंग उन लोगों से कहता है ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें ट्रैप करूंगा और तुम्हारी पीठ के ऊपर कोड़े बरसाऊंगा और दड़वाऊंगा ताकि तुम्हारा वजन कम हो सके मोटे। ये लोग गुचेंग से कहते हैं कि तुम अकेले हमें ट्रैप कर लोगे, हमारी पीठ के ऊपर कोड़े भी मारोगे। गुचेंग आगे से कहता है नहीं रे, पूरी टीम के साथ आया हूँ। जिसके बाद पीछे की तरफ से एक स्पेस क्रैक होता है और उसके अंदर से कई सारे सोल्जर्स बाहर निकलते हैं। ऑफ कोर्स ये गुचेंग के सोल्जर्स ही थे। एल्डर आगे से कहते हैं कि उसने इतनी बड़ी आर्मी को हमारे पीठ पीछे ले आया, वो बिना नोटिस करे हुए, वो भी इस वाइड अबैस के अंदर। क्या यही है यहाँ पे 9 ग्रेट माउंटेन्स डिवाइन मार्क की असली ताकत? खैर वो सोल्जर अपने सोल्जर से कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो, गुचेंग ने यहाँ पे ऑर्डर दे दिया है, जो भी सामने दिखे मार दो साले को। गुचेंग आगे से एल्डर का जवाब देते हुए कहता है नहीं, ये इस डिवाइन मार्क की ताकत नहीं, ये मेरी ताकत है और मेरी ना होने वाली वाइफ की भी। डियर मेडन का पता ही है ना तुम्हें, गुचेंग ने रास्ता पूछा होगा। खैर ये लोग जैसे ही अपनी बोर्ड शॉट लेके बाहर निकलते हैं तो फिर डियर सिटी के अंदर जो भी बड़े सीनियर्स थे वो सब बाहर निकलते हैं। ये कहते हुए कि इन लोगों ने यहाँ पे सिर्फ जालसाजी की है, चैलेंज को बता के यहाँ पे एक ट्रैप बिछाया गया था। और ये लोग आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं सुपीरियर रियलम के एक्सपर्ट, टू इमॉर्टल एक्सपर्ट्स जितने भी हैं डोमेन के अंदर, वो सभी बाहर निकलो। भले ही हम लोगों को यहाँ पे अपनी जान देनी पड़े, लेकिन हम लोग यहाँ पे इन लोगों को यंगर जनरेशन को मारने नहीं देंगे। इस पे एक कल्टिवेटर आगे से कहता है कि हमें यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक यहाँ पे बाउंड्री पूरी तरीके से सूख नहीं जाता है तो फिर उनके ट्रू इमॉर्टल एक्सपर्ट्स यहाँ पे आ नहीं पाएंगे। इतने समय इन लोगों का बस यही प्लान था कि इन लोगों को बस समय बचाना था। जब तक यहाँ पे इन्फोर्समेंट आ नहीं जाती है उसी टाइम पे एक धर्मायिक बॉडी उस कल्टिवेटर के ऊपर अटैक करती है और उसे मार गिराती है। और एल्डर्स आगे से कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे फिर भी आ सकते हैं अपनी धर्मायिक बॉडी के अंदर, और तुम जैसे यहाँ पे सुप्रीम रियलम के एक्सपर्ट्स को मारना कोई बड़ा काम नहीं है हमारे लिए। सॉयांग अपने लोगों से कहता है कि हम लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा, ये पूरी तरीके से एक जाल है। एक कल्टिवेटर आगे से कहता है कि हाँ ये एक जाल है और पक्का हमारे बीच में एक गद्दार होगा, नहीं तो इन लोगों को यहाँ पे आने में इतना ज्यादा समय न लगता और हमें पता भी चल जाता। इस पे सॉयांग अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर मैं यहाँ पे इन लोगों को बता भी दूं कि हेवनली डियर मेडन ही वो गद्दार है जो कि यहाँ पे ईट बैरन वेस्टलैंड को मरवाना चाहती है, तो फिर क्या ये लोग मेरे ऊपर यकीन भी करेंगे। मोटा आगे से कहता है कि तुम दोनों इसे जाके रोको, तब तक मैं पीछे जाके बाकी उन लोगों को हरा के आता हूँ ताकि यंगर जनरेशन को बचाया जा सके। इस पे एल्डर उसे कहती है कि हम लोगों को यहाँ पे अपने सामने खड़े हुए बंदे से निपटना चाहिए, उसके हाथों में डिवाइन मार्क है। इसके बाद वो टेलीपैथी के जरिए मोटे से कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ज़ाओ युनजी यहाँ पे आने ही वाला है। मोटा ये वाली बात समझ जाता है और एल्डर उसे समझाती है कि हम लोगों को यहाँ पे सबसे ताकतवर कड़ी को पकड़ना चाहिए। अगर वो लोग यहाँ पे गुचेंग को निपटा देते हैं जिसके बाद तो बैटल के अंत तक सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। तो गुचेंग उन लोगों से कहता है कि ऐसे बात ना करो, मुझे सब पता है। हालांकि इसे ज़ाओ युनजी वाली बात नहीं पता है, लेकिन ये उन लोगों से कहता है कि तुम लोग बस यही डिस्कस कर रहे हो कि तुम लोगों को पीछे की तरफ जो चोर आए हैं यानी कि अपर रियलम वाले, उनसे निपटना चाहिए या फिर तुम्हारे सामने जो खड़ा है उससे, जिसने यहाँ पे इसकी पहल की है। जिस पे ये लोग गुचेंग के ऊपर ही अटैक करते हैं अपने प्लान के हिसाब से। और मोटा गुचेंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मेरा दाव मार्शल सैडर पंच तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा। हालांकि जब ये मोटा गुचेंग के ऊपर पंच मारता है तो गुचेंग आगे से डिवाइन मार्क को ही आगे कर देता है। इससे गुचेंग को घंटा कुछ नहीं होता और ऊपर से वो डिवाइन मार्क चार्ज हो जाता है। गुचेंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोग मेरे पीछे ही आए तो फिर मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ जाने नहीं देने वाला हूँ। इसके बाद गुचेंग उड़ते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है, तो इन लोगों को लगता है कि गुचेंग भाग रहा है, तो ये लोग उसकी तरफ फुल स्पीड से भागते हैं। ये कहते हुए कि ये छोटा बच्चा है जो कि यहाँ पे सिर्फ ट्रेजर्स के ऊपर ही निर्भर रहता है, बिना इसके ये कुछ भी नहीं है। और इन लोगों को लिनो से खबर मिली थी कि गुचेंग के पास अभी भी यहाँ पे इमोर्टल स्लेइंग गॉड है, इसलिए जब तक ये लोग यहाँ पे उन दो ट्रेजर्स के सामने एकदम अच्छे से डिफेंड
करते हैं और सावधान रहते हैं तो ये लोग आसानी के साथ गोचंग को ठिकाने लगा सकते हैं। इस पे ये मोटी आगे से कहती है कि मैं उस बच्चे को उसी का मजा दूंगी, बस एक बार मेरे हाथों में तो आ जाए। पे इन दोनों को भी समझ में आ जाता है कि गोचंग और बाकी लोग ऊपर फाइट करने के लिए चले गए हैं और यान को गोचंग की चिंता हो रही तो जियान उसे कहती है कि उसकी चिंता ना करो, वो साला हमेशा बच के आ जाता है, कॉकरोच की तरह है। हालांकि इसे चिंता तो हो ही रही थी, बस दिखाती नहीं है। वहाँ पे हम लोग मोटे को देखते हैं जो कि आगे से अपनी धर्माई बॉडी को रिलीज करता है गोचंग को पकड़ने के लिए, लेकिन गोचंग काफी तेजी के साथ भाग रहा था तो ये लोग उसे पकड़ ही नहीं पा रहे थे। इसलिए मोटा आगे से कहता है कि हम लोगों को यहाँ पे एक अच्छे से प्लान की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो ये भागते ही रहेगा। उसी टाइम पे गोचंग आगे से डिवाइन मार्क का इस्तेमाल करता है और वो मोटे के ऊपर डिवाइन मार्क रख के उसे पीछे ही रोक देता है, लेकिन मोटा डिवाइन मार्क को पकड़ लेता है और वो बाकी दो एल्डर से कहता है कि तुम दोनों इसे पीछे जाओ, तब तक मैं इसे संभाल के रखता हूँ। इस पे मोटी आगे से अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बताती है कि वो इससे बच के नहीं भाग सकता है। इसके बाद जब वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करती है तो हम लोग देखते हैं कि गोचंग रास्ते के बीच में फंस जाता है, क्योंकि वो एक इल्यूजन के अंदर आ गया था जहाँ पे गोचंग की सबसे ज्यादा चहीती औरतें उसे पकड़ के रखे हुए थे और उससे कह रहे थे ना जाओ ना। सब कोई था भाई, वहाँ पे मिंग थी, चूचू थी, फॉक्स गर्ल थी, यहाँ तक कि जियान भी थी। गोचंग आगे से समझ में आ जाता है कि साला ये हेलुकिलेशन है, ये धोखा दे रहे हैं ये लोग मुझे, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मुझे इनसे प्यार व्यार हो। इस पे मोटी बाहर निकलती है और वो गोचंग से कहती है कि नहीं, ये तुम्हारी ऑनेस्ट फीलिंग है जो तुम्हारे दिल के अंदर छुपी हुई है गहराइयों में। ये मेरे दाव का हिस्सा है जो कि यहाँ पे इंसानों के इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है और उनके डिजायर्स को दिखा सकता है। चलो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे तुम कैसे हम लोगों से लड़ने वाले थे। उसी टाइम पे वहाँ पे वो तीसरी एल्डर आती है जो कि गोचंग को एक फॉर्मेशन के अंदर कैद कर लेती है और उसे कहती है तुम्हें लगता है कि तुम अकेले ही हम तीनों के साथ लड़ सकते हो, भले ही तुम्हारे पास कितने ट्रेजर क्यों ना हो, लेकिन तुम हमसे जीत नहीं सकते हो। और फिर मोटी गोचंग से कहती है मुझे पता था कि तुम्हें इस बात की चिंता थी कि हमारा फाइटिंग में इधर उधर करना तुम्हारी यंगर जनरेशन को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए तुम हमें यहाँ पे अपने साथ ले आए। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुमने अपनी आर्मी को पीछे ही छोड़ दिया। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम्हारे दिल का सबसे गहराई भरा डर कौन सा है। मैं तुम्हें यहाँ पे तड़पाऊंगी, तुम्हें घबराऊंगी, तुम्हें दिखाऊंगी कि तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है और तुम्हारी एरोगेंस को टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। गोचंग आगे से नौटंकी करते हुए कहता है नहीं ऐसा ना करो, मैं मर जाऊंगा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम लोग बहुत ही ज्यादा बुरे हो। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो, कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही जिसे को ना बहुत गुड हो। तो ये मोटी शुरुआत में तो हंस रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके इसकी हंसी दुख में बदल जाती है और इसे समझ में आ जाता है कि गोचंग बुराई के मामले में इनका भी बाप है, क्योंकि गोचंग के चेहरे के ऊपर डर था वो धीरे धीरे करके इवलनेस और कॉन्फिडेंट के अंदर चेंज हो जाता है कि वो इन्हें मार ही देगा। जिसके बाद गोचंग इन लोगों से कहता है क्योंकि मैं डर खुद ही हूँ। खैर इसके बाद हम उन को देखते हैं जो कि अपनी धर्माई बॉडी का इस्तेमाल कर रहे थे और इन लोगों ने कई सारे जितने भी एक्सपर्ट्स थे उन्हें निपटा दिया था। ये लोग कहते हैं कि यहाँ का तो काम हो गया, अब आगे क्या करना है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि इनके पीछे एक पोर्टल खुलता है जिनके अंदर से 3 शॉट्स बाहर निकलती हैं और वो इन तीनों को ही लगती हैं और एक झटके के अंदर इनकी धर्माइक बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। दरअसल यहाँ पे 8 बैरन वेस्ट लैंडन एंड डोमेन्स की रिइंफोर्समेंट आ गई थी। एल्डर वहां से जाते हुए कहता है कि किसने सोचा था कि इन लोगों के पास भी इनके हिडन ट्रम्प कार्ड होंगे। हम लोग जाओयुनजे को देखते हैं जो कि इन लोगों से कहता है कि तुम लोग अपर रियलम के कल्टिवेटर्स हो जो कि सेमलेसली यहाँ पे हमारी यंगर जनरेशन के बच्चों को मार पीट रहे हो, शर्म भी नहीं आ रही, उन्हें कुत्तों की तरह नोच रहे हो, तुम सब लोग यहाँ पे मरना डिजर्व करते हो। इसके बाद यूनजे के बोर्ड के जितने भी थे वो सभी अपर रियलम की बोर्ड्स के ऊपर कूद पड़ते हैं और वहाँ पे हमला करना शुरू कर देते हैं। यंगर जनरेशन के अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है और वो सभी लोग कहते हैं कि हमारी रिइंफोर्समेंट यहाँ पे आ चुकी है। ये हमारे सीनियर ब्रदर जाओयुनजे हैं जो कि हमारे 8 बैरन वेस्ट लैंडन एंड डोमेन्स के ग्रेटेस्ट जीनियस हैं। अब हम लोग यहाँ पे बच जाएंगे। इसके बाद हम लोग जाओयुनजे को देखते हैं जो कि अपनी शॉट को बाहर निकालता है और उन लोगों से कहता है कि मेरे डिसाइपल जितने भी हैं सभी एक साथ व्हाइट टनल के अंदर घुसो और यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि तुम लोग मारे जाओ, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ पीछे से। जिसके बाद वो अपनी शॉट का इस्तेमाल करता है और बाकी जितने भी सोल्जर्स थे उन सभी को मार गिराता है। ये सभी लोग युनजे को शुक्रिया कहते हैं और टनल से होते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। किंग ऑफ 6 क्राउन आगे से कहता है कि इस बंदे के पास भी उतना ही इमेंस ऑरा है जितना उन सभी ट्रू इमॉर्टल एक्सपर्ट्स के साथ था जिनको हम लोगों ने अभी देखा था, यानी वही मोटा मोटी। बैटल सेंट आगे से कहता है कि ये बड़ी दुख की बात है कि कई सारे बच के यहाँ से निकले जा रहे हैं। जाओयुनजे इनकी तरफ देखता है और कहता है सालो मेरी बेइज्जती करते हो। जिसके बाद वो अपनी स्पेशल शॉट को निकालता है और उसे बड़ा करके इनकी तरफ गड़ाम से फेंक के मारता है, ये कहते हुए मरो। खैर ये शॉट अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए बहुत बड़ा धमाका होता है और उस शॉट के सबसे ज्यादा करीब जियांग ही थी, यानी कि उसके लगने वाले थे। जिसके बाद वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है एकदम सोलार वाला और जाओयुनजे उन लोगों से कहता है कि तुम लोग बिल्कुल वर्थलेस हो, तुम्हें मरना ही चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर गोचंग के इनर वर्ल्ड के अंदर आ जाता है जहाँ पे हम लोग मेडन को देखते हैं और वो गोचंग से कहती है कि ये लोग काफी ज्यादा कम टाइम के अंदर ही ट्रू इमॉर्टल एक्सपर्ट्स बने थे, लेकिन इसके बावजूद ये लोग यहाँ पे सेकंड माउंटेन मास्टर जितने शक्तिशाली नहीं है। तुमने इन्हें बड़ी आसानी के साथ मार दिया, हमें इससे काफी ज्यादा सरप्राइज हुई। गोचंग डियर मेडन से कहता है किसने कहा भाई कि मैंने इन्हें मार दिया, इस तरीके से मुझे धोखा ना दो, ये तो गलत बात है, तुम तो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। जिसके बाद वो हाथों के अंदर एनर्जी रिलीज करता है और अपने सीने के अंदर घुसा लेता है। डियर मेडन का चेहरा बता रहा है कि वो कितनी ज्यादा हैरान है ये हकीकत देख के गोचंग की। बाकी हम लोगों को तो कोई हैरानी नहीं है ना, हमें तो
पता ही है गोचेंग कितना हरामी है, वो कैसे लोगों को झाल से साजी और धोखाधड़ी में फंसाता है। डियर मेडन के लिए ये नई चीज थी और गोचेंग डियर मेडन से कहता है कि उन लोगों ने मुझे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से घायल किया और भाग गए। पता नहीं लोग इतने ज्यादा कमीने कैसे हो सकते हैं, हमारे प्यारे अच्छे वाले गोचेंग को इतनी बुरी तरीके से मारते हैं। हमारा गोचेंग कितना ज्यादा राइडियस है, वो डीमन इसे बहुत ज्यादा मारते हैं, है ना दोस्तों। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे शॉट गिरी थी तो फिर वैंग ने अपनी एबिलिटी का यूज किया था उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद कई सारे लोग घायल हो चुके थे। वैंग अपने मन के अंदर सोचती है कि मेन कैरेक्टर की प्लॉट लाइन के हिसाब से मुझे इस बैटल में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये कुछ ज्यादा हाई लेवल बढ़ते जा रहा है, दूर रहना चाहिए मुझे इस बैटल से। साले ने बस एक हाथ घुमाया और इतना पावरफुल अटैक किया, सब लोगों की आंखें बाहर आ गई हैं। इसके बाद हम लोग यान को देखते हैं जिसका मुंह जमीन के अंदर घुसा हुआ था, जिसके बाद ये अपना मुंह उठा के देखती है और कहती है जियान तुम्हें कुछ नहीं हो सकता यार, तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा, मुझे जरूरत है तुम्हारी। लेकिन जब ये जियान की तरफ देखती है तो इसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि जियान को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे एक सॉवरेन रियलम का ट्रेजर था और साथ ही में डा भी आया हुआ था। इसके बाद यान आगे से रोते हुए अपना कपड़ा चबाते हुए कहती है कि एक प्रोटेक्टिव टाइप सॉवरेन वेपन और साथ ही में क्वासी सॉवरेन रियलम का बॉडीगार्ड, मुझे जियान से ज्यादा अपनी चिंता करनी चाहिए, कहीं मैं न मारी जो उस मतलब भीड़ में। जियान डा से पूछती है तुम कौन हो भाई, तो डो आगे से बताता है कि मास्टर के ऑर्डर्स पे मुझे हुक्म मिला था कि आपको प्रोटेक्ट करना था मिस जियान। जियान आगे से पूछती है कि तुम गोचेंग के ही चेले हो ना, डा आगे से कहता है ऑफ कोर्स, और ये खुश हो जाती है, शर्मा क्यों रही हो भाई। अपर रियलम के जो छोटे मोटे जीनियस थे वो यहाँ पे जाओ इंजी की पावर को देख के कहते हैं कि ये सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने हमारी आर्मी के अटैक्स को अकेले ही झेल लिया है। इसके बाद यूंजी अटैक करते हुए आगे बढ़ता है और वो लोगों से कहता है कि जो कोई भी इस रियलम को क्रॉस करेगा वो मारा जाएगा, और ये भाई शिप्स के ऊपर शॉट गिराते हुए जा रहा है, बिल्कुल बम की तरह ही के। इसके बाद अपने पोर्टल के पास आता है और उन लोगों से कहता है अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो फिर हमारे पीछे न आना। जाओयुंजी की साइड के जितने भी लोग थे वो सभी आगे से कहते हैं कि ये पक्का हमारा यंग मास्टर जाओयुंजी है, इसने यहाँ पे अकेले ही हजारों ट्रूप्स को रोक लिया है सिर्फ खुद की स्ट्रेंथ के साथ में। यंग मास्टर जाओयुंजी हमारे जनरेशन के टॉप जीनियस हैं और मुझे पक्का यकीन है कि ये गोचेंग के खिलाफ भी फाइट कर सकते हैं। वहीं पे बरेलम के जितने भी कल्टिवेटर्स और सोल्जर बचे हुए थे वो लोग आगे से कहते हैं कि हम उन्हें ऐसे ही यहाँ पे रिट्रीट करने नहीं दे सकते आंखों के सामने। जिस पे एक सोल्जर आगे से कहता है अगर यहाँ पे आर्मी सच में उसे टेक डाउन करना चाहती है तो फिर हमें नहीं लगता है कि हमारे पास इतना ज्यादा टाइम है और हमारे पास मैन पावर भी होगी उसे रोकने के लिए। उसी टाइम पे वहाँ पे गोचेंग एंट्री मारता है जो कि आगे से कहता है किसने कहा कि हम लोग तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। जाओयुंजी गोचेंग की तरफ देखता है और उससे कहता है बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है, मैं तुमसे लड़ने के बारे में सोच ही रहा था। जिसके बाद वो अपनी शॉट्स को रिलीज करता है और गोचेंग की तरफ अटैक करता है। गोचेंग आगे से जानबूझ के डिवाइन मार्क का यूज नहीं करता है, अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए जाओयुंजी के अटैक को रोकने के लिए अटैक करता है और उससे कहता है कि तुमने हमारे अपर रियलम के कई सारे जीनियस को मारा है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। वैंग आगे से कहती है कि ये यहाँ पे डिवाइन मार्क का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा, तो जियांग आगे से कहती है कि वो पक्का घायल है इसलिए वो नहीं कर पा रहा है। वहीं पे गोचेंग का हाथ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो बड़ी आसानी के साथ ही जाओयुंजी की 3 शॉट्स को बड़ी आसानी के साथ रोक लेता है। वहीं पे गोचेंग की साइड वाले आगे से कहते हैं भागो नहीं तो इसी चक्कर में मरे जाओगे। वहीं पे गोचेंग ने बड़ी आसानी के साथ ही जाओयुंजी के अटैक को रोक लिया था, यहाँ तक कि जाओयुंजी भी हैरान होता है कि साले ने सच में मेरे अटैक को बड़ी आसानी के साथ रोक लिया और मुझे पीछे भी ढकेल दिया। वहीं पे गोचेंग नौटंकी करते हुए सटकते हुए पीछे जाता है और लोग उसे रोकते हैं, संभालते हैं। गोचेंग उन लोगों को बताता है कि वो यहाँ पे उन मास्टर्स को रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो लोग उसे घायल करके यहाँ से भाग गए और सभी लोगों को गोचेंग की चिंता होने लगती है। सभी लोग कहते हैं गोचेंग तुम ठीक तो हो, तो गोचेंग उन लोगों से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपर रियलम के खातिर मैं इतनी तो चोटें खा ही सकता हूँ। जैसा कि तुम देख सकते हो कि वो लोग यहाँ से भाग निकले हैं लेकिन ओवरऑल हम लोगों ने ही ये लड़ाई जीती है। और जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने यहाँ पे वोडावायस का जो रास्ता है उससे पहले ही मास्टर कर लिया है, इसलिए सिर्फ थोड़े बहुत समय की बात है जिसके बाद हम लोग 8 बैरन वेस्टलैंड एंड टोंडोमेंस के ऊपर कब्जा कर लेंगे, जिसपे सभी लोग गोचेंग के लिए तालियां बजाने लगते हैं कि आप ही हैं यहाँ पे सबसे बड़े महान हीरो। वैंग अपने मन के अंदर सोचती है कि इस आदमी की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ते हुए जा रही है जिससे कि साला ये एक प्रोटेगनिस्ट हो। अब मुझे यहाँ पे एक मौका ढूंढ के ये चेक करना ही पड़ेगा कि इसके पास सिस्टम है या नहीं, कहीं सिस्टम की मदद से ये इतना ज्यादा पॉपुलर तो नहीं हो रहा है। जियान गोचेंग के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी, तो गोचेंग काफी ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद वो नौटंकी करते हुए जियान के ऊपर ही गिर जाता है और उसे कहता है बहुत बुरी तरीके से चोट लगी है, मैं उड़ भी नहीं पा रहा, मुझे घर ले चलो, मुझे आराम करना है। इसके बाद हम लोग वेस्टलैंड वालों को देखते हैं जहाँ पे ये लोग बात कर रहे थे कि हमारे 3 एंसेस्टर कहाँ पे गए। बाकी लोग कहते हैं कि वो लोग पक्का यहाँ से पहले ही निकल गए होंगे और ये बताने की जरूरत नहीं है कि जब रिइंफोर्समेंट आई थी तो वो लोग पहले ही गोचेंग के पीछे चले गए होंगे। और कुछ लोग जाओयुंजी से कहते हैं कि तुम तो बड़े कमाल के हो भाई, तुम तो गोचेंग को बराबर की टक्कर दे रहे थे, मैंने देखा था कि वो खून की उल्टियां कर रहा था। गोचेंग सिर्फ अपने ट्रेजर्स के भरोसे यहाँ पे बलवान बनता है, बाकी उसके पास कुछ भी नहीं है, वो आपके सामने कीड़ा है कीड़ा। वहीं हम लोग जाओयुंजी का देखते हैं तो खून की उल्टी ये भी कर रहा था और जाओयुंजी अपने मन के अंदर सोचता है कि वो साला हरामी मुझे फिर भी इंजर्ड करके चला गया उन 3 दोस्त के साथ फाइट करने के बावजूद। इसके बाद हम लोग गोचेंग को देखते हैं और इसका जो मन था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, मूड इसका खराब था क्योंकि जियाने से फालतू के सवाल पूछ रही थी। जियाने से पूछते हैं कि तुम्हें चोट लगी है या फिर तुम सिर्फ नौटंकी कर रहे थे। गोचेंग उससे कहता है कि तुम मेरी देखभाल करने के लिए आए और फिर मुझे गुस्सा दिला के मूड खराब करने के लिए। जियान आगे से कहती है कैसी बातें करते हो यार, मुझे तुम्हारी चिंता है इसीलिए तुम यहाँ पे बैठी हुई हो। गोचेंग आगे से कहता है चिंता है खाक, तुम्हारे हाथ खाली है, तुमने ना ही मुझे चाय के लिए पूछा ना ही पानी के लिए। तो फिर जियान अपना लॉजिक लगा के गोचेंग से कहती है कि मेरी हीलिंग पिल्स तुम्हारे ऊपर काम नहीं आने वाली और क्या मेरा दिल तुम्हारे लिए काफी नहीं है, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और खुश हूँ, जिसका मतलब तुम खुश हो, और अगर तुम खुश हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जल्दी हील हो गए। गोचेंग भी उससे कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे पास इतना ज्यादा खटिया और बेशरम लॉजिक
होगा। फिर जियान की नजर गुचेंग के मत्थे के ऊपर थी क्योंकि उसकी बहुएं कुछ ज्यादा ही खींच रही थी, बेसिकली झुर्री आ रही थी और वो मन के अंदर सोचती है कि इसके पास तो इतनी ज्यादा औरतें हैं, लड़कियां हैं, दल्लत है, शौहरत है, पैसा है, आर्मी है, तो फिर इसे इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की क्यों जरूरत है। इसे थोड़ी बहुत चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत है। जिसके बाद वो उसके माथे के ऊपर उंगलियां रखती है और उसे कहती है कि ज्यादा स्ट्रेस न लिया करो, नहीं झुर्रियां आ जाएंगी, ऐसे रहते हो तो ज्यादा अच्छे दिखते हो। कुछ आगे से पूछता है सच में हैंडसम दिखता हूँ क्या। जियान उसे कहती है ऑफ कोर्स डूड, जब तुम एक नन्हे वाला हुआ करते थे तब तुम हंसते ही नहीं थे, ना ही मुस्कुराते थे, और जब तुम मुस्कुराते तो बहुत ही ज्यादा घटिया लगते थे, ऐसा लगता था कोई थूके गया है। गुचेंग जियान से कहता है बहन मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ऐसी चीजें बाहर ना फैलाना, नहीं लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, जो इज्जत है वो डूब जाएगी। इसके बाद जियान गुचेंग का दिमाग चाटने लगती है फालतू की बातें करते करते, और बातें करते करते वो उसी के ऊपर सो जाती है। परंतु गुचेंग को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि तो उसे तो सुकून मिल रहा था। इसके बाद जाओयंग जी जब अपने घर पहुंचता है तो फिर उसे पता चलता है कि जो भी गैंग यानी मोटा और मोटी गुचेंग के पीछे गए हुए थे उनके सेक्रेट स्कार्स टूट चुके थे। भैया जिंदा नहीं बचेंगे तो उनकी चीजें जो है वो टूट ही जाएंगी। और सेक्टर लीडर्स यहाँ पे जाओयंग से पूछते हैं कि तुम भी तो उस बैटल फील्ड में थे, तुम्हें क्या लगता है कि वहाँ पे क्या हुआ होगा। जाओयंग आगे से घबराते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि गुचेंग ने ये सब कुछ अकेले किया हो, उसने पक्का वहाँ पे किसी तरीके का जाल वाल बिछाया होगा और सीनस को वहाँ पे फंसा के मरवा दिया होगा, इसलिए मैंने वहाँ पे किसी भी ट्रू इमॉर्टल मास्टर को नहीं देखा था। जायोन आगे से कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको फादर, मेरे लोग पहले ही यहाँ पे जा चुके हैं और पूरी वेस्टलैंड को चेक कर रहे हैं, और सबसे जरूरी चीज हम लोगों को यहाँ पे यह है कि हमें डियर सिटी के गद्दार को ढूंढना चाहिए। इसके बाद हम लोग लिनवो को देखते हैं जो कि हेवनली डियर मेडन की सर्वेंट या फिर डिसेबल के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। और सर्वेंट आगे से कहते हैं कि मजाक न करो, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि डियर मेडन यहाँ पे रूल्स को तोड़े और अपर रियलम की मदद करें। इस पे लिनवो आगे से कहता है कि हेवनली डियर मेडन यहाँ पे पक्का गुचेंग के हाथों में फंस गई होंगी और उन्हें फोर्स किया जा रहा होगा ये सब कुछ करने के लिए। जहाँ तक मुझे याद है तो गुचेंग यहाँ पे हेवनली डियर मेडन का इस्तेमाल कर रहा है हेवनली डियर सिटी की फॉर्मेशन के कोर को ओपन करने के लिए, इसलिए बेवकूफ न बनो। इस पे सर्वेंट काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि फॉर्मेशन का कोर काफी ज्यादा जरूरी है यार, फॉर्मेशन हटी तो कोई भी अंदर घुस सकता है और किसी को भी मार सकता है। लिनवो आगे से कहता है कि इस सिचुएशन के अंदर एक जिंदगी की कीमत कुछ बहुत ही ज्यादा महत्वहीन है, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। सर्वेंट अपने मन के अंदर सोचती है कि ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हें किसकी चिंता है। मुझे नहीं पता है कि लिनवो इस लड़की से क्या करवाना चाहता है, वो आगे ही पता चलेगा। इसके बाद हम लोग साओयांग को देखते हैं और वुडी इसके पीछे ही पड़ा हुआ था। ये कहते हुए कि तुम कहाँ पे जा रहे हो, इस चीज को छोड़ के कि हम लोगों को एनिमी के साथ कैसे निपटना चाहिए। इस पे साओयांग आगे से कहता है तुम्हारी आंखें अंधी हैं क्या, तुमने देखा नहीं कि वो लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, यहाँ पे कुछ डिस्कस करने का कोई फायदा ही नहीं है। अभी के लिए हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट माउंटेन एल्डर को ही ढूंढना चाहिए और वही है जो कि यहाँ पे पूरे 9 ग्रेट माउंटेन्स का बदला ले सकते हैं। और साओयांग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे यहाँ पे कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही पड़ेगा ताकि वो अपनी ब्लड लाइन की पावर्स को अवेकन कर सके इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए। अब मैं यहाँ पे किसी दूसरी साइड का यूज कर रहा हूँ तो फिर यहाँ पे कुछ चीजों का नाम बदला हुआ लग सकता है, बाकी तुम लोग अपनी बुद्धि लगा लेना जैसे मैंने लगाई है। इसके बाद अगला सीन यहाँ पे ग्रेट डोमेन का होता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कोई कुर्सी पे बैठा हुआ था और वो सामने खड़ी हुई लड़की से कहता है कि मैंने सुना है कि वर्ड अबायस का जो रास्ता था वो किसी ने पता लगा लिया और अपर रियलम ने वहाँ पे हमला कर दिया है और उन लोगों का लीडर यहाँ पे कोई गो नाम का है। ऐसा लगता है कि फाइनल बैटल शुरू ही होने वाला है। जिसपे ये लड़की आगे से कहती है एंसेस्टर आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है, और इसका नाम है नी सैंग। इसका एंसेस्टर आगे से कहता है कि मैंने यहाँ पे प्रोटेक्टर्स ब्लड लाइन का ऑरा सेंस किया है, ऐसा लगता है कि वो लोग अभी यहाँ पे पूरी तरीके से मरे नहीं है और शायद से ये लोग यहाँ पे साओयांग की बात कर रहे हैं क्योंकि गार्डियन और प्रोटेक्टर यानी एक ही मतलब हुआ इनका। एज यू नो साइड चेंज की है तो ट्रांसलेटर भी चेंज हुआ है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। खैर एंसेस्टर आगे से कहता है इसका मतलब यही हुआ कि मिशन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। नी सैंग आगे से कहती है कि ऐसा कैसा हो सकता है कि मैंने पर्सनली वहाँ पे जाके 20 साल पहले उन्हें पूरी तरीके से मिटा दिया था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बच गया हो। एंसेस्टर आगे से कहता है कि उन्हें हल्के में ना लो, मैं महसूस कर सकता हूँ कि प्रोटेक्टर्स ब्लड लाइन लगातार बढ़ती जा रही है और वो पावरफुल होती जा रही है, जल्दी से जाओ और उनका काम खत्म करो। इसके बाद अगला सीन शाम सुहानी और पार्टी का होता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सभी लोग गुचेंग को बधाइयां दे रहे थे। ये कहते हुए कि अगर गुचेंग ना होता तो हम लोग कभी भी वर्ड अबायस के पास पहुंच ही ना पाते। कुछ लोग आगे से कहते हैं कि अब हमें सब्र नहीं हो रहा है कि हम लोग बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे हेवनली डियर सिटी के ऊपर भी कब्जा करने वाले हैं। हम लोगों ने पूरी तरीके से यहाँ पे 8 बैरन वेस्टलैंड एंड 10 डोमेन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है और कई सारे लोग आगे बढ़े थे और गुचेंग को बो कर रहे थे यानी कि अपनी ग्रीटिंग्स दे रहे थे अलग अलग सेक्टर से। कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि हम लोग एशियन इंपीरियल क्लैन से हैं और हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। गुचेंग उन लोगों से कहता है कि एशियन इंपीरियल क्लैन काफी ज्यादा गिफ्टेड है कि उन लोगों के पास ऐसा टैलेंट है, इसलिए ये जियान से कहती है कि तुम जाके अपने बड़े भाई को क्या ग्रीटिंग्स नहीं दोगे, उसके साथ चेयर्स नहीं करोगी। जियान आगे से एकदम करेक्ट बात कहती है, ये कहते हुए कि मैं क्यों करूं भाई, इतने सभी लोग यहाँ पे हैं और वो सभी गुचेंग को बस खुश करना चाहते हैं और मुझे ये करने की जरूरत नहीं है। यान आगे से कहती है कि तुम यहाँ पे गो फैमिली की प्रिंसेस हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पे गुचेंग को खुश करने की जरूरत नहीं है। यान आगे से कहती है कि ये बड़ी दुख की बात है कि मेरे पास गुचेंग जैसा कोई कजिन नहीं है। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं वहाँ पे जाके उसके साथ चेयर्स करूंगी तब वो मना कर देगा क्या? तो जियान आगे से कहती है बिल्कुल भी नहीं, उसे यहाँ पे अपनी पब्लिक इमेज बना के रखनी है तो वो बिल्कुल मना नहीं करेगा। जिसपे यान काफी ज्यादा खुश हो जाती है और तब जाके जियान को हल्का फुल्का शक होता है और वो जियान से पूछती है कि तुमने कोई नशे वशे किए हैं क्या या फिर पत्ती सूंघ ली है किसी अजीबोगरीब प्लेनेट की। इसके बाद जियान की नजर कुछ बड़ी बड़ी चीजों के ऊपर पड़ती है और ऑफ कोर्स ये चीज जियान के पास नहीं है। वहीं पे यान जियान से कहती है कि तुम मेरे साथ चल के मुझे कंपनी क्यों नहीं देती हो और इसी बहाने तुम मुझे गुचेंग से मिलवा भी दोगी। जियान उसे कहती है कि तुम खुद जाके कर लो, मैं कुछ
कुछ भी नहीं करने वाले। तो फिर यान जब खड़ी होती है तो वो बड़ी बड़ी चीजें हिलती हैं और जियान की नजर वहीं पे खड़ी हुई थी। इसके बाद जियान के मन के अंदर कुछ इमेजेस आती हैं और ये लड़कियों की स्पेशल एबिलिटी होती है कि वो फ्यूचर देख लेती हैं जो सच भी नहीं होने वाला होता। जियान देखती है कि उसकी सारी भाभियां उसके बगल में ही खड़ी हैं और उसे कह रही हैं, कैसी हो ननंद, क्या हाल चाल। चूचू है, वैंग है, मिंग है, फॉक्स गर्ल है, और ये सभी जियान को ननंद कह के बुला रही थी। अब इन्हीं के बीच में घुसती है अपनी यान, जो कि जियान से कहती है, कैसी हो मेरी प्यारी ननंद, अब से मैं तुम्हारी दोस्त नहीं भाभी हुई। इसे जियान के भाई छक्के छूट जाते हैं और वो मन के अंदर सोचती है कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना, अपनी बहन की तरह प्यार किया और तुम मेरी ही पीठ तली छुरा भोंकने चली हो। इसीलिए वो खड़ी होती है और यान से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का है। फिर इसके बाद जब जियान आगे बढ़ती है तो सभी लोग यहाँ पे यान के क्लैन के बारे में बात करते हैं कि ये हिडन एन क्लैन की प्रिंसेस है। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये गो फैमिली की प्रिंसेस से इतनी ज्यादा क्लोज होगी। इसके बाद सभी लोग बात करने लगते हैं कि अभी की इनके क्लैन की लीडर यान की बड़ी बहन आजिन होने वाली है और सभी लोग गेस करने लगते हैं कि शायद से ये यहाँ पे जियान के जरिए गुचेंग के करीब होना चाहती है। इसके बाद यान भी आगे बढ़ती है और वो गुचेंग को ग्रीटिंग्स देती है और उसे टोस्ट के साथ टोस्ट यानी कि चीयर्स करती है। और वही फालतू की बात है, आपने बहुत अच्छा किया। हालांकि गुचेंग यान को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता और उससे कहता है कि तुम हिडन आन क्लैन से हो ना, क्या तुम भी यहाँ पे मुझे टोस्ट देने के लिए आई हो। लेकिन यान जैसे ही यहाँ पे जियान को लेके आती है ये कहते हुए कि मैं तो इसकी दोस्त हूँ और मैंने इससे कहा कि ये मुझे आपके पास लेके आए ताकि मैं आपके साथ थोड़ा बहुत चीयर्स कर सकूं। जियान गुचेंग से कहती है ये मेरी दोस्त है, अच्छे से बिहेव करो। तो गुचेंग के रंग एक झटके में बदल जाते हैं और वो कहता है, अच्छा तो तुम दोस्त हो, मुझे पता भी नहीं था कि तुम्हारे पास कोई दोस्त भी है। जियान आगे से कहती है, इसका क्या मतलब है भाई, तुम्हें नहीं लगा कि मेरे पास दोस्त भी होंगे? अगर तुम्हारे पास नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास नहीं होंगे। वहाँ पे कुछ ओल्ड जनरेशन के लोग थे जो कि आपस में बात करते हुए कहते हैं, मुझे लगता है कि इस पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा होगा जो गुचेंग से इस तरीके से बात कर सके। इस पे दूसरा वाला एल्डर आगे से कहता है, ऑफ कोर्स यार, साला हम लोग यहाँ पे गुचेंग से ऐसे बात नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसकी बहन ही कर सकती है। अब इसके बाद पार्टी खत्म हो जाती है तो सभी लोग अपने अपने रास्ते कट लेते हैं और गुचेंग यान से कहता है कि तुम यहाँ पे मेरे पास किसी और रीजन से आई हो ना। तो यान साफ कह देती है कि वो यहाँ पे जियान के लिए कोई भी गंदे इंटेंशन रख के नहीं आई है और ना ही उसे हार्म करना चाहती है। गुचेंग उसे कहता है, मुझे पता है, और अगर तुम्हारे पास ऐसे इरादे भी हैं तो फिर तुम समझ लो कि तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। इससे यान की एक सेकंड के लिए रूह से कांप जाती है क्योंकि गुचेंग जो बोलता है करके दिखाता है। और गुचेंग यान से पूछता है, चलो बताओ कि तुमने जियान को अप्रोच क्यों किया। तो यान गुचेंग को साफ बता देती है कि वो सिर्फ गुचेंग से मिलना चाहती थी, इसलिए उसने यहाँ पे जियान का सहारा लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जियान की दोस्त नहीं है, वो जियान को दिल से चाहती है। और यान को अच्छे से पता है कि वो चाहे जो कुछ भी कर ले वो गुचेंग की नजरों में कभी भी नहीं आ पाती क्योंकि उसके पास ना ही पावर है और ना ही स्टेटस और ना ही उसकी कल्टीवेशन इतनी अच्छी है। लेकिन अगर वो यहाँ पे ट्राई भी नहीं करेगी तो वो हमेशा के लिए एक जगह पे बंदी रह जाएगी। गुचेंग उससे कहता है, इरादे बुरे नहीं है, चलो आगे बताओ आगे क्या कहना है। तो यान आगे से कहती है कि उसने काफी ज्यादा कोशिश की लेकिन अभी तक उसका दाव हार्ड पूरी तरीके से फॉर्म नहीं हुआ, यानी कि बना नहीं है। तो गुचेंग उसे कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम जियान के भरोसे मेरे पास आ सकती हो। तो यान आगे से माफी मांगते हुए कहती है कि क्या मैं सच में इतनी ज्यादा नादान थी। गुचेंग उसे कहता है, चलो ठीक है भाई, अब तुम्हें पता चल गया ये सब कुछ नामुमकिन है तुम्हारे लिए, तो फिर गिव अप कर दो। लेकिन उसी टाइम पे गुचेंग की नजर जब यान की फॉर्च्यून वैल्यू के ऊपर पड़ती है तो वो थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी। गुचेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये बड़ी अजीब बात है यार, मैंने इसके साथ 2-3 मिनट बात की और इसे थोड़ी बहुत एडवाइस दी तो इसकी फॉर्च्यून वैल्यू बढ़ने कैसे लगी। इसलिए गुचेंग अपने रंग बदलते हुए यान से कहता है कि चलो जियान के खातिर बता दो कि तुम यहाँ पे किस लिए आई थी, तुम्हें मुझसे क्या काम है, तुम क्यों मेरी आंखों में उतरना चाहती हो। तो यान इससे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और गुचेंग को बताती है कि वो गुचेंग के पास सिर्फ एक चीज के लिए आई है, वो है उसकी बड़ी बहन आजी। दरअसल यान और आजी के बीच में इतने समय कॉम्पिटिशन चल रहा है कि उनके क्लैन का हेड कौन बनेगा। और एज यू नो, दुनिया में पहले आए हो तो फिर ज्यादा मेहनत करोगे तो ज्यादा फल पाओगे। इसीलिए यान की कल्टीवेशन और उसकी फैमिली पावर उसकी बहन के मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर है। और यही नहीं, कुछ टाइम पहले उसने एक अजीबोगरीब आदमी को भी बचाया था और उसके कपड़े यहाँ के मुकाबले बहुत ज्यादा अजीब थे। लेकिन उसकी बड़ी बहन जैसे उस आदमी को अपने पास लेके आई तो फिर उसे पता चला कि उस आदमी के पास एक हिडन सेलेस्टियल ब्लड लाइन है जब उसे डॉक्टर के द्वारा इलाज करवाया गया। इसलिए उसकी बहन ने फैसला किया कि वो अपनी पूरी ताकत लगा देगी सिर्फ उसे सेव करने के लिए, क्योंकि आखिरकार उसकी ब्लड लाइन इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो यहाँ के ट्रू इमॉर्टल्स के लेवल तक भी आगे जा सकता है फ्यूचर में। अगर तुम्हें याद नहीं है तो ये बंदा वही है जो कि दूसरी दुनिया से आया था और इसके पीठ के अंदर वो बोट है। और गुचेंग ने इसके सारे साथियों को मरवा दिया था, सिर्फ इसकी एक गर्लफ्रेंड जैसे ये प्यार करता था उसे गुचेंग ने अपने पास रख लिया था एज यू नो, लड़कियों का शौकीन। और इसके एक मोटे दोस्त को भी जने दिया था जो खाई से कूद गया था। यान आगे अपनी बात कंटिन्यू करती है और बाद में जाके इसकी बड़ी बहन को ये पता चला कि उस आदमी का गुचेंग के साथ लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। तो फिर गुचेंग भी सभी बातों को कनेक्ट करता है कि अजीब कपड़े, खाई से गिरना, ये पक्का हमारा प्यारा लौंडा जियांग चेन ही होगा जिसे मैंने कुचल दिया था। वही तो साला इसके बारे में भूले गया था कि ये भी जिंदा और इसके पास भी फॉर्च्यून वैल्यू गजब की है। तो अच्छा, ये असल में एक हिडन इमॉर्टल है। इसके बाद गुचेंग यान से पूछता है, लेकिन तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बता रही हो, क्या तुम मेरा इस्तेमाल करना चाहती हो और अपनी बहन के साथ लड़ाई जीतने के लिए। तो यान बड़े प्यार से और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। लेकिन क्या यहाँ पे गुचेंग को इस बात के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है जो उसकी बड़ी बहन ने किया है उसके दुश्मन को बचा के। तो फिर गुचेंग आगे से थोड़ी सी पावर रिलीज करता है और यान को डराते हुए उसे कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा छोटा मोटा हिडन इमॉर्टल क्लैन मेरा कुछ उखाड़ भी लेगा। तुम्हारी बड़ी बहन के पास जो पावर है और तुम्हारे क्लैन के पास जो पावर है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरा कुछ कर भी पाओगे। और जब यान को समझ में आ जाता है कि वो गुचेंग को ऐसे बाटली में उतार नहीं सकती है, उसे यहाँ पे एकदम
निष्ठा भाव से मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो वो अपने घुटनों पे बैठ जाती है और वो गोचेंग से कहती है उसे पता है कि वो गोचेंग की नजरों में बिल्कुल बेकार है, लेकिन अगर वो यहाँ पे हिडन एंड क्लैन के ऊपर कंट्रोल कर लेती है तो फिर उसका पूरा क्लैन गोचेंग के लिए हर एक काम करेगा। यहाँ तक कि वो यानी कि यान भी गोचेंग की एक सर्वेंट बनने को राजी है। यहाँ तक कि उसे ये भी पता है कि उसकी बड़ी बहन अपने क्लैन के लैंड का इस्तेमाल करने वाली है और ब्लड का भी, ताकि वो उस आदमी की मदद कर सके कल्टीवेट करने में। और यान यहाँ पे गोचेंग को बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव चीज बताती है कि वो जो ब्लड का इस्तेमाल करने वाली है उसकी बड़ी बहन, लेकिन जिस ब्लड का वो लोग इस्तेमाल करने वाले हैं वो कोई ऐरा गैरा ब्लड नहीं है, वो दरअसल इन लोगों के हिडन इमॉर्टल क्लैन के एंसेस्टर का है, जो कि बहुत ज्यादा प्रीशियस है। और यान गोचेंग से वादा कर देती है कि वो गोचेंग के लिए उन ब्लड ड्रॉप्स को लेके आएगी। सॉरी, सिंगल ड्रॉप, सिर्फ एक बूंद। तो गोचेंग आगे से कहता है इतना काफी नहीं, मुझे 3 बूंद चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे गोचेंग डियर मेडन के पास आता है और उसे बता देता है कि वो लोग बहुत जल्द ही हेवनली डियर सिटी के ऊपर अटैक कर देंगे, क्या वो कुछ करेगी नहीं। डियर मेडन आगे से कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ भाई, मैं सिर्फ यही उम्मीद कर सकती हूँ कि हमारे प्यारे गोचेंग मास्टर थोड़ी बहुत दया भावना दिखाएंगे और जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा कम कैजुअलिटी करेंगे, यानी कि कम लोग मरेंगे। डियर मेडन अपने मन के अंदर सोचती है कि मैं यहाँ पे कर भी क्या सकती हूँ, अगर ये अपने शब्दों से पीछे भी हट जाए। गोचेंग ने वादा नहीं किया था कि वो हेवनली डियर सिटी के जितने हो सके उतने कम लोगों को मारेगा। तो गोचेंग यहाँ पे डियर मेडन को बताता है कि उसे बस इतना करना है कि उसे बैटल शुरू होने से पहले हेवनली डियर सिटी जाना है और वहाँ पे सरेंडर होने की नाटक करना है। उसकी आइडेंटिटी की वजह से काफी ज्यादा अच्छा रोल प्ले हो सकता है। अगर डियर मेडन चाहती है कि कम जाने जाए तो फिर उसे यही करना पड़ेगा और ये काफी ज्यादा यूजफुल मेथड रहेगा। डियर मेडन आगे से कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि सिर्फ हेवनली डियर सिटी ही 8 बैरन वेस्ट लैंड एंड 10 डोमेन्स के अंदर नहीं है। अगर वो वहाँ पे दिखाई देती है तो उसकी वजह से और भी ज्यादा लोग भड़केंगे और गुस्से की आग भड़केगी, इससे और ज्यादा लोगों की जाने जाएंगी। गोचेंग आगे से कहता है कि तो फिर मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ कि मैं अपने लोगों को कहूंगा कि वो जितने हो सके उतने लोगों को बचाने की कोशिश करें, लेकिन जो बाकी सेक्ट और फैक्शन के लोग होंगे वो लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे और हेवनली डियर सिटी के अंदर भारी मात्रा में लोगों की जाने जाएंगी। डियर मेडन गोचेंग से कहती है कि तुम्हारा दिल पत्थर या फिर लोहे वोहे का बना है क्या? तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरे हालात क्या और हम लोग कितने लंबे टाइम से दोस्त हैं, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें मेरी हल्की सी भी चिंता नहीं है कि मेरे साथ क्या हो सकता है। गोचेंग आगे से कहता है अरे यार मुझे तुम्हारी फ्यूचर की चिंता है, बशर्ते तुम हमेशा के लिए अंधेरे में न रहना चाहती हो। तुम्हें दोबारा अब दुनिया के अंदर अभी ना तो कभी आना ही पड़ेगा। अगर तुम यहाँ पे हेवनली डियर आइडेंटिटी इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर कौन सी आइडेंटिटी के साथ खुद को इंट्रोड्यूस करवाओगे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि अपर एलम के अंदर ये पूरी बात फैल जाती है कि डियर मेडन यहाँ पे गोचेंग की कॉन्क्यूबिन है, यानी कि गर्लफ्रेंड। लेकिन कुछ लोगों को ये भी सकता है कि यहाँ पे जो डियर मेडन है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, अनपैरेलल्ड है और एक जीनियस है। तो गोचेंग उसे पटाया तो पटाया कैसे? साइड से एक बंदा कहता है सरकारी नौकरी होगी भाई, हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ अपर एलम के कुछ जीनियस ही ऐसे लोगों को टेम कर सकते हैं, यानी कि पटा सकते हैं। हम लोग वैंग को देखते हैं और ये भी हैरान हो रहे थे कि साला गोचेंग ने यहाँ पे डियर मेडन को पटा कैसे लिया, वो तो एक इमॉर्टल एक्सपर्ट है ना, जो कि लेजेंड से आती है, यानी पुराने जमाने की है। फिनिक्स क्लैन की जो प्रिंसेस थी वो आगे से कहती है ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गू फैमिली ने ही प्रोवाइड की है। वैंग आगे से कहती है इसका मतलब यही है कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है एक ट्रू इमॉर्टल को भी वो पटा सकता है, पटा के उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है। लेकिन सबसे जरूरी चीज यहाँ पे ये है कि डियर मेडन गोचेंग से कई 100 साल बड़ी है यार, उसने पटाया तो पटाया कैसे, या फिर उसने भी यही लाइन का इस्तेमाल किया कि एज जस्ट अ नंबर। इसके बाद वो कहती है कि खैर क्या फर्क पड़ता है, ये बताना मुश्किल है कि बैटल के दौरान में किसने किसका एडवांटेज उठाया होगा। फिनिक्स प्रिंसेस आगे से कहती है कि पता किसने उठाया होगा। हम लोग यान को देखते हैं और ये भी बौखलाई हुई थी, ये भी आगे से हैरान थी कि साला अचानक से यहाँ पे डियर मेडन नाम की एक लड़की कहाँ से आ गई, मैंने तो इसके बारे में कभी सुना भी नहीं। यान यहाँ पे जियान को बताती है कि ये रूमर्स इतने जल्दी फैल गए हैं, यहाँ तक कि आर्मी के अंदर कुछ लोग हैं जिन्होंने गोचेंग से पूछा, तो गोचेंग ने भी ये बड़ी जल्दी एडमिट कर लिया कि डियर मेडन सच में उसकी गर्लफ्रेंड है। इसके बाद यान भी आगे से कहती है कि गोचेंग कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, जिसने यहाँ पे 8 बैरन वेस्ट लैंड की एक गॉड जैसी पर्सन को भी पटा लिया। इसके बाद यान भी कहती है कि काश मैं भी यहाँ पे उनकी क्यूबिन में से एक बन पाती, उनकी गर्लफ्रेंड में से एक बन पाती। तो यान उसकी गर्दन पकड़ के उसे हिलाते हुए कहती है कि इसे अपने दिमाग से निकाल दो, ये सबसे खतरनाक थॉट है जो तुम्हारे दिमाग के अंदर घूम रहा है। इसके बाद हम लोग वैंग को देखते हैं जो कि अपने कमरे में आती है और उसे पता चल चुका था कि यहाँ पे डियर मेडन ने ही गोचेंग की मदद की होगी वाइड अबैस को ढूंढने में, जिससे वो लोग यहाँ पे 8 बैरन वेस्ट लैंड पे जा सके। और वो कह रही थी कि गोचेंग काफी ज्यादा पावरफुल, एकदम फेनोमिनल बंदा, यानी कि कमाल का, अद्भुत। और मैं पता है कि यहाँ पे वैंग भी एक मेन कैरेक्टर ही है, इसीलिए उसके पास भी यहाँ पे कोई डिवाइन रियलम से कोई समनिंग या फिर मैसेज आया था। और वैंग आगे से कहती है लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मेन कैरेक्टर तो इस दुनिया की मैं ही हूँ, ऐसा वैंग को लगता है। ऑफ कोर्स ये मेन कैरेक्टर है फीमेल वर्जन वाली। जिसके बाद अगला सीन कई महीनों के बाद का होता है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बाउंड्री सी को ये लोग पार करके आ गए थे और अपने साथ बहुत सारी आर्मी भी लेके आए थे। और कोर्स ये गोचेंग ने इन्हें रास्ता दिया था, वही है यहाँ पे सबसे बड़ा नेविगेटर। इसके बाद हम लोग हेवनली डियर मेडन को देखते हैं जो कि हेवनली डियर सिटी की बाहर ही खड़ी थी। अब उसी टाइम पे यहाँ पे लालम लाम एक कल्टीवेटर आता है और ये अपर एलम से था और ये जानबूझ के यहाँ पे हेवनली डियर मेडन को मॉक कर रहा था, यानी कि उकसा रहा था, परेशान कर रहा था, मजाक उड़ा रहा था। ये हेवनली डियर मेडन से कहता है कि तुम्हें पता था कि यहाँ पे अपर एलम आज नहीं तो कल 8 बैरन वेस्टलैंड के ऊपर कब्जा कर ही लेगा, इसलिए तुमने बुद्धि का फायदा उठाया और अपर एलम के सामने सरेंडर कर दिया। वैसे तो तुम काफी ज्यादा समझदार औरत हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि हेवनली डियर सिटी के लोग तुम्हारे बारे में अब क्या सोचेंगे। ऑफ कोर्स हेवनली डियर मेडन को यहाँ पे बुरा लग रहा था, भले ही तुम अपने कल्चर की घंटा चिंता ना करो, लेकिन बाहर वाला उंगली करेगा तो फिर तुम्हें जलन होती ही है। लेकिन उस टाइम पे यहाँ पे गोचेंग एंट्री मारता है जो कि उस लालम लाम वाले बंदे से कहता है ऐसा लगता है कि तुम कुछ भूल रहे हो। हेवनली
डियर मेडन ने यहाँ पे अपर रियलम के सामने घुटने नहीं टेके हैं, उसने बस मेरे साथ आने का फैसला किया है। अंदर को अच्छे से समझो, अगर फिर भी समझ में नहीं आता मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे ये बात हमेशा तुम्हारे दिमाग में रहेगी कि हेवनली डियर मेडन ने मुझे चूज किया है, ना कि अपर रियलम को। ऑफ कोर्स तुम्हें पता है कि गोचेंग इस टाइम पे किसी को भी पेल दे, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये यहाँ से कट लेता है तुरंत के तुरंत। फिर हेवनली डियर मेडन गोचेंग से कहती है कि वो लोग मेरे बारे में गलत नहीं है और क्या ये वर्थ इट था कि तुमने मेरे लिए वहाँ पे उन्हें उकसाया और उन्हें ऑफेंड किया। गोचेंग यहाँ पे इनडायरेक्टली ही कहता है कि कब से उनकी औकात हो गई कि वो मेरे किसी जानने वाले को यहाँ पे मौका कर सकते हैं, यानी कि मेरे किसी खास को। डियर मेडन भी इसका मतलब समझ जाते हैं कि गोचेंग सच में केयर करता है उसकी। इसके बाद अगला सीन हेवनली डियर सिटी का होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और यहाँ पे बुबो से बताया जा रहा था कि खुद को बैटल के लिए तैयार कर दो, अपर रियलम हमला करने वाला है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे हर कोई हेवनली डियर मेडन को गाली ही दे रहा था कि इसने हमें धोखा दे दिया, साली कहीं की धोखेबाज गद्दार। लेकिन हेवनली डियर मेडन की जो स्टूडेंट थी वो काफी ज्यादा केयर कर रही थी उनकी कि वो ठीक हो। और उसी के पीछे हम लोग लिनवो को देखते हैं और उसने अपना प्लान कर दिया था, जो गोचेंग ने ऐसे टास्क दिया था कि तुम्हें यहाँ पे शील्ड को हटाना है हेवनली डियर सिटी के ऊपर से, और इसने यहाँ पे हेवनली डियर मेडन की मदद से यह कांड कर दिया था। इसके बाद हम लोग हेवनली डियर सिटी के कुछ एंसेस्टर, कुछ प्रोटेक्टर्स, कुछ गार्डियंस को देखते हैं, ये आके यहाँ पे सामने खड़े हो जाते हैं, जो कि शील्ड को यहाँ पे चार्ज कर रहे थे। बेसिकली बैटरीज हैं ये, और इनकी बातें सुनो, ये लोग कह रहे थे कि हम लोग यहाँ पे मरते दम तक अपनी सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, फिर चाहे जो कुछ भी हो जाए। और इन्हें पूरा यकीन था कि इनके रियलम की जो फॉर्मेशन है वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये ट्रू इमॉर्टल के अटैक को भी आसानी के साथ झेल ले, इसलिए ये इतनी जल्दी तो टूटेगी नहीं। इधर गोचेंग हेवनली डियर मेडन से कहता है कि अच्छा ये है तुम लोगों के शब्द, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये लोग टेक्निक के बचे कुछ अवशेषों के अलावा और कुछ भी नहीं है। और ये लोग इस बारे में बात करके खुद के ऊपर गर्व महसूस कर रहे हैं बजाय शर्मिंदा होने के। हेवनली डियर मेडन गोचेंग से कहती है कि समझाओ तो सही, तुम कहना क्या चाहते हो। तो गोचेंग यहाँ पे हेवनली डियर मेडन को समझाता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें इस बारे में नहीं पता है, लेकिन 8 बैरन वेस्टलैंड से पहले ये जगह यहाँ पे कई एरास यानी अरबों खरबों सालों पहले इसे बैरन रियलम कहा जाता था। ये एक ऐसी जगह हुई करती थी जहाँ से अपर रियलम के क्रिमिनल्स भाग के यहाँ पे आके छुप जाते थे या फिर इन्हें यहाँ पे छोड़ दिया जाता था। बेसिकली ये जगह अपराधियों के लिए हुआ करती थी। कई सौ सालों बाद यहाँ पे जब अपर रियलम के लैंड्स दोबारा अलग होने वाले थे, तब एक अननोन सुप्रीम बीइंग ने, जो कि बैरन रियलम से था, इस बात का फायदा उठाया और उसने यहाँ पे अपर रियलम से एक छोटा सा पार्ट चुरा के उसे यहाँ पे नेचर किया, नॉरिश किया यानी कि पाल पोस के बड़ा किया और उसे यहाँ पे बैरन रियलम के अंदर बदल दिया। अब मुझे नहीं पता इस एरो का क्या मतलब है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ तक मुझे लगता है कि 8 बैरन वेस्टलैंड के किसी हिस्से को तोड़ के अलग ही कर दिया होगा और उसे यहाँ पे हल्का फुल्ता बना दिया। और इस चीज की वजह से यहाँ पे जो बैरन रियलम है, अब यहाँ पे इसकी वजह से अपर रियलम इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता है, और इसकी वजह से यहाँ पे जो दोनों रियलम है वो एक दूसरे से अलग हो गए और इन्हें यहाँ पे डिटेक्ट किया नहीं जा सकता, और इसी वजह से यहाँ पे कोई भी अभी तक ट्रू इमॉर्टल पैदा नहीं हुआ। इसके बाद हेवनली डियर मेडन आगे से बताती है कि लेजेंड ऐसा करते हैं कि जब यहाँ पे डिवाइन गेट दोबारा ओपन होंगे तब एक डिवाइन रास्ता खोलेंगे और एक और बार यहाँ पे एक दूसरे से मिलेंगे, यानी कि दोनों वर्ल्ड, दोनों लैंड एक दूसरे से रिकम्बाइंड होंगे और इस सब की वजह से यहाँ पे वर्ल्ड फॉर्चून खुलेगा, यानी कि कुछ तो ट्रेजर वेजर मिलेगा। गोचेंग आगे से कहता है कि ये बात सच है या नहीं, ये हमें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वही लालम लाल वाला एल्डर आगे से उनकी शील्ड के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि ये शील्ड को आए हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है, चलो देखते हैं कि ये अभी भी काम करती है या नहीं। इसके बाद वो एक जलते हुए पहाड़ को सीधा शील्ड के ऊपर मारता है, लेकिन शील्ड को कुछ भी नहीं होता और वो आसानी के साथ अटैक को ब्लॉक कर लेती है। इसके बाद बाकी लोग भी बहती गंगा में हाथ धोने लगते हैं और वो भी अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए धड़ाम धुड़म शील्ड के ऊपर अटैक करते रहते हैं, लेकिन शील्ड के ऊपर एक खरोच तक नहीं आती। शील्ड भी लाइक अमूजा सीमेंट से बनी हुई, इतनी जल्दी नहीं टूटूंगी। हम लोगों को यहाँ पे हेवनली डियर सिटी के लोगों से पता चलता है कि ये लोग यहाँ पे इस तरीके से अंदर दुबक के बैठे रह सकते हैं, अटैक से इनके ऊपर कोई असर नहीं होगा फॉर्मेशन की वजह से, लेकिन बहुत जल्दी नहीं तो देर में यहाँ पे अरे फॉर्मेशन इनकी पूरी एनर्जी चूस लेगी, इससे ये लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। इसलिए लोगों को यहाँ पे मौका ढूंढ के यहाँ पे अपर रियलम के ऊपर अटैक करना पड़ेगा ताकि ये लोग यहाँ पे डिफेंसिव भी खेल सके और ऑफेंसिव भी, इससे वो लोग भी कमजोर होते जाएंगे और मुश्किल से ही अंदर आ पाएंगे। इसलिए हेवनली डियर सिटी के जो भी कल्टिवेटर थे, जो स्ट्रॉन्ग थे, वो बाहर निकलते हैं और यहाँ पे अपर रियलम के कल्टिवेटर्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं ताकि संतुलन बना रहे। अब ये लोग जब यहाँ पे धूम धड़ाके से फाइट कर रहे थे तो ये अपने ट्रेजर्स का भी इस्तेमाल कर रहे थे, इसीलिए हम लोग जियान को देखते हैं जो कि भागते हुए निकल रही थी, ये कहते हुए ट्रेजर्स में आ रही हूँ, लेकिन गोचेंग यहाँ पे यान को उसके कपड़े से पकड़ लेता है, ये कहते हुए तुम कहाँ पे जा रही हो। गोचेंग यहाँ पे जियान से कहता है कि तुम जिस मैच के अंदर कूदना चाहते हो, यहाँ पे सब लॉकडाउन वाले प्लेयर से अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, उनकी एक छोटे से अटैक से भी तुम मारी जा सकती हो, इसीलिए चुपचाप यहीं पे रुको। जियान आगे से कहती है कि मुझे पता है, इसीलिए तुम वहाँ पे सिर्फ उनके ट्रेजर्स को चुनने के लिए जा रहे हो, यही तो मेरा काम है। गोचेंग उससे कहता है नहीं जाना है। इसके बाद वो जियान को पीछे फेंकता है और यान से कहता है इसे कहीं ना जाने देना, पकड़ के रखो, हो सके तो मुंह पे टिप लगा देना। जियान से कहती है यार मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे जाने दो यार तुम, लेकिन गोचेंग भी लाइक तुम बच्चे ही हो मेरे सामने। हेवनली डियर मेडन को भी पता चल जाता है कि गोचेंग यहाँ पे जियान को दूसरों से बिल्कुल अलग ट्रीट करता है, एकदम बिल्कुल ट्रीट। डियर मेडन गोचेंग से पूछती है कि तुम कुछ नहीं करोगे क्या, तुम्हारा भी तो अटैक करना बाकी है ना, उधर उधर हो तो चुका दो। गोचेंग आगे से कहता है कि मैं कुछ बदनसीब लोगों की आने का इंतजार कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे यूंजी भी आ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें यूंजी याद होगा, इसने अचानक से हेवनली रियलम के ऊपर हमला कर दिया तो सबकी बुंड फाड़ दी थी गोचेंग को छोड़ के, क्योंकि वो दूसरे लोगों की फाड़ रहा था। खैर यूंजी देखता है कि उसके साइड के जो एल्डर्स हैं वो धीरे धीरे करके यहाँ पे पीले जा रहे हैं, वो लोग जीत नहीं पा रहे हैं, इसलिए यूंजी को पता था कि अगर वो लोग इसी तरीके से यहाँ पे हारते रहेंगे तो फिर इनके लोग कभी ना कभी डिमोटिवेट हो जाएंगे और निराश हो जाएंगे। गोचेंग जैसे यहाँ पे यूंजी को देखता है तो वो यूंजी के सामने चला जाता है और उससे कहता है कि तुम यूंजी हो ना, हम लोग दोबारा मिल गए। गोचेंग यहाँ पे जानबूझ के यूंजी को उकसा रहा था, ये कहते हुए कि यार तुम पिछली बार मेरे अटैक से बच के निकल गए थे क्योंकि मैं घायल था, अगर तुम्हारे अंदर कूदा है तो फिर आओ दोबारा लड़ो मुझसे, और मुझे इस बार पक्का यकीन है कि मैं सिर्फ अपने एक हाथ से ही
तुम्हें यहाँ पे कुत्ते की मौत मार सकता हूँ। इससे हेवनली डिनर सिटी के लोग आगे से भड़क जाते हैं, ये कहते हुए इसकी हिम्मत कैसे हुए हमारे डोमेन मास्टर की इस तरीके से बेइज्जती करने की। इसके बाद इस समय यहाँ पे युनजी के ऊपर प्रेशर डालने लगते हैं कि जाओ इसे हरा दो, दिखा दो कि हम लोग के अंदर भी दम है। वह पे युनजी के क्लैन वाले थे, वो युनजी से कहते हैं कि इतना भी जल्दबाजी ना करना, मुझे लग रहा है कि ये साला बस एक जाल है, देखना वो तुम्हें एक झटके के अंदर क्रश ना कर दे। लेकिन गोचेंग अभी भी नहीं रुक रहा। तुम्हें पता है ना ये कितना हरामी, ये जानबूझ के यहाँ पे उंगली करे ही जा रहा था कि तुम लोग तो यार खुद को बाहुबली कहते हो और ऊपर से ऐसी हरकतें भी करते हो, खुद को चूहा दिखाओ, एकदम कमजोर हो, एकदम कायर एकदम। इसलिए युनजी को यहाँ पे ना चाहते हुए भी गोचेंग की फाइट को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो उसके फादर उसे यहाँ पे अपनी तरफ से एक छोटा सा तोहफा देते हैं जो कि होती है फेथ एनर्जी, और वो युनजी से कहते हैं कि तुम इसे एब्जॉर्ब कर लो, अगर तुम यहाँ पे नहीं हारते हो तो फिर हमारी तरफ के जो सोल्जर्स हैं उनका मोरल यहाँ पे लूज नहीं होगा और वो लोग इतनी जल्दी निराश नहीं होंगे। हम लोग युनजी को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में पावर गैप कितना बड़ा है। भाई मैं बताता हूँ बहुत बड़ा है, इन्होंने बहुत बोला ना, इससे बहुत बड़ा है। वे भी ये सभी यहाँ पे युनजी को चीयर कर रहे थे कि तुम जाओ हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जाओ हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन पीछे से। इसके बाद युनजी अपने वेपन को उठाता है और गोचेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। ये गोचेंग के पास पहुंचता उससे पहले ये गोचेंग इसके ऊपर एक ही अटैक करता है और भाई टिया बोल जाता है। सच में 1 सेकंड के अंदर ये मारा जाता है, बस 0.1 सेकंड के अंदर। आया और गया, यही सेंटेंस है मेरे पास। इसकी मौत को डिस्क्राइब करने के लिए मैं कुछ कह भी नहीं सकता। अभी मुझे क्या छोड़ो, ये लोग जो चीयर कर रहे थे ये भी हैरान हो गए थे कि साला हमने नारा भी नहीं खत्म कि ये मर भी गया। ऑफ कोर्स गोचेंग ने यहाँ पे एक लेजेंडरी वेपन का इस्तेमाल किया था जो कि आगे से कहता है कि यार तुम तो कुछ ज्यादा ही इजी थे, मैंने तुम्हें बहुत जल्दी मार दिया, मुझे थोड़ा धीरे से मारना चाहिए था। बेचारी युनजी को एक सिंगल पैनल नहीं मिला फाइट बैक करने का, बस आया और गया। हेवनली डिनर सिटी के लोग भी आगे से हैरान हो गए थे कि भाई हमारा तो बस एक सिंगल स्ट्राइक में पील दिया गया, ऐसा कैसे हो सकता है यार। यहाँ तक कि ये लालम लाल एल्डर भी अपने मन के अंदर सोचता है कि ये बच्चा जो कि यहाँ पे 8 बैरेंट वेस्टलैंड से आया था ये पूरी तरीके से यहाँ पे फेथ एनर्जी से बफ्ड था। यहाँ तक कि मेरे घुटने में भी दर्द हो जाता, लेकिन साला ये गुचंग फैमिली का बच्चा इसने एक झटके के अंदर उसे मार दिया। पता नहीं सारामी को इतने सारे तेजस मिले तो मिले कहाँ से, धांधलेबाजी और छल कपटी करके मैं बताता हूँ ना। लेकिन हम लोग ली युनजी को देखते हैं और ये यहाँ पे एकदम मेन हीरो वाली एंट्री मारता है मर के जिंदा होके। जब ये मर रहा था तो फिर इसकी बॉडी के ऊपर एक क्रिस्टल लगा हुआ था जिससे लाजवाब एनर्जी बाहर निकलती है। ऐसे लबे लोगों को पता चल जाता है कि अब रीमैच का समय आ चुका है, अब हम लोग अपना ऑरा फार्मिंग करेंगे। और ऊपर से युनजी यहाँ पे एकदम असली वाला कमबैक किया था, वो यहाँ पे एकदम डायरेक्ट सावने रियलम पे एकदम ब्रेक थ्रू करके चला गया था। जो हम लोगों ने युनजी के सीने के ऊपर चमकती हुई लाल चीजें देखी थी वो और कुछ नहीं, बस एक डिवाइन इमॉर्टल की ब्लड ड्रॉप थी। मुझे आगे से कहता है कि मैं ये बात लिख के देता हूँ कि वो पक्का डिवाइन इमॉर्टल की ब्लड ड्रॉप ही होगी, तभी ये साला यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर पाया। इसके बाद हम लोग युनजी को देखते हैं जो कि गोचेंग से कहता है तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी मदद से ही यहाँ पे मैं ब्रेक थ्रू कर पाया, नहीं तो मुझको पता भी नहीं था कि कब मैं यहाँ पे दोबारा ब्रेक थ्रू कर पाता नेक्स्ट रियलम के अंदर। वहीं पे 8 बैरेंट वेस्टलैंड के लोगों के अंदर यहाँ पे दोबारा उत्साह की लहर दौड़ जाते हैं। ये आगे से कहते हैं कि रीमैच का समय आ चुका है, इस बार तुम पक्का कमबैक करेंगे। वहीं पे युनजी के फादर और मदर जो भी थे वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं युनजी को देखिए, ये वाला तो पक्का फादर है डेफिनेटली। इसके बाद गोचेंग दोबारा अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि ब्रेक थ्रू करने से तुम्हारी बुद्धि सनक चुकी है, इसीलिए तुम मुझसे ऐसे बातें कर रहे हो। इसके बाद गोचेंग दोबारा अपने ट्रेजर का इस्तेमाल करता है। इस ट्रेजर का मैं नाम भूल गया, लेकिन मुझे इसके ऊपर से कुछ 9 माउंटेन सा कुछ याद आ रहा है। खैर युनजी की बुद्धि हम जानते हैं सनक चुकी थी, इसलिए वो गोचेंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुमने कभी मेरी शॉट्स का टेस्ट लिया है। जिसके बाद वो अपनी शॉट की मदद से यहाँ पे गोचेंग के माउंटेन के ऊपर अटैक करता है और इसे यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने के बाद इसकी बुद्धि सच में सनक गई थी। इसे ऐसा लग रहा था कि ब्रेक थ्रू करने के बाद यहाँ पे रियलम के बीच में गैप काफी ज्यादा बढ़ जाता है और पावर लेवल एकदम से 100 से 20 हो जाता है। इसलिए इसे पक्का यकीन था क्योंकि गोचेंग यहाँ पे कौशिश सॉवरेन रियलम पे है, तो गोचेंग यहाँ पे कभी भी यहाँ पे अपने स्ट्रेंथ के बलबूते पे कभी भी युनजी के अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाएगा, भले उसके पास यहाँ पे कोई ट्रेजर ही क्यों ना हो, वो आसानी के साथ इस फाइट को जीत सकता है। गोचेंग उसे कहता है मुझे पता है गंदे बालक, मुझे पता है तो क्या सोच रहा है, तो यही सोच रहा है कि मेरे पास सिर्फ एक ही ट्रेजर है और मैं तुझसे यहाँ पे उसके साथ जीत नहीं सकता है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि जब यहाँ पे एक हाथ काम नहीं आते हैं तो फिर हम लोग 2 हाथ इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से मेरे पास भी 2 ट्रेजर्स हैं। इसके बाद गोचेंग अपने पास इमॉर्टल स्लेइंग गॉड को बाहर निकाल लेता है। ये वही गॉड था जो कि यहाँ पे इसी जमीन से लिया गया था और इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि ये इमॉर्टल स्लेइंग गॉड था इसलिए वो बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे युनजी के ऊपर अटैक करता है और झटके के अंदर ही युनजी को स्लैश करके उड़ा देता है। यानी कि युनजी की बॉडी के अंदर इतने ज्यादा पावर भर देता है कि युनजी उसे सह नहीं पाता और ब्लास्ट कर जाता है। युनजी भी मरते हुए यही सोचता है कि इस बड़वे के पास इतने ज्यादा ट्रेजर्स कैसे हैं इसके पास। मैं दोबारा कहूंगा ये धांधलेबाजी और फरीबी से इकट्ठा किए गए हैं। इसके बाद सभी लोग आगे से कहते हैं ओ माय गॉड ही डाइड अगेन। इन्हें भाई समझ में नहीं रहा अचानक से यहाँ पे एकदम मेन कैरेक्टर जैसे पावर अप हुआ, रिकार्नेट हुआ, मर के जिंदा हुआ, लेकिन ये दोबारा कैसे मारा गया भाई, क्योंकि वो मेन कैरेक्टर नहीं है दोस्तों। यहाँ तक कि नेक्स्ट रियलम में जाने के बावजूद वो यहाँ पे फिर भी हारा गया भाई, वो मेन कैरेक्टर नहीं है। फिर हम लोग युनजी के फादर को देखते हैं जिन्हें दर्द हो रहा था। वो कह रहे थे मेरा बेटा सर आपका बेटा जा चुका है, प्लीज उसके रेमेंस को कलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग गोचेंग को देखते हैं और उसके पास यहाँ पे वो इमॉर्टल ड्रॉप भी आ जाती है जिसका इस्तेमाल युनजी ने किया था। गोचेंग उस ड्रॉपलेट को देख के आगे से कहता है कि यार युनजी भले यहाँ पे चूजन वन नहीं था लेकिन साले की किस्मत बड़ी बलवान थी। इसके बाद हम लोग अपर रियलम के जो भी एलर्स थे वो यहाँ पे गोचेंग और युनजी की फाइट को देख के दंग रह गए थे। वो आगे से कहते हैं कि युनजी ने यहाँ पे जो शॉर्ट स्ट्राइक इस्तेमाल की थी वो हम लोगों के अटैक से बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद गो फैमिली के लड़के ने बड़ी आसानी के साथ उसे मार गिराया। दूसरा एल्डर आगे से कहता है कि मैंने तो ये भी सुना है कि इसने हमारे आने से पहले यहाँ पे 3 ट्रू इमॉर्टल्स को अकेले संभाला था। ये पक्का उसने यहाँ पे उन 2 ट्रेजर्स का इस्तेमाल किया होगा तभी वो जिंदा बच पाया है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे 8 बैरेंट वेस्टलैंड के एल्डर्स को देखते हैं और इन्हें समझ में आ जाता है कि गोचेंग की कल्टीवेशन कुछ ज्यादा ही भयानक है और किसी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि गोचेंग कब किसी अपना अगला टारगेट बना ले, इसलिए इन लोगों को वापस हेवनली डिनर सिटी चले जाना चाहिए।
चाहिए। इसके बाद हम इन सभी लोगों को देखते हैं, इनके अंदर निराशा भर चुकी थी, ये पूरी तरीके से डिसअपेयर में जा चुके थे। ये अपने मन के अंदर ये सोच रहे थे कि हमारे पास ज्यादा फाइटर्स भी नहीं बचे हुए हैं और ऊपर से हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ भी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो अपर रियलम की मिलिट्री स्ट्रेंथ का सामना कर सके। यहाँ तक कि हमारे डोमेन मास्टर युनजी भी मारे जा चुके हैं। हम लोगों को क्या करना चाहिए? अब कौन हमारी हेवनली डियर सिटी को प्रोटेक्ट करेगा? प्रोटेक्ट करने से नहीं यहाँ पे हेवनली डियर मेडन के बारे में याद आ जाता है और किसी को तो कोई ना तो चाहिए ना टारगेट करने के लिए, किसी न किसी के ऊपर तो इल्जाम आना ही चाहिए। इसलिए ये लोग यहाँ पे हेवनली डियर मेडन को टारगेट बना लेते हैं, ये कहते हुए कि हेवनली डियर मेडन ने हम लोगों को धोखा दिया और अपर रियलम के सामने सरेंडर कर दिया, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे मारे जा रहे हैं। इसके बाद लोग हेवनली डियर मेडन को गालियां देने लगते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो अपने ही लोगों को इस तरीके से धोखा कैसे दे सकती हो, हमें ऐसे कैसे मरने दे सकती हो, तुम्हें यहाँ पे रह के हमारी मदद करनी चाहिए थी ना कि उनकी। हम लोग हेवनली डियर मेडन की डिसाइपल को देखते हैं जो कि आगे से कहती है कि ये साले हरामी यहाँ तक कि बाहर लड़ने भी नहीं गए, लेकिन इसके बावजूद मेरी मास्टर को यहाँ पे ब्लेम दे रहे हैं इन सभी चीजों के लिए। इधर गुचंग भी यहाँ पे हेवनली डियर मेडन से कहता है क्या तुम इन तरीके के लोगों के लिए यहाँ पे मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए? ऐसा लगता है कि इन लोगों ने तुम्हारे सेक्रीफाइस को अभी तक समझा नहीं है। इस पे हेवनली डियर मेडन आगे से कहती है कि उनका नजरिया मेरे नजरिए से बिल्कुल अलग है। इसके बाद गुचंग डा से कहता है कि जाओ और जाके इन लोगों को मार दो जो कि यहाँ पे तुम्हारी मैडम को परेशान कर रहे हैं। डा आगे से कहता है यस मास्टर, लेकिन हेवनली डियर मेडन गुचंग से कहती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। गुचंग उसे दोबारा कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे लोगों को यहाँ पे बेफालतू में परेशान करे और उनके ऊपर बेफालतू में इल्जाम लगाए। इसके बाद हम लोग डा को देखते हैं जो कि यहाँ पे सील्ड के पास आता है और उन लोगों की तरफ अपने वेपन को करके कहता है कि हेवनली डियर मेडन अब से उसकी मास्टर की गर्लफ्रेंड है, इसलिए कोई भी अगर यहाँ पे उन्हें बेइज्जत या फिर इंसल्ट करेगा तो वो बिल्कुल भी नहीं सहेगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो फिर वो बाहर आके यहाँ पे डा के साथ फाइट कर सकता है। वहीं पे डा जब अपने ऑरा को रिलीज करता है तो फिर सभी लोगों को पता चल जाता है कि डा यहाँ पे कौसी सॉवरन रियलम पे है। कौसी सॉवरन रियलम का मतलब होता है कि वो सॉवरन रियलम पे नहीं गया है, उसे एक स्टेप पीछे ही है। कौसी का मतलब ऑलमोस्ट होता है कि यानी कि बस हो ही गया। वहीं पे डा के धमकाने की वजह से सभी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि कौन भाई कुत्ते की मौत मरना चाहता है बेफालतू में। सभी लोग आगे से कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे अपने गद्दार को अब गालियां भी नहीं दे सकते, सलाह तो एक टाइम पे डायरेक्ट बुलिंग हो रही है हमारे साथ। गुचंग ने यहाँ पे जो हम लोगों को कहानी बताई थी कि यहाँ पे 8 बैरन लैंड 2 हिस्सों में बटा हुआ है और जब वो दोनों मिल जाएंगे तो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा ट्रेजर मिलेगा। तो उसकी शुरुआत हम लोग यहीं से ही देखते हैं। हम लोग 8 बैरन एंड 10 डोमेन वेस्ट लैंड की एक जगह को देखते हैं जहाँ पे कब्रें खुल रही थी और उनके अंदर से कल्टिवेटर्स बाहर निकल रहे थे। अब यहाँ पे हेवनली डियर मेडन की चॉइस के ऊपर एकदम सही यकीन था, लेकिन इन्हें अच्छे से पता था कि अपर रियलम यहाँ पे जैसे न तैसे कभी ना तो कभी भी 8 बैरन एंड वेस्ट लैंड के ऊपर कब्जा कर ही लेता, इसलिए फाइट करने से अच्छा यही है कि सरेंडर कर दो। ऑफ कोर्स ये लोग यहाँ पे गुचंग के बारे में ही बात करते हैं कि गुचंग जैसा साला इस टाइम पे पैदा ही नहीं होना था, पता नहीं ये पैदा ही क्यों हो गया। और इन लोगों को पक्का यकीन था कि 8 बैरन वेस्ट लैंड इस बार इस कैलामिटी से बच नहीं पाएगी, इसलिए ये लोग अपना प्लान बना लेते हैं और उनका प्लान होता है भागने का। इनका प्लान यही था कि अपर रियलम जैसे ही यहाँ पे आ जाएगी तो ये लोग यहाँ से तुरंत कट लेंगे। ये भागते हुए अपने क्लैन के पास जाएंगे और किसी मिनिएचर वर्ल्ड के अंदर अपने क्लैन के साथ खुद को सील कर लेंगे कुछ टाइम के लिए। इसके बाद यहाँ पे जब सब कुछ तबाह हो जाएगा तो ये लोग दोबारा यहाँ पे आएंगे और रिमर्ज हो जाएंगे। लेकिन उस टाइम पे एक बंदा इन लोगों से कहता है कि मरने का दिखावा करना सिर्फ वॉर से बचने के लिए ये कायरो वाला तरीका है, तुम्हें खुद के ऊपर शर्म आनी चाहिए। ये सभी लोग उस बंदे की तरफ देखते हैं तो फिर हमें पता चलता है इस बंदे का नाम भी लिन किंगलोंग है और यहाँ पे ये पहला फर्स्ट इमॉर्टल है जो कि 8 बैरन वेस्ट लैंड के अंदर पैदा हुआ है। वो सभी लोग यहाँ पे किंगलोंग से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो किंगलोंग आगे से कहता है नहीं आ सकता क्या मैं। इस पे ये लोग किंगलोंग से कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पे आए हो तो फिर तुम पक्का अपने फादर को यहाँ पे जगाने के लिए ही आए होगे। इस पे किंगलोंग आगे से कहता है कि हाँ मैं उन्हें जगाने के लिए ही आया हूँ। इस पे सामने वाला बंदा आगे से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे ड्रैगन मार्शल गॉड को तो अभी तक मारा हुआ होना चाहिए और उन्हें जिंदा करने के लिए आपको उस जगह के अंदर जाना पड़ेगा, क्या आपके पास कोई तरीका है? इस पे किंगलोंग आगे से कहता है ऑफ कोर्स मेरे पास एक तरीका है। अब इसके बाद तुम लोग ये जो खून देख रहे हो ये एकदम से अलट पलट हो जाता है यानी अपसाइड डाउन। इसके बाद हम लोग इस खून की नीचे वाली जगह को देखते हैं तो फिर वहाँ पे एक पेड़ उगा हुआ था और भी उल्टा जैसे कि छत पे उगा हो, एग्जाम्पल के लिए जैसे पंखा मार लटका रहता है। वहाँ पे इस पेड़ के अंदर यहाँ पे किंगलोंग के फादर जुड़े हुए हैं, शायद से वो खून को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। वहाँ पे किंगलोंग अपने फादर से कहता है कि इस एरा का फ्रूट पक चुका है यानी डाओ फ्रूट, अब आपको वापस आ जाना चाहिए। इसके बाद उस पेड़ के अंदर से एक आग खुलती है और यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। हम लोग बाकी इन अपर रियलम के कल्टिवेटर्स को देखते हैं, ये भाई मेहनत करने में लगे हुए हैं लेकिन ये अभी भी यहाँ पे हेवनली डियर सिटी की अरे फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पाए थे। ये कह रहे थे कि ये साली अरे फॉर्मेशन कछुए की कवच की तरह है, कुछ भी करो टूट ही नहीं रही। और साथ ही में हेवनली डियर के जो एक्सपर्ट थे वो यहाँ पे बार बार ट्रू इमॉर्टल्स को बाहर भेज रहे थे ताकि वो यहाँ पे बैटल को डिस्टर्ब कर सके और यहाँ पे लगातार इन लोगों को अटैक न करने थे। अब इसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि गू फैमिली के जो सोल्जर्स थे वो आगे से कहते हैं कि यहाँ से वापस चले जाओ, रिट्रीट कर लो तुरंत। दरअसल यहाँ पे गू फैमिली ने अपनी 18 यानी कि 18वें एंसेस्टर को भेजा था फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए, इसलिए यहाँ पे जो भी कल्टिवेटर थे उन्हें यहाँ पे कम से कम 30,000 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा ताकि वो लोग यहाँ पे एंसेस्टर की एनर्जी से घायल न हो जाए। एक एलर हम लोगों को बताता है कि यहाँ पे जो गुचंग फैमिली का 18वां एंसेस्टर है उसने यहाँ पे जी फैमिली के फर्स्ट एलर को मौत की घाट उतार दिया था बस एक अटैक करके। और तुम्हें तो पता है कि गुचंग फैमिली में हर कोई ऑरा फार्मर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जब 18 एंसेस्टर को देखते हैं तो ये नंगे पैर आ रहे थे, लेकिन इनका जो ऑरा था वो एकदम बेमिसाल था। सभी लोग यहाँ पे जैसे एंसेस्टर को देखते हैं तो वो तुरंत 30,000 किलोमीटर दूर भाग लेते हैं, ये कहते हुए कि चोटिल नहीं होना है भाई, छोटी सी खरोच भी मौत का कारण बन सकती है। वेंगा भाई आगे से कहता है कि ये वाला एंसेस्टर यहाँ पे बस आधे कदम दूर है उस रियलम के अंदर कदम रखने पे। वेंगा आगे से बताती है तुम्हारा मतलब यहाँ पे ट्रू डिवाइनिटी रियलम है ना। वहीं पे हम लोग हेवनली डियर सिटी के लोगों को देखते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हरामी अचानक से रिट्रीट काहे कर ले रहे हैं, अब तक तो ये मरे जा रहे थे हमला करने के लिए, अब वापस काहे जा रहे हैं। जिस पे एक एल्डर आगे से कहता है कि सामने
सामने देखिए, सामने हमारी मौत आ रही है। एक एक्सपर्ट है जो कि ट्रू इमॉर्टल से भी परे जा चुका है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे गुचंग फैमिली के एंसेस्टर को देखते हैं जो कि आगे से अपनी स्वॉर्ड को निकालते हैं और जब ये एक स्लैश मारते हैं तो ये स्लैश पूरे स्पेस को ही काटते हुए शील्ड की तरफ आगे बढ़ रहा था। एट दिस पॉइंट मैं इसे बुलिंग भी नहीं कहूंगा, ये लोग इन्हें मार रहे हैं कुत्तों की तरह, जस्ट लाइक कीड़े मकोड़े। बस तुम इतना समझ लो कि यहाँ पे एक बॉस लेवल का एनिमी आ चुका है और वो यहाँ पे बिगिनर लेवल के एनिमीज को मार रहा है। 18 एंसेस्टर ने यहाँ पे जो स्लैश मारता था वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो था कि वो शील्ड के ऊपर क्रैक ले आता है, लेकिन शील्ड अपने आप को दोबारा रिपेयर कर लेती है। इन सभी लोगों की एक सेकंड के लिए फट सी गई थी कि हम लोगों का अंत निकट ही था, लेकिन अरे की वजह से ये लोग जिंदा बच जाते हैं। अब इन्हें यकीन हो चुका था कि अरे यहाँ पे इन लोगों को बचा के रखेगी, लेकिन इन्हें यह भी पता था कि अगर यहाँ पे 18 एंसेस्टर की तरह एक दो और आगे तो फिर शील्ड सह नहीं पाएगी, वो घुटने टेक ही देगी। हम लोग देखते हैं कि 18 एंसेस्टर ने जो अटैक किया था उसने यहाँ पे आसमान और जमीन दोनों को चीर दिया था, लेकिन इसके बावजूद शील्ड को कुछ भी नहीं हुआ था, उसके ऊपर सिर्फ क्रैक आए थे और वो खुद को रिपेयर करने लगी थी। हालांकि एंसेस्टर भी ये देख के थोड़ा बहुत तो हैरान हुए थे, बट ज्यादा नहीं। उन्हें पता है कि 2-3 मार दूंगा तो ये टूट ही जाएगी। सभी लोग आगे से कहते हैं कि गो फैमिली के एंसेस्टर की स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही हाई है। साला उनके एक स्लैश ने यहाँ पे धरती और आसमान दोनों को चीर दिया। मैं ये लालम लाम एल्डर अपने मन के अंदर सोचता है अगर ये यहाँ पे अपने क्लैन के हेवनली एम्परर एशिएंट व्हील का भी इस्तेमाल करे तो भी वो यहाँ पे गो फैमिली की 18 एंसेस्टर को आसानी के साथ नहीं हरा पाएगा। लेकिन अभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम यही थी कि ये साला पता नहीं ये सील कब टूटेगी, हम लोग कब यहाँ पे अटैक कर पाएंगे यार। मन मर्जी के हिसाब से तड़प रहे हैं हम लोग अटैक करने के लिए। ये होते नहीं भाई जो गेम के अंदर किल चुरा लेते हैं, बस इन्हें मौका चाहिए, वही है, इन्हें बस खून बहाना है, बस मजा चाहिए। इधर हम लोग गुचंग को देखते हैं, उसे पता था कि यहाँ पे एंसेस्टर ने अपनी पूरी चंद का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन सील्ड के बारे में जो अफवाह थी वो पूरी तरीके से सच है कि सील्ड यहाँ पे ट्रू इमॉर्टल रियलम के जो ऊपर के एक्सपर्ट्स हैं उनके अटैक को आसानी के साथ ब्लॉक कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। लेकिन डियरमिटन गुचंग को बताती है अगर यहाँ पे उसके क्लैन से और भी सारे एक्सपर्ट्स आ जाएं और वो एक साथ अगर हमला करें तो फिर शायद से सिटी की फॉर्मेशन टिक नहीं पाएगी। गुचंग आगे से कहता है इसका कोई फायदा नहीं है, वो बुड्ढे कभी भी यहाँ पे एक साथ नहीं आने वाले, वो साले एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते, एक दूसरे की बातें सुन ही नहीं पाते। जैसे लाइक छोटे भाई बहन कभी भी एक साथ घर में नहीं रह सकते, हमेशा मार काट मची ही रहेगी और गद्दी से अगर बेड मिल गया फिर तो WWE ही होगा, मौत का नंगा नाच। इसके बाद हम लोग हेवनली डियर सिटी के कुछ एक्सपर्ट्स को देखते हैं, ये आपस में बात कर रहे थे कि इन लोगों ने यहाँ पे 18 एंसेस्टर के अटैक को भी ब्लॉक कर लिया, इसीलिए अगर ये लोग यहाँ पे डिफेंसिव मोड में खेलेंगे तो इनके पास जीतने के चांसेस हैं और इन्हें यहाँ पे लो लेवल के कल्टिवेटर से बिल्कुल भी डरने की चिंता नहीं थी। ये भाई कीड़े माफी समझ रहे थे कि ये बस आएंगे अटैक करेंगे और जाएंगे, लेकिन इन्हें ये भी पता था कि अपर रियलम के अंदर कुछ कल्टिवेटर्स भरे हुए हैं और कभी ना कभी अरे तो टूटेगी ही, इसलिए ये लोग यहाँ पे स्किप प्लान भी बना रहे थे कि जैसे ही अरे टूटी तैसे ही खिसक लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इधर हम लोग गुचंग को देखते हैं जो कि डियरमिटन के साथ में था, वो आगे से कहता है इन लोगों के पास उम्मीद आ चुकी है, साले ये कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो गए हैं। इस पे डियरमिटन आगे से कहती है कि अटैक की वजह से जो शील्ड नहीं टूटी इससे इन लोगों को उम्मीद मिल चुकी है और ये थोड़े से पॉजिटिव हो गए हैं। इसके बाद गुचंग यहाँ पे डियरमिटन से एक काफी ज्यादा ट्रिकी सवाल पूछता है। गुचंग पूछता है कि मैं इस बात को क्यूरियस हूँ कि मेरे बिना भी यहाँ पे अपर रियलम इन लोगों के ऊपर फुल पावर से अटैक करता और आज नहीं तो कल हेवनली डियर सिटी यहाँ पे हारी ही जाती और बहुत बुरी मौत ये लोग मरते, लेकिन इसके बावजूद हेवनली डियर सिटी यहाँ पे सरेंडर करने को राजी नहीं है। वो साले लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, लगातार रजिस्ट करते ही जा रहे हैं, ये ब्लडी वॉर खींच ही रहे हैं। कहीं ये सब कुछ यहाँ पे दत्की की ओरिजिन की वजह से तो नहीं हो रहा है, जिसपे हेवनली डियरमिटन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे यहाँ पे दत्की के बारे में पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि वो इन्हीं के लैंड के अंदर है। और गुचंग डियरमिटन से कहता है कि तुम्हारे डियर सिटी के अंदर ऐसे कई सारे राज हैं जो कि तुम्हें नहीं पता है। तो डियरमिटन यहाँ पे गुचंग को राज की बात बताती है, वो बताती है कि यहाँ पे शायद लैंड ऑफ आफ्टर लाइफ हो सकता है। ये उसी लैंड के बारे में बात हो रही है जहाँ पे हम लोग कब्रों से इंसानों को निकलते हुए देखा, जहाँ पे किंग लॉन्ग गया था अपने बाप को जगाने के लिए। गुचंग आगे से पूछता है दी लैंड्स ऑफ आफ्टर लाइफ ये क्या चीज है। डियरमिटन आगे से बताती है कि ये जगह मुझे भी नहीं पता है, काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन एक बार डियरमिटन के मास्टर ने यहाँ पे उसे बताया था उस लैंड पे ऐसे कई सारे एक्सपर्ट्स की बॉडी दफन है जिन्होंने आपस में लड़ाई की थी अपर रियलम के दौरान में और उन्हें वहीं पे दफन किया गया है, सिर्फ उस उम्मीद में कि वो कभी दोबारा जिंदा हो सकते हैं। अब ये लोग आगे बात कर पाते कि इससे पहले यहाँ पे 18 एंसेस्टर आ जाते हैं और वो उन दोनों से कहते हैं माफ कर दो अगर मैंने तुम्हारे रोमांटिक डेट में थोड़ी सी डिस्टर्बन की हो। तो गुचंग आगे से रिस्पेक्ट तो देता है, लेकिन ये कहते हुए कि हाँ आपने हमें डिस्टर्ब भी किया है एंसेस्टर। यहाँ तक कि हेवनली डियरमिटन भी हैरान हो जाती है कि ये हरामी साला अपने एंसेस्टर को भी इज्जत नहीं दे पा रहा। एंसेस्टर भी गुचंग से कहता है यार तुम बड़े हरामी हो यार, यहाँ तक कि तुम्हारा बाप भी मुझे ऐसे बात नहीं कर पाता। बट एंसेस्टर वाज चिल आदमी। वो गुचंग से कहते हैं कि काफी टाइम हो गया मैंने तुम्हें देखा नहीं, लेकिन तुम यहाँ पे पहले ही ट्रू इमॉर्टल रियलम पे पहुंच चुके हो इतने कम टाइम के अंदर। फिर डियरमिटन को ऐसा लगता है कि यहाँ पे एंसेस्टर को गुचंग के राजों के बारे में पता है, लेकिन गुचंग के राजों के बारे में सिर्फ गुचंग को ही पता है और गुचंग का इससे मुंह लटक गया था कि एंसेस्टर कुछ जानते हैं, लेकिन एंसेस्टर उसे कहता है कि चिंता ना करो, हर किसी के पास उनके सीक्रेट होते हैं और यहाँ पे किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है, अपर रियलम के अंदर भी नहीं, कि वो आके तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम लगाए। लेकिन इतना ध्यान रखना कि हमेशा यहाँ पे तुमसे कोई स्ट्रॉन्गर होता ही है, तो ध्यान रखना। इसलिए तुम्हें यहाँ पे तब तक अपनी पूछ दबा के रखनी है जब तक तुम्हें यकीन ना हो जाए कि तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुके हो। गुचंग आगे से कहता है कि वो ये वाली बात यकीन रखेगा। जिसके बाद एंसेस्टर यहाँ पे डियरमिटन की तरफ देखते हैं और गुचंग से टेलीपैथी के जरिए बात करते हुए कहते हैं कि यार तुम्हारा रिज लेवल कुछ ज्यादा ही हाई है, तुमने यहाँ पे एकदम टॉप लेवल की बैडी फंसाई है, एकदम 10/10 बैडी सुगर मम्मी का ही एडवांस वर्जन है, बस कूल टाइप में जंजी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। गुचंग इस पे कुछ भी नहीं कहता, बस मुस्कुराने के अलावा। जिसके बाद एंसेस्टर यहाँ पे गुचंग से कहते हैं कि तुम्हारी बीवी के बारे में क्या उसे इस बारे में पता है कि तुमने यहाँ पे 10/10 बैडी फंसाई है। गुचंग आगे से कहता है पता नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि उसे इस बारे में पता चल ही गया होगा। तो एंसेस्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें डर नहीं लगता कि वो तुम्हें
तुम्हें छोड़ के जा सकती है, तलाक दे दे तुम्हें, पहले महीने में तुम्हारी आधी कल्टीवेशन लेके चले जाए। तो गुचंग आगे से कहता है यकीन है उस पे, धोखा नहीं देगी। इसके बाद हम लोग मिंग को देखते हैं जिसको भाई अभी उसके पास कीड़ा काटा था, डर ही लग रहा था कि गुचंग कभी भी इसे रिप्लेस कर सकता है। तो ये बस खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती थी, किसे पता कब वो भड़वा मेरे लिए बड़ी बहन लेके चला है। ये कहते हुए ये लो, ये मेरी नई बीवी है, तब से तुम बीवी नंबर 1, ये बीवी नंबर 2। इसके अगले सीन में हम लोग दोबारा हेवेलियर सिटी को देखते हैं और यहाँ पे हर किसी को जिस बात का डर था वही हुआ था। यहाँ पे कुछ जो एक्सपर्ट थे, कुछ जो फैमिली मेंबर्स थे, वो यहाँ पे हेवेलियर सिटी को छोड़ के भाग गए थे। बच्चे कुछ जो यहाँ से खिसकने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर एक बंदा उन्हें रोक लेता है, ये कहते हुए कि तुम लोग यहाँ पे छोड़ के कैसे जा सकते हो, तुम लोग यहीं पे पले बढ़े हो। तो सामने वाला बंदा साफ कर देता है, भाड़ में जाओ यार, तुम ऐसे तरीकों से नाटक ना करो, गिल्ड विल्ड हमें नहीं होने वाला। साला यहाँ की मालकिन छोड़ के भाग गई तो फिर नौकर क्या करेंगे, और ऊपर से जो बड़े बड़े क्लैन थे वो भी यहाँ से भाग गए, तो फिर हमें यहाँ पे मरने का शौक नहीं है। ये वाला बंदा दोबारा इन लोगों को यहाँ पे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग भाई कड़े दिल के आदमी थे। ये वहां से जाते हुए कहते हैं देखो अगर तुम्हें मरने का शौक चल रहा है तो फिर तुम मरो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें अपने साथ ना ले डूबो। जिसके बाद ये लोग यहाँ से निकल लेते हैं। हम लोग लिनुवो यहाँ पे हेवेलियर मेडन की डिसाइपल को भी देखते हैं। ये भी आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि डियर मेडन यहाँ पे इन जैसे हरामियों को प्रोटेक्ट करना चाहती थी जो मुसीबत आने पे सबसे पहले अपनी बुंड बजाते हैं। लिनुवो आगे से कहता है लेकिन यहाँ पे अभी भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि हेवेली सिटी को गार्ड कर रहे हैं। इस पे डिसाइपल आगे से कहते हैं कि गार्ड कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे हेवेलियर मेडन की जो डिसाइपल थी उसने यहाँ पे कुछ बड़े एक्सपर्ट्स को आपस में बात करते हुए सुन लिया था। इन भड़वों का भी वही प्लान था कि ये यहाँ पे आखिर तक टिके रहेंगे, एकदम आखिर तक, और जैसे ही यहाँ पे हेवेलियर सिटी पूरी तरीके से बर्बाद होने वाली होगी तब ये लोग यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन इनकी जो रेपुटेशन है वो यहाँ पे बनी रहेगी कि इन लोगों ने आखिरी दम तक यहाँ पे हेवेलियर सिटी का साथ दिया। बेसिकली भीड़ चाल, ये यहाँ पे यंगर जनरेशन को मारने के लिए भेजेंगे और खुद अपने आप को बचाते रहेंगे। ये डिसाइपल आगे से दोबारा कहती है कि पता नहीं इस हेवेलियर सिटी का क्या होगा। हम लोग लिनुवो को देखते हैं यहाँ पे एकदम साफ एक्टिंग कर रहा था। ये कहते हुए इनकी कमीनों की हिम्मत कैसे हुई मैं धोखा देने की। तो डिसाइपल आगे से कहती है नौटंकी ना मत करो, मुझे पता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, सिर्फ अपने लवर को बचाने के लिए। लिनुवो से पूछता है तुम्हें कैसे पता चला। डिसाइपल आगे से कहती है मेरे माथे पे सी नहीं लिखा हुआ है। इसके बाद लिनुवो से पूछता है कि उसका प्लान क्या है। इसके बाद अगला सीन हेवेलियर मेडन सिटी का होता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कई सारे लोग इकट्ठा हुए थे। यहाँ पे वही सब एक्सपर्ट्स यहाँ पे बोल बच्चन कर रहे थे, ये कहते हुए कि यहाँ पे सिचुएशन के बारे में तुम लोगों को पता ही है, हेवेलियर सिटी यहाँ पे कभी भी हारी जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग यहाँ पे मरते दम तक तुम्हारी सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। और अगर अपारियलम यहाँ पे जीत जाता है इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग हमारी लाशों के ऊपर चढ़ के गए हैं। भले ही हम लोग यहाँ पे हारे जाए, लेकिन इसके बावजूद हम यहाँ पे अपारियलम को कोई भी मौका नहीं देंगे कि वो हमें यहाँ पे मजाक बनाए और हमें इस तरीके से कायर कहें। ये लोग भी आगे से कह रहे थे कि हाँ हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम लोग लिनुवो को देखते हैं और उसे इन लोगों की प्लान के बारे में पहले से ही पता था कि ये लोग यहाँ पे शुरुआत से ही भागने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पे हर किसी के दिलों के साथ खेले, उन्हें मौका देके और उन्हें उम्मीद देके कि वो लोग यहाँ पे उनके बचा के रखेंगे। दैट्स हाउ सम कंट्रीज वर्क। यहाँ पे जो डिसाइपल उसका नाम सॉन्ग है जो कि यहाँ पे पहले ही फॉर्मेशन के कोर को ढूंढने के लिए जा चुकी है, और जैसे ही इन लोगों को यहाँ पे कोर मिल जाएगा तो वो लोग उसे डिस्ट्रॉय करके आरे को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसके बाद लिनुवो यहाँ पे गुचेंग के पास चला जाएगा उससे मदद लेने के लिए और गुचेंग इन लोगों को मार देगा, ऐसा लिनुवो को लगता है। इसके बाद हम लोग गुचेंग को देखते हैं जो कि हेवेलियर मेडन से कहता है कि ये सिटी आधे घंटे के अंदर आधे महीने के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसे क्या लगता है कि अब आगे क्या होगा। हेवेलियर मेडन आगे से बताती है कि उसको ये सिटी गार्ड करने के लिए उसके मास्टर ने दी थी, लेकिन इसका यहाँ पे 8 बैरन वेस्टलैंड और 10 डोमेन के साथ में कोई भी लेना देना नहीं है। गुचेंग उसे कहता है कि यार तुम्हारी किस्मत तो कुछ ज्यादा ही खराब है, अगर मैंने यहाँ पे अटैक करने का प्लान न किया होता तो फिर तुम कितने लाखों सालों तक यहाँ पे सिटी को ऐसे ही फालतू में गार्ड करे रहती। हेवेलियर मेडन आगे से बताती है कि वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा यूजलेस थी और अगर गुचेंग हमला न करता तो शायद से वो सिटी के साथ में यहाँ पे दफन हो जाती। इसके बाद वो गुचेंग से चिपकते हुए कहती है कि उसके मास्टर ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी मुलाकात यहाँ पे एक अपर रियलम के सबमिटिंग और यूनिक मैन से होगी, दी गुचेंग से होगी, जिसपे गुचेंग आगे से खुद के ऊपर प्राउड फील करने लगता है। साले तू हरामी है एक नंबर का, प्राउड क्या फील कर रहा है। इसके बाद हेवेलियर मेडन गुचेंग से कहती है ऐसा लगता है कि तुम मुझे और ज्यादा अवॉइड नहीं कर रहे हो, तुम्हें तो पता है अगर गुचेंग यहाँ पे हेवेलियर मेडन के साथ तो सोएगा तो वो हमेशा के लिए ही सो जाएगा, इसलिए वो इतने समय हेवेलियर मेडन को ज्यादातर अवॉइड ही कर रहा था, लेकिन अब गुचेंग यहाँ पे हेवेलियर मेडन को और ज्यादा अवॉइड नहीं कर रहा है। इस पे गुचेंग के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो एटीट्यूड मेंटेन रखते हुए कहता है कि उसे जो चाहिए था वो यहाँ पे पहले उसे मिल चुका है, यानी कि कोर डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसलिए गुचेंग यहाँ पे अगर हेवेलियर मेडन के साथ मारा भी जाता है तो फिर उसे कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हेवेलियर मेडन उसे कुछ भी ऑफर करती है तो वो बेझिझक ले लेगा। ऑफ कोर्स गुचेंग यहाँ पे रिकार्डिनेट हो सकता है तो उसे मरने से बिल्कुल भी डर नहीं, और उसका जो सपना था वो तो पूरा हो ही चुका है हेवेलियर मेडन के ऊपर कब्जा करने का, क्योंकि शील्ड तो पहले ही टूट चुकी है, तुम्हें पता ही है कोर डिस्ट्रॉय हो चुका होगा अब तक। इसके बाद हम लोग यहाँ पे दोबारा हेवेलियर सिटी के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे हम लोग सॉन्ग और लिनुवो को देखते हैं। सॉन्ग ने अपना काम कर दिया था, वहाँ पे फॉर्मेशन का कोड लेके आ चुकी थी, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेशन का कोर 8 हिस्सों में बटा हुआ था। सॉन्ग की जो एबिलिटीज है उस हिसाब से उसने यहाँ पे सिर्फ आधे हिस्से को ही कंट्रोल कर पाई है, यानी कि 4 को। लिनुवो अपने मन के अंदर सोचता है कि इतना ही काफी होगा, इसकी मदद से वो यहाँ पे अरे फॉर्मेशन को काफी इजीली मेल फंक्शन करा सकता है, यानी कि खराब कर सकता है, और गुचेंग के लिए इतना काफी होगा। इसके बाद लिनुवो सॉन्ग से कहता है कि हम लोगों को यहाँ से निकल लेना चाहिए, तो सॉन्ग उसे बताती है कि वो लोग डायरेक्टली सिटी को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, नहीं तो उनको कई सारे एंसेस्टर पकड़ लेंगे, इसलिए उन लोगों को यहाँ पे सिर्फ टेलीपोर्टेशन सर्कल का इस्तेमाल करना चाहिए। लिनुवो से पूछता है कि ये खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन सॉन्ग ने यहाँ पे पहले ही सारी तैयारी कर ली थी, उसने पहले यहाँ के गार्ड्स को इधर उधर भेज दिया था। लेकिन जब ये दोनों सर्कल के पास पहुंचते हैं तो फिर वहाँ पे पहले ही वूडी था, नाम यही है शायद, मुझे याद हो। लिनुवो से
देख के हैरान हो ही रहा था, लेकिन हमें पता है कि वुडी के अंदर गोचंग छुपा हुआ है, इसीलिए वो आगे से नौटंकी करते हुए कहता है कि एल्ड्रस कितने हरामी है साले, उन लोगों ने मुझे यहाँ पे निगरानी रखने के लिए रखा, जबकि मैं यहाँ पे पहले से ही अंधा हो चुका हूँ गेम खेल खेल के। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आ और छोटी आ में अंतर क्या है। ये दोनों भी यहाँ पे वुडी को इस तरीके की हरकतों को करता हुआ देख के हैरान हो जाते हैं और आगे से पूछते हैं कि ये तो उन माउंटेन से वाला है ना, 9 ग्रेड माउंटेन से। लेकिन वो आगे से कहता है कि छोड़ो छोड़ो, हमें उसने हम पे ध्यान नहीं दिया, यही काफी है। इसके बाद दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। हम लोग गोचंग को देखते हैं जो कि वुडी के मन के अंदर सोचता है कि बढ़िया है, ऐसा लगता है कि हेवनली ड्रेस सिटी अब मेरी मुट्ठी में आने ही वाली है। और ऊपर से सॉ यांग भी अब इस जगह को छोड़ने वाला है। सॉ यांग तुम्हें याद होगा वो सेकंड माउंटेन का डिसाइपल, सेकंड माउंटेन मास्टर का डिसाइपल था। इतना काफी होगा, अगर नहीं समझ में आया तो पुरानी वीडियो देख लो जाके, मैं नहीं समझाने वाला। इसके बाद अगला सीन अगली सुबह का होता है, जहाँ पे हम लोग उन सभी एल्डर्स को दोबारा देखते हैं। ये यही सोच रहे थे कि बैटल का अंत चाहे जैसा भी हो, ये लोग यहाँ से रिट्रीट मार लेंगे, जिसके बाद ये 100 सालों बाद वापस आएंगे। लेकिन 100 सालों के बाद भी इनकी इज्जत यहाँ पे फुल ऑन फुल होगी। सभी लोग इन्हें भगवानों की तरह पूजेंगे क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पे खुद का सेक्रीफाइस दिया था और आखिरी समय में भाग गए क्योंकि जीतना मुश्किल था। दैट्स हाउ सम कंट्री एंड गवर्नमेंट वर्क्स। इसके बाद हम लोग लिनवो और यहाँ पे सॉन्ग को देखते हैं, जहाँ पे लिनवो बताता है कि बिना फॉर्मेशन अरे के हेवनली ड्रेस सिटी एक झटके के अंदर ही हारी जाएगी। तो सॉन्ग कहती है कि इन सभी बातों के बारे में सोचने का कोई भी फायदा नहीं है और वो उससे पूछते हैं कि गोचंग किस टाइप का इंसान है। इस पे लिनवो काफी अच्छे से समझाता है कि गोचंग एक नंबर का पाखंडी, कमीना, चालाक और दो मुही आदमी, यानी कि दो चेहरे वाला, एक अच्छा और एक बुरा, एक कमीना और एकदम कमीना। तो फिर सॉन्ग लिनवो से पूछती है अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा उसके ऊपर घिना आ रही है तो फिर तुम उसके लिए ये सब वादा क्यों कर रहे हो, क्या वो अपना वादा पूरा भी करेगा। लिनवो आगे से बताता है क्योंकि उसके पास कोई चॉइस नहीं है। इस पे सॉन्ग उसे कहती है इसका मतलब ये है कि तुमने उसके साथ बिना कोई भी समझौता किए हुए ये सब कुछ करने के लिए मान गए, और अगर सोचा जाए कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है तो वो हमारे साथ यहाँ पे कुछ भी कर सकता है अगर वो चाहे तो, और तुमने बिना कुछ सोचे समझे या रिफॉर्मेशन मुझसे निकलवा ली। अब उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि गोचंग बाहर निकलता है, जो कि सॉन्ग से कहता है क्योंकि इस बेचारे के पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी। लोग गोचंग को देख के हैरान हो ही रहे थे कि गोचंग इन लोगों से पूछता है कि तुमने वो टास्क पूरा किया जो मैंने कहा था। लेकिन वो आगे से बताता है कि उसने अपने एग्रीमेंट के हिसाब से हेवनली ड्रेस सिटी फॉर्मेशन के 8वें हिस्से की चाबी ले आई है, लेकिन साथ वो बाकी नहीं ले पाया है। गोचंग उसे पूछता है कि सिर्फ एक ही लाए हो, तो लिनवो उसे बताता है कि एक ही काफी होगी सिटी या रिफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसके बाद वो गोचंग से कहता है उम्मीद करता हूँ कि तुम अपना वादा पूरा करोगे और लिनवो को जाने दोगे, लुबी को जाने दोगे, लिनवो की क्रश लवर जो भी हो। और तुम्हें पता है कि गोचंग यहाँ पे कैसे किसी को डरा धमकाता है दूसरे लोगों का इस्तेमाल करके। लिनवो से कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम सही टाइम पे आ गए, नहीं तो मेरे क्लैन का एक एक्सपर्ट यहाँ पे तुम्हारे लवर के ऊपर आंख रखे हुए था, कह रहा था कि मैं उसे स्लेव के तौर पे उसे दे दूं। और मैं इस बारे में सोच ही रहा था कि मुझे उसको स्लेव के तौर पे दे देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। अच्छा वो तुम सही टाइम पे आ गए, नहीं तो मैं उसके साथ नेगोशिएट करने वाला था। जिस पे लिनवो लुबी को लेके एंटी-एरिज्म सोचता है। और जब सॉन्ग यहाँ पे पता चलता है कि गोचंग कितना ज्यादा हरामी और कितना ज्यादा हार्टलेस और क्रूअल है, वो भी ये सब कुछ कहते हुए एकदम मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ में, तो फिर उसे ऐसा लगता है कि गोचंग ने उसकी मास्टर के साथ भी कुछ कांड किए होंगे। इसके बाद गोचंग से पूछती है कि डियर मेडन कहाँ है, उसे मिलना है। तो फिर हेवनली डियर मेडन बाहर निकलती है और वो सॉन्ग से कहती है कि बॉक्स इसे दे दो, तो मैं यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। लेकिन सॉन्ग जैसे ही डियर मेडन को देखती है तो फिर उसे गले लग जाती है, ये कहते हुए कि उसने यहाँ पे डियर मेडन को बचाने के लिए ही हेवनली ड्रेस सिटी की फॉर्मेशन का कोड चुराया है। इस पे डियर मेडन उसे कहती है कि चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे चीजें कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई हैं, तो फिर सॉन्ग को अब यहाँ पे वापस 8 बैरन वेस्टलैंड जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगला सीन दोबारा हेवनली ड्रेस सिटी का होता है और अपर रियलम दोबारा यहाँ पे हेवनली ड्रेस सिटी के ऊपर हमला करने लगा था। तो फिर जो एल्डर्स यहाँ पे भागने की तैयारी कर रहे थे वो यहाँ पे इनका सामना करने के लिए जाते हैं और यंगर जनरेशन से कहते हैं अगर वो लोग इन्हें होल्ड बैक नहीं करते हैं तो फिर उन्हें रिट्रीट करने ला है। इस पे ये सभी आगे से आंसू बहाने लगते हैं, ये कहते हुए हमारे सीनियर्स हमारे लिए बलिदान दे रहे हैं। जिसके बाद हेवनली ड्रेस सिटी के जितने भी इमॉर्टल एक्सपर्ट थे वो सभी शील्ड से बाहर निकल जाते हैं हमला करने के लिए, और अपर रियलम के जितने भी इमॉर्टल एक्सपर्ट थे वो उनके साथ फाइट करने लगते हैं, ये कहते हुए कि इन्हें दिखा देते हैं कि हम लोग किस चीज से बने हुए हैं। इसके बाद दोबारा आपस में भिड़ जाते हैं और अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फाइट करने लगते हैं। हम लोग साइड से गोचंग को देखते हैं जो कि ये सब कुछ देख रहा था। वो आगे से कहता है ये हेवनली ड्रेस सिटी के एक्सपर्ट साले कुछ ज्यादा ही चालाक हैं, ये डायरेक्ट मेरे ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि मैं इनकी सट्टी पिट्टी गुल कर दूंगा, इसलिए यहाँ पे कुछ ऐसों के साथ भिड़ रहे हैं जो मुझसे ज्यादा कमजोर हैं। वहीं गोचंग यहाँ पे आफ्टर लाइफ लैंड के बारे में सोचते हुए कहता है कि पता नहीं मुझे वहाँ पे कौन सा ट्रेजर मिलेगा, ये वही लैंड है जहाँ पे किंग लॉन्ग गया हुआ था। हम लोग यंगर जनरेशन को देखते हैं आगे से चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि सीनियर्स यहाँ पे गोचंग के ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं, वही तो है यहाँ पे इस पूरी फसाद की जड़। हम लोग सीनियर जनरेशन को देखते हैं अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये बच्चे क्या सोच रहे हैं, हम लोग गोचंग से भिड़े कि हम लोग वहाँ पे रिट्रीट करने के लायक भी बचेंगे उससे भिड़ने के बाद में। इसके बाद हम लोग स्पेस को देखते हैं तो फिर इसके से एक एशियंट व्हील बाहर आ रहा था, वो सभी लोग उसे देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये मिस्टिक ट्रेजर था और ऊपर से ये वाला ट्रेजर यहाँ पे नाउन हेवनली माउंटेन्स के किसी मास्टर का था जिसका नाम एशियंट व्हील है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो व्हील जैसे ही यहाँ पे सीधा फॉर्मेशन के ऊपर गिरता है तो फॉर्मेशन खुद को रिपेयर कर नहीं पा रही थी, उसे काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। सभी लोग आगे से कहते हैं कि इस फॉर्मेशन के साथ क्या हुआ भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही टाइम ले रहे खुद को रिपेयर करने में। हम लोग सीनियर जनरेशन को देखते हैं आपस में बात करते हुए कहते हैं आरामी तुझसे हमने कहा था कि हमें शुरुआत से यहाँ से कट लेना चाहिए, ग्लोरी और सामान के चक्कर में हमें यहाँ पे मरवा दिया, यहाँ से रिट्रीट भी नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे वो व्हील आगे बढ़ा था वैसे वैसे अरे फॉर्मेशन टूटती जा रही थी। सभी लोग आगे से कहते हैं कि सारे फॉर्मेशन के साथ क्या हो रहा है, ये लगातार टूटते हुए क्यों जा रही है। इसके बाद इन लोगों को समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ यहाँ पे अरे फॉर्मेशन के कोर की वजह से हो रहा है। इसके बाद वो सभी लोग गोचंग के हाथों में देखते हैं तो गोचंग के हाथों में यहाँ पे अरे फॉर्मेशन का कोर का फ्रेगमेंट था, इसीलिए गोचंग यहाँ पे अरे फॉर्मेशन को काफी इजीली ही डिस्ट्रॉय करे जा रहा था। और गोचंग उन लोगों से कहता है अगर सबसे ताकतवर बुनियाद यहाँ
यहाँ पे तोड़ दी जाए तो मकान अपने आप ही ढह जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि हेवनली डेयर के जितने भी इमॉर्टल एक्सपर्ट थे वो सभी एक साथ यहाँ पे काम करने लगते हैं ताकि वो यहाँ पे मिस्टर ग्रेट के ट्रेजर के हेवनली एशियंट व्हील को रोकने की कोशिश कर सके। और जब यहाँ पे ये एक साथ काम कर रहे थे तो फिर इनकी ताकत मिला के ये सक्सेसफुल यहाँ पे एशियंट व्हील को पीछे खदाड़ने में कामयाब हो जाते हैं। इससे ये लालम लाल बुढ़ा काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये सभी इमॉर्टल एक्सपर्ट एक साथ काम करके यहाँ पे इस एशियंट व्हील को पीछे धकेलने में कामयाब हो गए। हम लोग यंगर जनरेशन को देखते हैं जो काफी ज्यादा खुश हो गए थे कि यहाँ पे इनके जो सीनियर्स है वो सक्सेसफुली यहाँ पे एशियंट व्हील को पीछे खदेड़ने में कामयाब हो गए। अब ये लोग यहाँ पे जीत जाएंगे। लेकिन अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि जब ये खुशी हो रहे थे उसी टाइम पे गुचेंग अपने हेलमेट का इस्तेमाल करता है जो कि शू से जाते हुए सीधा उस सारे फॉर्मेशन को तोड़ते हुए अंदर घुसता है, जिसके फोर्स की वजह से ये सभी बुड्ढे दूर जाके गिरते हैं। जिसके बाद वो सीधा कुछ लोगों के ऊपर जा गिरता है, इससे वहां पे तगड़ा धमाका होता है और जो उसके आसपास थे वो भी मारे जाते हैं। इसके बाद लालम लाल बुड्ढा अपने मन के अंदर सोचता है कि गुचेंग ने यहाँ पे जानबूझ के दोनों साइड्स को यहाँ पे आपस में लड़ने दिया, जिससे वो दोनों ही साइड आपस में लड़ मर के थक जाएंगे और दोबारा हमला करने के लिए काबिल नहीं होंगी। इसके बाद गुचेंग इस पूरे मौके का फायदा उठा के यहाँ पे खुद को बड़ा हीरो दिखा देगा सीधा बैरियर को तोड़ के। इससे लालम लाल बुड्ढे को समझ में आ जाता है कि गुचेंग उसकी सोच से भी ज्यादा कमीना और स्कीमिंग बंदा है। हम लोग कुछ अपर रियलम के इमॉर्टल एक्सपर्ट को देखते हैं जो कि उस हेलमेट के बारे में बात कर रहे थे कि इस पूरे वेपन की तरफ गोल्डन और शाइनी एनर्जी क्यों है, ये कुछ अजीब सा नहीं है क्या। इस पे दूसरा वाला इमॉर्टल एक्सपर्ट आगे से कहता है कि पूरी गू फैमिली ही अजीब है यार, अब इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हेलबर्ट ने एक लड़की को अपना शिकार बनाया था। दैट्स ब्रूटल। गुचेंग ने यहाँ पे हेलबर्ट के ऊपर गोल्डन एनर्जी को इसलिए फ्यूज किया ताकि किसी को पता न चले, क्योंकि ये रियल हेलबर्ट है, द डीमन वेपन, जो कि असली डीमन लॉर्ड इस्तेमाल करता था, यानी गुचेंग की रियल बॉडी। नहीं तो और किसी को पता चल जाएगा कि गुचेंग कौन है और कितना हरामी है वो। इसके बाद हम लोग यंगर जनरेशन को देखते हैं, ये भी नहीं मान रही, अभी भी लड़ना ही है। ये आगे से कहते हैं कि मान जाए लेकिन वचन न जाए, इसलिए सभी दोबारा अपर रियलम के साथ लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग अपर रियलम वाली साइड को देखते हैं, ये भी आगे से हेवनली डेयर सिटी के ऊपर हमला कर देते हैं। ये कहते हैं कि किसी को भी ना छोड़ना, दिखा दो सालों कि कौन है कितना ज्यादा पावरफुल। इसके बाद ये सभी यहाँ पे आपस में भिड़ने लगते हैं और ये यंगर जनरेशन वर्सेस यंगर जनरेशन हो रहा था। हम लोग जुआन टियान को देखते हैं जो कि यहाँ पे 6 क्राउन प्रिंस के साथ फाइट करने की कोशिश करता है और ये अपना बायोडेटा कर रहा था। तो उसी टाइम पे 6 क्राउन के मुंह के ऊपर घुसा मार देता है। ये कहते हैं कि मुझे तुम्हारे नाम से क्या लेने देना यार, हारने वाले हो वैसे भी, और एक पंच के अंदर ही ये हारा जाता है। इसके बाद हम लोग वैंग को देखते हैं और ये भी कम नहीं, यहाँ पे लोगों को मार रही है, कहते हुए सरेंडर कर दो तो फिर मैं जाने दूंगी। लेकिन वो बंदा साफ मना कर देता है, ये कहते हुए जान जाए पर वचन न जाए, हम लोग कभी सरेंडर नहीं करेंगे। तो वैंग उसके मुंह के ऊपर लात मारती है, ये कहते हुए ना करो यार सरेंडर, कम से कम अपने बारे में तो ना बताओ, नहीं जानना हमें तुम्हारा नाम, यू आर जस्ट ए साइड कैरेक्टर। जिसके बाद हम लोग हेवनली डेयर मेडन को देखते हैं जो कि हेवनली डेयर सिटी से यही कहती है कि सरेंडर कर दो, इससे यहाँ पे और ज्यादा कैजुअलिटी नहीं बढ़ेंगी। हम लोग एक डिसेबल को देखते हैं जो आगे से चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि हम सरेंडर नहीं करने वाले हैं, तुम्हें अगर लगता है कि हम तुम्हारी तरह मौत से डरते हैं जो कि सरेंडर कर देंगे। यहाँ पे सीनियर है, एंसेस्टर है, उन सभी ने यहाँ पे हमें रेनफोर्स किया है। कुछ ही देर में यहाँ पे बाकी लोग भी आते ही होंगे जिससे हम लोग यहाँ पे जीत जाएंगे, कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। लेकिन जब ये बेचारे अपने सामने देखती तो फिर इसके जितने भी सीनियर थे वो पहले ही सरेंडर कर चुके थे। वो सभी गुचिंग से कहते हैं कि हम लोग सरेंडर करने के लिए रेडी हैं और कभी भी आपके खिलाफ नहीं जाएंगे, हमें आपसे कोई भी लेना देना नहीं है, हमें बस अपनी जिंदगी बचानी है। वैसे भी हेवनली डेयर सिटी पहले ही खत्म होने वाली है, तो फिर इसके लिए लड़ने से क्या ही फायदा मिलेगा। इस पे यंगर जनरेशन के हाथों से भी स्वॉर्ड नीचे गिर जाती है। वो सभी आपस में बात करते हुए कहते हैं कि ये शुरुआत से ही यहाँ पे सरेंडर करना चाहते थे, यानी कि शुरुआत से ही जो ये लोग लड़ रहे हैं वो सिर्फ एक दिखावा था और कुछ भी नहीं। हम लोग गुचेंग को देखते हैं जो कि अपने सोल्जर से कहता है कि इन सभी को यहाँ से लेके चले जाओ और जेल के अंदर बंद कर लो। वो सभी आगे से कहते हैं कि ये तो गलत बात है। तो गुचेंग आगे से कहता है कि चिंता ना करो, तुम लोगों ने यहाँ पे जैसा परफॉर्म किया है वैसा ही यहाँ पे मैं तुम्हें ऐसा ट्रीट करूंगा, तुमने जितनी भी मौतें ली है उस हिसाब से तुम्हें यहाँ पे ट्रीटमेंट मिलेगा। इसके बाद अगला सीन आफ्टर लाइफ लैंड का होता है जहाँ पे ये सभी बुड्ढे एकदम नंगे धड़ंगे खड़े थे। वहीं पे जिसके लंबे बाल जो सबसे आगे खड़ा है वो आगे से कहता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, हेवनली डेयर सिटी हारी जा चुकी है। इसे यहाँ पे पहले एनर्जी के फ्लक्चुएशन से पता चल चुका था कि कोई आने वाला है और इन्हें पता था कि वो और कोई नहीं गुचेंग ही होगा। और ऊपर से यहाँ पे हेवनली डेयर मेडन को यहाँ पे आने का रास्ता भी पता है, तो वो लोग यहाँ पे बिना किसी दिक्कत के आ सकते हैं। इसलिए बुड्ढा बाकी बुड्ढों से कहता है कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ बैठे के मरने का इंतजार नहीं कर सकते हैं, हमें यहाँ पे कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। इसके बाद हम लोग गुचेंग को देखते हैं जो कि हेवनली डेयर सिटी से कहता है कि देखो भाई, हेवनली डेयर मेडन की खातिर मैं यहाँ पे तुम लोगों को आखिरी मौका देता हूँ, जो भी लोग सरेंडर करेंगे वो लोग जिंदा रहेंगे, जो यहाँ पे अभी भी बगावत पे उतरे रहेंगे वो मौत के घाट उतर जाएंगे। असल में अगर तुम लोग मर भी जाओ तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हेवनली डेयर मेडन ने मुझसे कहा है कि मैं यहाँ पे तुम लोगों को जितना हो सके उतना कम मारूं, जिससे हेवनली डेयर सिटी पूरी तरीके से बर्बाद ना हो जाए, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे आखिरी मौका दे रहा हूँ। इस पे इन सभी को समझ में आ जाता है कि इसीलिए हेवनली डेयर मेडन ने कुछ वजहों से पहले सरेंडर कर दिया था। इसके बाद गुचेंग हेवनली डेयर मेडन से कहता है कि चलो हम लोग आफ्टर लाइफ लैंड के ऊपर चलते हैं। वहीं पे हेवनली डेयर मेडन अपने मन के अंदर सोचती है कि ये बंदा उतना ही ज्यादा हार्टलेस नहीं है जितना लोग कहते हैं। गुचेंग उनसे पूछता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, तो हेवनली डेयर मेडन उसे कहती है कि जब तुम यहाँ पे नहीं थे तो फिर मुझे तुम्हारे बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पता चली। गुचेंग पूछता है कौन सी इन्फॉर्मेशन, तो हेवनली डेयर मेडन उसे कहती है मुझे पता चला कि तुमने अपनी यंगर सिस्टर यानी कि जियान की डॉबन उखाड़ ली थी अपने ही हाथों से। गुचेंग आगे से कहता है कैसी बातें करते हो, ये सब एकदम झूठ झूठ होती है इन्फॉर्मेशन, इनके ऊपर यकीन नहीं किया जाता। जस्ट लाइक इंडियन मीडिया, इनमें जो आता है इनके मन में ये वो कह देते हैं डोंट केयर अबाउट इट। फिर इसके बाद ये दोनों यहाँ पे
आफ्टर लाइफ लैंड्स की तरफ चले जाते हैं। हेवनली डियरमिडन आगे से कहती है कि हम लोग सीधा वहीं पे ही जा रहे हैं बिना किसी तैयारी के। इस तरीके से डायरेक्ट घुसना ठीक भी रहेगा, कहीं ये पाला हमारे ऊपर ही उल्टा ना पड़ जाए। गुचेंग आगे से कहता है कि जब तक वो लोग यहाँ पे ट्रू इमॉर्टल रियलम पे नहीं पहुंचते तब तक मुझे उनसे क्यों डरना चाहिए। मेरे पास ही यहाँ पे 9 ग्रेट माउंटेन्स के डिवाइन मार्क है और ऊपर से साथ ही मेरे पास इमॉर्टल स्लेइंग गार्ड भी तो है। हम लोग लगे हाथ किसी को भी पेल सकते हैं, कोई आके हमारे साथ थोड़ा बहुत चिली चोज तो करे। इसके बाद गुचेंग यहाँ पे जैसे ही आफ्टर लाइफ लैंड्स के अंदर पहुंचता है तो फिर उसे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इमेंस मात्रा में रिकार्नेशन की एनर्जी महसूस होने लगती है, जो एक तरीके से यहाँ पे गुड और बैड न्यूज ये भी थी, क्योंकि अगर यहाँ पे रिकार्नेशन एनर्जी है तो फिर कोई रिकार्नेट भी हो रहा है, यानी कि मुसीबत खड़ी हो सकती है। हालांकि गुचेंग जब अंदर पहुंचता है तो ये लोग पहले अपने घुटने टेक देते हैं, ये कहते हुए कि हम लोग आपके सामने सरेंडर करते हैं, हम लोग अपनी वफादारी आपको देते हैं मास्टर गुचेंग। लेकिन गुचेंग उन्हें इग्नोर करते हुए इनके पीछे किसी फूल को देखता है तो हेवनली डियरमिडन आगे से बताती है कि वो ब्लड पूल है और उसके अंदर से निकलता हुआ और लगातार बढ़ते ही जा रहा है और स्ट्रॉन्गेस्ट बनते जा रहा है। फिर इसके बाद एक बंदा यहाँ पे गुचेंग को बताता है कि उसे इस जगह के थोड़े बहुत सीक्रेट्स के बारे में पता है। वो बंदा गुचेंग को बताता है कि लेजेंड्स के हिसाब से यहाँ पे एक बिगिनिंग एरा से ही ट्री ग्रो हो रहा है, जो कि इस पूल के अंदर है। बिगिनिंग एरा का मतलब है यानी कि जब इमॉर्टल वर्ल्ड या फिर इन सब चीजों की शुरुआत हुई थी। वो पेड़ यहाँ पे पता नहीं कितने सभी एरा से लगातार ग्रो होते आ रहा है। भले यहाँ पे उसकी लाइफ एनर्जी बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन जब तक वो यहाँ पे बना रहता है तब तक वो कभी खत्म नहीं होगा। भले चाहे साल हो जाए, अरबों खरबों निकल जाए, लेकिन वो यहाँ पे मरेगा नहीं, हमेशा जीता ही रहेगा जब तक कोई उसे काट न दे। गुचेंग आगे से हैरान होते हुए कहता है कि एक पेड़ जो कि बिगिनिंग एरा से है तो फिर वो यहाँ पे एक मिस्टिक ट्री ही होगा ना, जिसका लेवल एकदम सेम यहाँ पे वर्ल्ड ट्री के बराबर का होगा। फिर गुचेंग हम लोगों को बताता है अगर ये पेड़ यहाँ पे है तो फिर यही एक वजह हो सकती है कि अभी तक कोई भी यहाँ पे ट्रू डिवाइन इमॉर्टल रियलम इस अपर रियलम के अंदर पैदा नहीं हुआ। दूसरा वाला बंदा गुचेंग से कहता है कि वो ट्री इस पेड़ के अंदर ही होना चाहिए, सॉरी इस पूल के अंदर ही होना चाहिए। फिर हेवनली डियरमिडन गुचेंग को बताती है कि लेजेंड ऐसा कहते हैं कि आज तक कोई भी यहाँ पे बिगिनिंग एरा ट्री के पास तक नहीं जा सका। पता नहीं ये बात सच है या नहीं। गुचेंग आगे से कहता है कि ये बात झूठी ही हो सकती है, अगर ये बात सच होती तो फिर वो लोग उसे यहाँ तक ला कैसे पाते उस बिगिनिंग एरा ट्री को। इसलिए गुचेंग को समझ में आ जाता है कि इस पेड़ के साथ कुछ तो बाकी है, कुछ तो अधूरा अधूरा सा ही है। अब इसके बाद गुचेंग यहाँ पे एक्सप्रेशन पूरी तरीके से बदलने लगते हैं क्योंकि उसके मन के अंदर लड्डुओं की एकदम बाढ़ आ गई थी। गुचेंग हम लोगों को बताता है कि बिगिनिंग एरा का ट्री यहाँ पे एक डिवाइन ऑब्जेक्ट है, जो कि पूरे रियलम के लिए ही बहुत ज्यादा जरूरी और फॉर्चून जैसा होता है। इस पेड़ को यहाँ पे अपर रियलम से चुरा के यहाँ पे लाया गया था और जैसे ही यहाँ पे इस पेड़ को अपर रियलम से चुरा लिया गया था, वैसे ही यहाँ पे अपर रियलम का जो फॉर्चून था यानी कि स्पिरिचुअल एनर्जी एक तरीके से समझ लो इतनी ज्यादा कम हो गई कि हेमेलिडा एक तरीके से पूरी तरीके से खत्म ही हो गया। इसलिए ऊपर अपर रियलम में जो कल्टीवेटर्स है वो यहाँ पे ज्यादातर अच्छे से कल्टीवेट नहीं कर पाते हैं और ट्रू इमॉर्टल रियलम पे ही अटक जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये चीज समझ में आ रही हो। कुछ हम लोगों को बताता भी है कि इस ट्री की वजह से यहाँ पे हेवन एंड अर्थ का जो रूल है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। इस वजह से यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो ट्रू इमॉर्टल्स अच्छे से अचीव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर गुचेंग यहाँ पे इस पेड़ को खुद के लिए रिफाइन कर ले तो फिर क्या वो यहाँ पे डायरेक्टली पूरे रियलम को कंट्रोल नहीं कर रहा होगा अपर रियलम के अंदर एक ट्रू इमॉर्टल की तरह, जिससे वो यहाँ पे अपर रियलम के पूरे रोल्स ही बदल सकता है। बेसिकली वो राजा बन जाएगा अपर रियलम का, कोई भी फैमिली उसके सामने टिक नहीं पाएगी। और गुचेंग ये सब कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पे ये खतरनाक मुस्कान आ रही है तो वो एकदम बौखलाते हुए मुस्कुरा रहा था। डियरमिडन उसे कहती है डियर अपने चेहरे के ऊपर थोड़ा ध्यान दो, तुम्हारे एक्सप्रेशन यहाँ पे सबकी बुंड फाड़ रहे हैं, मेरी भी। ट्रेजर देखते ही इसके असली रंग सामने आ जाते हैं, इसके अंदर की पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है, बस ट्रेजर दिखा दो इसे कोई। खैर इसके बाद टोकने पे गुचेंग अपने एक्सप्रेशन को संभालता है और नॉर्मल हो जाता है। खैर इसके बाद ये एक्सपर्ट यहाँ पे गुचेंग को कुछ बताना चाहता था तो गुचेंग उसे कहता है बेधड़क बोलो यार, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। तो वो एक्सपर्ट गुचेंग को बताता है कि कुछ दिनों पहले यहाँ पे लिन किंगलोंग आया था अज़ूर ड्रैगन क्लैन से, लिन फैमिली की तरफ से, यानी कि कोई रिश्तेदार हो सकता है, और वो लोग इस ब्लड पूल के अंदर घुस गए थे। गुचेंग आगे से कहता है लिन किंगलोंग, लिन फैमिली, और इसके अगले ही सीन में हम लोग लिन वो को देखते हैं जो कि बेचारा अपने घर पे आया हुआ था लेकिन इसका घर अब खाली खाली सा हो गया था। और गुचेंग हम लोगों को बताता है कि गुचेंग को पता है कि लिनवो का जो फॉर्चून है वो सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो उसे यहाँ पे इमॉर्टल स्लेइंग गार्ड तक ही पहुंचा सके। लिनवो का जो फॉर्चून है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो उसे यहाँ पे एक किंग लेवल का बंदा बना सकता है, यानी कि ट्रू इमॉर्टल। लेकिन भाई की बस एक ही कमी रह गई कि वो लड़कियों के पीछे पड़ गया, एंड ब्रो इज गोना डाई फॉर द गर्ल। इसके बाद अगला सीन स्ट्रिप का होता है जहाँ पे हम लोग वैंग, किंग ऑफ सिक्स कार्ड और फिनिक्स प्रिंसेस को देखते हैं, जहाँ पे इनकी बातों से हमें पता चलता है कि अब यहाँ पे विक्ट्रीन लोगों के हाथों में आ चुकी है तो ये सभी लोग रिट्रीट कर लें और यहाँ से अपारिलम वापस जा रहे हैं। वहीं पे वैंग किंग ऑफ सिक्स क्राउन से पूछती है क्या तुम अभी भी गुचेंग को यहाँ पे अपना राइवल समझते हो, तुम इस बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारा ओपिनियन क्या है। इस पे किंग ऑफ सिक्स क्राउन आगे से कहता है कि वो सभी लोगों के लिए बड़ा एग्जाम्पल है, सभी लोगों के लिए, यहाँ तक कि हमारे लोगों के लिए भी। वैंग उसे कहती है बहुत बढ़िया, तुमने यहाँ पे अपने जीने की संभावना को बढ़ा लिया। इसके बाद अगला सीन जियान और यांग का होता है जहाँ पे ये दोनों बात ले रही थी। वहीं पे यान जियान से कहती है कि हम लोग गुचेंग को बिना गुड बाय कहे ही यहाँ पे चले, ये ठीक भी है। जियान ऑफ कोर्स साम बना कर देती है, ये कहते हुए कि मैं उसे गुड बाय क्यों कहूँ भाई, मेरा उससे क्या लेना देना, वो मेरे लिए क्या करता है। यान उसे कहती है कि तुम आजकल कुछ ज्यादा है मूडी और गुस्सेल हो रही हो, आखिर उसने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है। इस पे जियान आगे से कहती है कि उसके पास तो टाइम ही नहीं है मुझसे फेयरवेल और गुड बाय कहने के लिए। दरअसल ये जियान ने यहाँ पे हेवनली डियरमिडन और गुचेंग को एक साथ देख लिया था चिपकते हुए, बाकी तुम लोगों को पता ही है। इधर यान ने जियान से कहती है कि तुम गुस्सा ना हो यार, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ रिलैक्स होने में, लेकिन जियान जब कुछ बड़ी बड़ी चीजों को छूती है तो फिर उसे रिलैक्सेशन की जगह पे गुस्सा आ रहा था। चिंता ना करो जियान, हम लोग तुम्हें पसंद करते हैं चाहे कितने भी छोटे हो, सिर्फ तुम्हारी ग्रीडी पर्सनैलिटी की
वजह से एकदम लालची औरत हो तुम एक नंबर की। अब इसके बाद गोचंग बाहर निकलता है तो डाउ उसे बताता है कि जितने भी इमॉर्टल एकेडमी के जीनियस और बाकी क्लैन मेंबर्स थे वो सभी अपने घर वापस जा चुके हैं। गोचंग उसे पूछता है कि जियान के बारे में क्या, तो डाउ उसे बताता है कि जियान बिना गुड बाय कहे यहाँ से चली गई। गोचंग आगे से कहता है बड़ी गंदी बात है यार, मैंने उसके लिए यहाँ पे इतना अच्छा सब सामान इकट्ठा किया तो वो बिना कुछ कहे ही चली गई। अब इसके बाद लेन वो गोचंग से कहता है कि तुमने मुझसे जो कहा था मैंने वो सब कुछ कर दिया, अब तुम अपना वादा पूरा करो। तुमने वादा किया था तुम यहाँ पे इसे ही हेमेली डियर सिटी के ऊपर कब्जा कर लोगे तो फिर लुई को जाने दोगे। गोचंग उसे कहता है कि अभी भी कुछ काम बाकी है जो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए करो, जिसके बाद मैं तुम दोनों को जाने दूंगा। नहीं जाने देगा हरामी है। लिन वो भाई भाग जा, बचा ले अपनी जिंदगी। लिन वो उसे पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या ही कर सकता हूँ, तो गोचंग उसे कहता है कि तुमने यहाँ पे भले ही मुझे यहाँ पे रिजेक्ट करने का फैसला कर लिया है, लेकिन तुमने जो कारनामे यहाँ पे किए हैं उसकी मेहनत तुम बेकार जाए तो जाने नहीं दोगे ना। लिन वो आगे से कहता है बताओ भाई क्या करना है, तो गोचंग उसे बताता है कि हेमेली डियर सिटी जैसे ही यहाँ पे नीचे गिरी तो फिर तुम्हारी फैमिली और लिन फैमिली क्लैन यहाँ पे पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। मैंने उन्हें आज तक देखा ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो उन्हें दोबारा ढूंढ निकालने में। जिसके बाद अगला सीन 1 महीने के बाद का होता है। हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग जंगल के अंदर गए थे जिनके ऊपर बिस्ट हमला कर देते हैं, तो फिर वहाँ पे वूडी आता है जो कि उस बिस्ट को मार गिराता है और उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग ठीक तो हो, तो फिर साओ यांग आगे से कहता है कि हम लोग ठीक हैं। वूडी उन लोगों से कहता है कि बैटल की वजह से यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर हैं वो सभी इधर उधर घूमने लगे हैं क्योंकि लड़ाई हर जगह हो रही है, इसलिए जंगल से थोड़ा दूरी रहा करो। फिर साओ यांग अपने मन के अंदर सोचता है कि जब से यहाँ पे 9 ग्रेट माउंटेन्स हारा है तब से वूडी पूरी तरीके से बदल चुका है, कहीं ये सब कुछ थर्ड माउंटेन मास्टर की मौत की वजह से तो नहीं हुआ। वूडी लोगों से पूछता है कि तुम लोग ठीक तो हो, तो वो सभी कहते हैं कि हम लोग ठीक हैं। वूडी के बिना वो लोग कुछ भी ना कर पाते। वूडी उनसे कहता है ये सब बातें कहती लेने हमारे लिए सबसे जरूरी काम यहाँ पे फर्स्ट माउंटेन मास्टर को ढूंढना है जहाँ पे वो लोग कल्टीवेट कर रहे हैं। अगर हम उन्हें ढूंढ लेते हैं तो फिर वो यहाँ पे कुछ ना कुछ तरीका निकाल ही लेंगे सब कुछ ठीक करने का। इसके बाद साओ यांग के हाथों में एक डिवाइस था जिसकी मदद से वो लोग यहाँ पे फर्स्ट माउंटेन मास्टर को ढूंढ रहे, तो वो आगे से रिस्पॉन्ड करने लगता है, जिससे इन्हें समझ में आ जाता है कि फर्स्ट माउंटेन मास्टर का जो सर्कुलेशन है वो आस पास होना चाहिए। इस पे वूडी आगे से कहता है भगवान का शुक्र है कि हेवन ने हमें छोड़ा नहीं, वो अभी भी हमारे साथ ही हैं। अगर फर्स्ट माउंटेन मास्टर हम लोगों को मिल जाते हैं तो फिर हम लोग सभी लोग को बचा सकते हैं। खैर इसके बाद लोग उस डिवाइस को फॉलो करते हुए यहाँ पे एक विलेज के अंदर आ जाते हैं। विलेज के अंदर ज्यादातर लोग कल्टीवेट तो नहीं करते थे, यानी कि कल्टीवेटर्स नहीं थे, लेकिन इनकी जो वाइटल फोर्स थी वो लाजवाब थी। साला 2 टन का पत्थर उठाए ले जा रहे थे, वो भी लड़कियां। वूडी आगे से कहता है यहाँ तक कि यहाँ के मॉन्स्टर भी इस विलेज के ऊपर अटैक नहीं करते हैं। सोचो इनकी स्ट्रेंथ क्या होगी अगर ये कल्टीवेट करने लगे। और इन सभी चीजों से इन्हें अंदाजा लग जाता है कि यही जगह शायद से फर्स्ट माउंटेन मास्टर की सर्कुलेशन की हो सकती है। हालांकि ये लोग विलेज के अंदर घुस पाते कि उससे पहले एक बच्चा इनका रास्ता रोक लेता है ये कहते हुए कि अंदर ना आना, हमारे विलेज से निकल जाओ। तो उसकी दादी अम्मा उसे कहते हैं कितना ज्यादा गुस्सा नहीं इनके ऊपर, ये हमारी मुंडी बजा सकते हैं। साओ यांग यहाँ पे काफी ज्यादा दयालु बनना था, वो आगे से माफी मांगता है इस तरीके से घुसने के लिए और इनसे कहता है कि वो यहाँ पे किसी को ढूंढने के लिए आया है। दादी अम्मा आगे से पूछते हैं किसे ढूंढना चाहते हो, तो साओ यांग आगे से कहता है कि वो किसी ऐसे पर्सन को ढूंढ रहे हैं जो उनमें से सबसे ज्यादा बूढ़ा होगा। दादी अम्मा कैसे कहती है कि सबसे बूढ़ा। इसके बाद वो उन लोगों को बताते हैं कि उन लोगों को माउंटेन की पीछे वाली जगह पे जाना चाहिए। वहाँ पे एक डिवाइन लुकिंग बुढ़ा आदमी रहता है जो कि यहाँ पे काफी टाइम से ही है और वो यहाँ पे हमेशा मदद करने के लिए आता ही रहता है जब भी विलेजर्स को जरूरत रहती है। हालांकि वो उन्हें आगाह भी करती है कि उस माउंटेन के पास एक बीस्ट रहता है जो कि उस माउंटेन को गार्ड करता है, तो संभल के जाना कि उसकी दावत न बन जाओ। इसके बाद हम लोग गुचेंग और डा को देखते हैं जो कि बून डोमेन के अंदर आते हैं। गुचेंग डा से कहता है कि ये बून डोमेन कुछ ज्यादा ही साला रिमोट एरिया में रहती है, यानी कि खाली खाली। बाकी डोमेन्स के मुकाबले में ये तो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, जहाँ देखो वहाँ पे हड्डियां ही पड़ी हुई हैं। डा आगे से पूछता है कि आप यहाँ पे किसी को ढूंढने के लिए आए हैं क्या, तो गुचेंग आगे से कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पे किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो खुद मुझे यहाँ पे ढूंढने के लिए आएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ पे आते हैं जो कि गुचेंग से कहते हैं कि तुम गो फैमिली से ही हो ना, गो फैमिली के यंग मास्टर। इस पे गुचेंग आगे से कहता है क्यों, मैं तुम लोगों को नहीं लगता कि मैं गो फैमिली से होऊंगा। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है ये कहते हुए कि मैं इतना स्ट्रांग हूँ। इन लोगों के क्लैन का जो एंसेस्टर था वो गुचेंग को देखते ही अपने घुटने टेक लेता है ये कहते हुए कि वो बोन क्लैन का एंसेस्टर और वो यहाँ पे गुचेंग के आने का काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था। उसके जो चिले चापर थे वो आगे से कहते हैं कि आप घुटने क्यों टेक रहे हैं, तो वो उनसे कहता है तुम भी टेको सालो, तुम लोग इस बात का इंतजार कर रहे हो। गुचेंग एंसेस्टर से पूछता है कि तुम्हें पता था कि मैं आने वाला हूँ, तो एंसेस्टर आगे से बताता है कि उसे पता था कि वो आने वाला है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी ही आ जाएगा, नहीं तो वो उसके लिए कुछ तैयारी कर लेता किसी गार्डियन ब्लड लाइन के बंदे का सर उसकी ग्रीटिंग के तौर पे। यानी कि इन्हीं लोगों ने यहाँ पे गार्डियन ब्लड लाइन यानी कि साओ यांग की फैमिली को मौत की घाट उतारा था सिर्फ एक रात में, दी बून क्लैन वालों ने। वहीं पे एंसेस्टर गुचेंग को ये भी बताता है कि उन लोगों ने ब्लड लाइन के बचे हुए कुछ वंशजों को ढूंढ निकाला है जो कि इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जो कई सालों पहले बच के निकलने में कामयाब हो गए थे। गुचेंग उन लोगों से कहता है बहुत ही बढ़िया है कि उन लोगों ने अपने वादे को नहीं भूला और उन्हें अपनी जगह के बारे में पता है और उन्हें धोखा नहीं दिया इतने साल हो जाने के बावजूद। इसलिए गुचेंग फैमिली भी अभी तक यहाँ पे अपने वादे को नहीं भूली है जो उन्होंने उनके क्लैन के साथ किया था। जो वादा था वो गया भाई तेली ने, इन लोगों ने मुझे नहीं बताया। इसके बाद गुचेंग एंसेस्टर से पूछता है कि जो चूजे बच के भाग गए थे क्या उनके बारे में मुझे और ज्यादा बता सकते हो, तो फिर एंसेस्टर यहाँ पे गुचेंग को बताता है कि उससे काफी टाइम पहले ही पता चल चुका था कि कुछ है जो कि यहाँ पे बच के भाग चुके हैं, इसलिए वो उनके पीछे जाने की कोशिश किया, लेकिन उसे पता चला कि गार्डियन ब्लड लाइन के जो मेंबर बच गए थे उन्हें यहाँ पे कुछ पावरफुल लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इसी वजह से वो भी यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता। और जब उसने वहाँ पे कुछ करने की कोशिश की तो उल्टा उसके ऊपर ही वो चीज भारी पड़ गई और उसकी कल्टीवेशन यहाँ पे कम हो गई। गुचेंग उससे पूछता है कि वो कौन सी पावरफुल एंटिटी है भाई कि तुम जैसा एक पावरफुल एक्सपर्ट भी यहाँ पे इतनी जल्दी से हारा गया और अपनी कल्टीवेशन गवा बैठा। एंसेस्टर आगे से
बताता है कि उसने यहाँ पे उस एंटिटी को हल्के में ले लिया था, इसीलिए वो जब उसे भिड़ने गया तो फिर उसके ऊपर पाला भारी पड़ गया और वो यहाँ पे हारा गया। हालांकि वो एंटिटी यहाँ पे अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर रही थी। इसके बाद गुचेंग एंसेस्टर से पूछता है कि बता सकते हो कि वो लोग भाग के गए कहाँ पे और कहाँ पे हैं वो लोग। जिस पे एंसेस्टर गुचेंग को बताता है जहाँ तक उसे पता है वो सभी लोग यहाँ से भाग के जीसेंग डोमेन के अंदर गए हैं। जिसके बाद अगला सीन जीसेंग डोमेन का होता है, दी क्रिम्सन साउथ सिटी। हेवनली डियर सिटी हारी जा चुकी है, ये वाली खबर यहाँ पे भी उड़ती आ चुकी थी। इसको तुम एक तरीके से रीजन यानी कि यूरोप और साउथ एशिया की तरह ही समझो, जहाँ पे कंट्रीज फैली हुई हैं। तो खबर उड़ते हुए आ जाती है कि कौन सी कंट्री कब हारी गई। यहाँ पे कुछ गार्ड्स थे जो कि बाहर खड़े होते हुए बात कर रहे थे कि सिचुएशन इतनी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे लू फैमिली अपने बेवकूफ से बेटे के लिए शादी करा रही है। तो एक बंदा उससे कहता है कि ऐसे बातें ना करो यार, हम लोग यहाँ पे मारे जा सकते हैं। तो सामने वाला बंदा आगे से कहता है कि लू यिंग यिंग, धीरे बोलना पड़ेगा भाई, नहीं तो युंग यिंग हो जाएगा। हम इसे शॉर्ट कर देते हैं लू यिंग। सामने वाला बंदा कहता है कि लू यिंग मेरी गॉडेस है यार, वो एकदम सूरज की फूल की तरह एकदम कोमल, उसकी शादी ये लोग यहाँ पे गोबर के छोट के साथ कर दे रहे हैं। साला मुझे शादी से शुरुआत से ही नफरत थी। इस पे सामने वाला बंदा आगे से कहता है कि तुम्हारी देवी ही यहाँ पे गोबर के छोट के साथ शादी करना चाहती है, इसमें हमारी क्या गलती है। तो सामने वाला बंदा आगे से कहता है कि हमारी गॉडेस यहाँ पे काइंड और इनोसेंट है, उसे यहाँ पे लू क्लैन ने ही पाल पोस के बड़ा किया और इसे रेस्क्यू किया था जब वो एक बच्ची थी। वो कैसे उन लोगों को ऐसे मना कर सकती है, ये उसका एक तरीका होगा अपना कर्ज अदा करने का। सिर्फ लू फैमिली उसका फायदा उठा रही है, उसे एक होस्टेज की तरह कैद कर रही है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा भी यहाँ पे लू यिंग से कह रहा था कि उसे ये शादी करने की जरूरत नहीं है, भले लू क्लैन उसे फोर्स करे, लेकिन इसके बावजूद उसका टैलेंट यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा है, वो लोग उसे ऐसे फोर्स नहीं कर सकते हैं। अगर वो ये शादी कर लेगी तो फिर वो आधी से ज्यादा अपनी जिंदगी खराब कर लेगी। हालांकि लू फेंग एक अच्छा इंसान है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी और वो एक नंबर का फुद्दू है, मतलब पागल सा है वो। अभी देखोगे तो समझ में आ जाएगा। यही लड़की है लू यिंग, ये आगे से कहती है कि उसे यहाँ पे अपनी डिसीजन के ऊपर पूरा यकीन है और वो एक तरीके से अपने अंकल और आंट का फर्ज अदा कर रही है। और वैसे भी लू फेंग के साथ शादी करने में कोई भी बुराई नहीं है। कहा वो एक नंबर का बेवकूफ है, वो पागल सा है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका फ्यूचर हस्बैंड अगर एकदम नॉर्मल बंदा होता है तो उसके लिए यहाँ पे परेशानी कम होगी। और अगर उन लोगों को यहाँ पे गलती से यहाँ पे लू यिंग के किसी सीक्रेट के बारे में पता चल जाता है तो ये उसके एक प्लान की तरह काम करेगा, जो कि उसे मुसीबतों से और ज्यादा बचाएगा। मैं लू यिंग का जी घबरा रहा था। शादी कल थी, लेकिन इसके बावजूद उसे यहाँ पे सुकून नहीं मिल रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा शादी की वजह से हो रहा है या फिर अपर रियलम में फोर्सफुली हेवनली डियर सिटी के ऊपर कब्जा कर लिया इस वजह से, अपर रियलम की वजह से गुचेंग जो आ रहा है यहाँ पे। सामने वाला बंदा आगे से कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पे हूँ शादी एकदम बढ़िया हो जाएगी, बारिश तक नहीं आएगी। तो इंडिया में होती है ना, तवा उल्टा रखना पड़ता है। लू यिंग की बातों से हम लोगों को पता चलता है कि वही यहाँ पे गार्डियन ब्लड लाइन से यानी कि शाओयांग की बड़ी बहन यही है। ये आगे से बताती है कितने साल हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद आज तक इसे पता नहीं चल पाया कि किस हरामी क्लैन ने एक रात के अंदर पूरे क्लैन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि इनके गार्डियन ब्लड लाइन को ही। यहाँ तक कि लू यिंग को अपने छोटे भाई के बारे में भी नहीं पता चला है कि वो कहाँ पे चला गया, जो अपने फादर के साथ गया था। शाओयांग इसका छोटा भाई है। अब लू यिंग को यहाँ पे उसके फादर के बारे में न्यूज पता चली है कि उसके फादर जा चुके हैं, यानी कि वो शहीद हो चुके हैं। अब उसे यहाँ पे अपने छोटे भाई यानी कि शाओयांग की चिंता है कि वो जिंदा है या नहीं, ये भी लू यिंग को नहीं पता है। ये वाला बंदा आगे से कहता है कि चिंता न करिए, यंग मास्टर यहाँ पे एकदम हेवन से ब्लेस्ड है, यानी कि फॉर्चून उन पे एकदम महावान है, एकदम किस्मत उनकी बलवान है, उसे कुछ भी नहीं होगा, वो स्ट्रांग होगा। भाई वही उसका ये कर्ज है, वही उसके लिए अभिशाप बन के बैठा है कि गुचेंग उसके ऊपर कुंडली जमाए रखा है। इसके बाद लू यिंग आगे से कहती है कि शायद ये शादी उसके लिए अपॉर्चुनिटी और मौके लेके आए। मैं बताता हूँ ये तबाही और निराशा लेके आएगी। अगले ही दिन देखो शादी के दिन बस। इसके बाद अगला दिन क्रिम्सन साउथ सिटी की यान फैमिली का होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बोन क्लैन की सेंटेंस आई हुई थी जिसका नाम नी सैंग है। यहाँ पे यान फैमिली के जो हेड थे उन्होंने नी सैंग को यहाँ पे पूरी आधार कार्ड की लिस्ट दे दी थी कि सिटी के अंदर कौन कौन लोग रहते हैं। ये सबसे आसान तरीका है तुम्हें समझाने का। नी सैंग उन लोगों से पूछती कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इनमें से कौन है, तो उनका बेटा आगे से बताता है लू यिंग है। यान फैमिली के हेड आगे से हमें सब कुछ बता देते हैं कि वो लू फैमिली की यंगस्टर है, हालांकि वो उनकी एडॉप्टेड डॉटर है, लेकिन इसके बावजूद उसका टैलेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इसके बाद गुचेंग वहाँ पे एंट्री मारता है बोन क्लैन के एंसेस्टर के साथ में। गुचेंग एंसेस्टर से पूछता है कि यही वो लीड है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। एंसेस्टर आगे से बताते हैं हाँ, जिसके बाद वो नी सैंग से कहते हैं कि ये हम लोगों के मालिक दी गुचेंग। यान फैमिली की ये दोनों लोग गुचेंग का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं कि गुचेंग इतनी समय एकदम बलवान बन चुका है, किसी को भी पहन सकता है। वो जो बंदा भाई अकेले एक कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दे उससे कौन नहीं घबराएगा। हालांकि नी सैंग गुचेंग से नहीं घबराई हुई थी, वो जाके उसे ग्रीट करती है, वो भी फुल रिस्पेक्ट के साथ में। गुचेंग यहाँ पे नी सैंग एकदम तारीफों के पुल बांध देता है कि तुम एरोगेंट हो, पर्सनालिटी तुम्हारी बढ़िया है, लेकिन इसके बावजूद अपने काम में बढ़िया हो, एरोगेंट हो, एकदम बढ़िया, एकदम भाई एरोगेंट 4-5 बार यूज करता है, वो बस तारीफ ही कर रहा है। लेकिन नी सैंग बिल्कुल मेरी तरीके, वो बिल्कुल अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेती है, ये बताते हुए कि इतना सब होने के बावजूद उसने यहाँ पे कुछ लोगों को बच के जाने दिया, यानी कि शाओयांग और उसके बाप की बात हो रही है, साथ ही में लू यिंग की भी। मुझे अपने मन के अंदर सोचता है बहुत बढ़िया यार तुमने जाने दिया, अगर तुम उन्हें जाने नहीं देती तो फिर वो मेरे पास फॉर्चून कैसे लेके आते। सला वो है तभी तो मैं हूँ, तभी तो मजा आएगा। इसके बाद वो नी सैंग से कहता है कि चलो भाई ब्लड सेंस का इस्तेमाल करो उनके क्लैन के बारे में पता लगाने के लिए, वो लोग कहाँ पे छुपे हुए हैं। हम लोग बोन क्लैन के एंसेस्टर को देखते हैं, उन्होंने यहाँ पे एकदम नी सैंग के अंदर पोटेंशियल दिखाई देता है कि वो गुचेंग की साइड पे काम कर सकती है, उससे ज्यादा फॉलो कर सकती है एक सर्वेंट की तरह। और वो यहाँ पे डा की तरफ देखते हुए सोचता है कि नी सैंग यहाँ पे इस बेवकूफ से तो ज्यादा ही बेहतर रहेगी, भाई वो उसके खून से बना है, उसका पालतू है गुचेंग का, वो एक बार वो अपनी बीवियों को छोड़ दे, डा को नहीं छोड़ेगा वो। इसके बाद गुचेंग यहाँ पे यान फैमिली से पूछता है कि तुम लोग लू यिंग के बारे में बात कर रहे थे, किस बारे में बात कर रहे थे। जिस पे यान फैमिली का जो बेटा था वो आगे से गुचेंग को लू यिंग के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो एडॉप्टेड डॉटर है, वो
दोनों एकेडमी में एक ही साथ पढ़ा करते थे। वो अभी इस समय 20 साल की है, लेकिन इसके बावजूद उसकी कल्टीवेशन इनमेजरेबल है। हालांकि उसकी पर्सनालिटी एकदम कोल्ड सॉफ्टनेस वाली है, वो एकदम होती नहीं लड़कियां मुझसे बेहतर कोई नहीं, वो बिल्कुल उसी तरीके से बस चलते चलते कुत्तों को हड्डी डाल देती है। यान फैमिली के साथ आगे से ये भी बताता है कि वो जो कल्टीवेशन दिखाती है, लोग कहते हैं कि वो उसका असली लेवल नहीं है, उसकी कल्टीवेशन उससे ज्यादा हो सकती है। गुचेंग अपने मन के अंदर इसी बारे में सोच रहा था कि 20 साल की है, कल्टीवेशन एकदम कमाल की है, एडॉप्टेड डॉटर है, ये एकदम सच हो ही नहीं सकता, ये मैच ही नहीं कर सकता ये सेटअप बिल्कुल। इसके बाद गुचेंग अपनी थोड़ी सी बुद्धि चलाता है और उसकी बुद्धि मुझे समझ में नहीं आया, बस यही सोचता है कि यहाँ पे लुइंग एक अलग चीज है, उसका क्लैन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो अकेले यहाँ पे बोन क्लैन के एंसेस्टर को हरा सके। यहाँ पे कुछ तो दाल में काला है। गुचेंग को भी पता नहीं है कि लुइंग यहाँ पे सोइंग की ही बड़ी बहन है। खैर इसके बाद यान फैमिली के साथ आगे से ये भी बताता है, लेकिन उसकी अभी हाल ही में ही शादी होने वाली है, वो भी उनकी फैमिली के एकदम बेवकूफ बेटे के साथ में। और ये अपने मन के अंदर सोचता है अगर मैं उसकी शादी को उजाड़ दूं तो फिर वो मेरी बन सकती है। फिर गुचेंग अपने मन के अंदर सोचता है अच्छा ये भी दिल जला सिक है, अरे वाह अगला शिकार मिल गया मुझे। इसके बाद गुचेंग उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है भाई? तो वो बंदा अपना नाम आगे से यानमिंग बताता है। गुचेंग उसे कहता है कि तुम्हें बीवी चाहिए क्या? इस पे तो यानमिंग भी हैरान हो सकता है कि इसे क्या हो गया अचानक से। गुचेंग उससे कहता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर तुम यहाँ पे लुइंग के लिए तड़प रहे हो, तुम्हारी शादी करने की इच्छा है, तुम भला क्यों चाहोगे कि उसकी शादी किसी बेवकूफ के साथ में हो? अब मैं यहाँ पे गुचेंग का मोटिव बता देता हूँ। गुचेंग यहाँ पे बली का बकरा बना रहा है इसे। दरअसल यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होती हैं एमसीज के लिए जो कि इसेकाइड होते हैं या फिर चोजन वन होते हैं। जैसे कि कुछ एनिमे में देखा होगा, धोखा मिलने के बाद ही सालों की पावर जागती है, उससे पहले नहीं जागती, तब तक पिलते रहते हैं। गली का बच्चा इन पर मूद के चला जाता है बताओ। इसलिए गुचेंग को ऐसा लगता है अगर वो यहाँ पे यानमिंग को शादी वादी के चक्कर में फंसा देगा तो फिर उसके अंदर का जो पोटेंशियल होगा वो जाग उठे, यानी कि फॉर्चून लालच वो जाग उठेगा और ये वेडिंग उसके लिए चांस हो सकती है किससे उसका फॉर्चून जाग उठे। देख रहे हो कितना हरामी, खाना तैयार नहीं हुआ, खाने की तैयारी पहले करने लगा। यानमिंग जो आगे कहने वाला इससे हर कोई रिलेट कर सकता है। यानमिंग आगे से कहता है कि ये नेचुरल है कि वो इस चीज से एकदम ना खुश है, लेकिन लुइंग उसकी तरफ पलट के देखती तक नहीं है, वो सिर्फ उसे देखता है। एक तरफा प्यार है भाई का। गुचेंग उससे कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें मौका क्यों नहीं देता हूँ, अगर तुम चाहो तो फिर तुम अपनी होने वाली बीवी को चुरा सकते हो, कल शादी पे जाओ एकदम सनी देओल की तरह तहलका मचा दो। यानमिंग आगे से कहता है मास्टर आप ये क्या कर रहे हो? तो गुचेंग आगे से कहता है चिंता ना करो, तुम पंडित को मैं उठा लूंगा, ना रहेंगे मंत्र ना होगी शादी, ज्यादा दिक्कत हुई तो बाप को भी उठा लूंगा, कन्यादान ही नहीं होगा। इस पर यानमिंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है, बेचारा अपनी मौत पे ही खुश हो रहा है, मरेंगे ये सब। तुमने एक चीज नोटिस की, गुचेंग का सिस्टम अब यहाँ पे उसे कमांड भी नहीं देता, वो कह रहा है जाओ भाई तुम करो जो तुम्हें करना है, वी डोंट कमांड यू एनीमोर। फिर इसके बाद अगला सीन वुडी और सोयांग का होता है जो कि फर्स्ट माउंटेन मास्टर को ढूंढने के लिए आए हुए थे। अब ये जिस माउंटेन की तरफ जा रहे थे वहाँ पे कई सारे दानव भरे पड़े थे, तो इनकी बजी पड़ी थी। ये सभी अपनी बुंड बचाते हुए भाग रहे थे, ये कहते हुए भागो रहे, ये सभी मॉन्स्टर हम लोगों से ज्यादा लेवल के हैं। और इनके साथ जो 4-5 फ्री लोडर्स आए हुए थे उनका शिकार मॉन्स्टर्स करे जा रहे थे, उन्हें चबाते हुए खा रहे थे। एक मॉन्स्टर एक लड़की को उठा लेता है तो वो आगे से कहती है मदद करो। वुडी उसे कहता है कि भावनाओं में ना बहो, वो मॉन्स्टर यहाँ पे सुप्रीम रियलम पे है, ऐसा कुछ भी नहीं जिससे हम लोग उनकी वहाँ पे मदद कर सके। सोयांग को भी ये बात पता थी, इसलिए वो सिर्फ इन लोगों को मरते हुए देखता है। खैर इसके बाद ये लोग भागते भागते यहाँ पे फर्स्ट माउंटेन मास्टर के पास आ जाते हैं और लोगों को जैसे ही पता चलता है कि यही बुढ़ा है इन लोगों का फर्स्ट माउंटेन मास्टर, तो ये अपने घुटने टेक लेते हैं और इन्हें सारी बातें बताते हैं कि गुचेंग के साथ क्या क्या हुआ, गुचेंग ने कैसे इन्हें मारा, इन लोगों ने कैसे इनके साथ क्या किया, गुचेंग ने कैसे इनका शोषण किया, वगैरह वगैरह वगैरह। लोगों का फर्स्ट माउंटेन मास्टर कुछ साइको टाइप में है, वो आगे से मुहावरा फैलते हुए कहता है कि सच्चाई हमेशा झूठ में लिपट के ही आती है, हम लोग तभी इसके बारे में पता लगा सकते हैं जब हमें सब कुछ पता हो। व्हाट द फक ब्रो इज सेइंग। सोयांग यहाँ पे फर्स्ट माउंटेन मास्टर से कहता है कि अपर रियलम में उन लोगों के ऊपर हमला कर दिया है, वो सभी लोग एकदम मरे पड़े हैं, प्लीज हम लोगों के लिए मदद कीजिए और सर्कुलेशन से बाहर निकलो बुढ़े। इस पे फर्स्ट माउंटेन मास्टर आगे से कहता है कि मेरे लिए भी समय आ चुका है कि मैं भी कुछ पुराने दोस्तों में मिलूं, और इसकी शकल ये बता रही है कि ये बंदा सीधा टाइप का नहीं है, इसके अंदर ये हरामीपना घुसा हुआ है। एक सेकंड के लिए तो इन दोनों की भी फट जाती है कि ये पक्का हम लोगों का मास्टर ही है ना, कहीं हमें ही ना सेक्रीफाइस कर दे। लेकिन फर्स्ट माउंटेन मास्टर इन लोगों से कहता है कि चलो हम लोगों का समय आ गया, और वो सोयांग से कहता है क्या तुम अपनी ब्लड लाइन के बारे में सच्चाई नहीं जानना चाहते कि तुम कहाँ से आए हो, मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली के पास लेके जाता हूँ। इसके बाद वो इन लोगों के आसपास की पूरी एरिया को ही बदल देता है, यानी कि इन्हें टेलीपोर्ट करके किसी वीरानी जगह पे ले आता है। वुडी आगे से कहता है कि ये भी कोई इमॉर्टल टेक्निक ही होगी। वहीं पे सोयांग अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर फर्स्ट माउंटेन मास्टर ये सब कुछ कर सकता है तो वो गुचेंग को भी मार सकता है, और वुडी इसको इस तरीके से देख रहा था कि भाई काहे पीछे पड़े हो गुचेंगे, भागे जाओ यहाँ से अगर जिंदा रहना चाहते हो। खैर इसके बाद अगला सीन शादी का होता है, और मेरी तरफ से बधाई हो भाई तुम लोगों को, शादी मुबारक। ये लोग यहाँ पे शादी में वही सब चीजें पहले जा रहे थे कि आप लोगों का शुक्रिया जो और लोग शादी में आए। इसके बाद वो लुइंग से कहता है कि मैं माफ कर दो कि हम तुम्हें यहाँ पे अनफेयर सिचुएशन के अंदर डाल रहे हैं। लुइंग यहाँ पे अभी भी एक भी कंप्लेंट नहीं करती, वो आगे से कहती है कि आप लोगों ने मुझे 20 साल तक पाल पोस के बड़ा किया है, और मैंने भी अपने छोटे भाई लू फेंग को यहाँ पे बड़ा होते हुए देखा है कि वो किस तरीके का इंसान बना है। अब हम लोग जाके यहाँ पे लू फेंग को देखते हैं, तो मैंने कहा था ना ये पगला था है कुछ, ये आगे से एकदम बेवकूफ बनने की एक्टिंग कर रहा है। हाँ भाई एक्टिंग कर रहा है, पगला वगला नहीं है ये। तुम भी कहोगे कि क्या सीन है। ये भी आगे से कह रहा था कि शादी शादी शादी। लुइंग यहाँ पे लू फेंग का हाथ पकड़ लेती है, ये कहते हुए कि मैं इसे कैसे यहाँ पे अकेला छोड़ सकती हूँ, यानी कि
इस हरामी दुनिया में इतने मासूम से भाई को जहाँ पे हर कोई इसका शोषण करना चाहेगा। लुफेंग का फादर आगे से कहता है अगर कोई यहाँ पे लुफेंग की बीमारी को ठीक कर सके तो वो दोनों एकदम परफेक्ट मैच होंगे। लुफेंग के फादर ने यहाँ पे कई सारे डिवाइन डॉक्टर को ढूंढा, उनसे मदद मांगी, लेकिन आज तक कोई भी यहाँ पे लुफेंग की बीमारी का पता नहीं लगा पाया कि इसके साला जड़ क्या है, कि बीमारी है क्यों इसे। तो फिर हम लोग लुफेंग को देखते हैं और जैसा कि मैंने कहा कि भाई एकदम एक्टिंग बाज है, एक्टिंग की बादशाह हो रखी है एकदम, इससे ज्यादा मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। अब देखो यहाँ पे लुफेंग की साइड की जो कहानी है वो यहाँ पे वो कहानी पूरी करती है जो गोचेंग ने बताई थी कि 8 बैरन वेस्टलैंड को अपर रियलम के कुछ बड़े बड़े इंसेस्टर ने बनाया था। अब लुफेंग की कहानी से तुम्हें पता चल जाएगा कि 8 बैरन वेस्टलैंड कैसे बना था। लुफेंग की बॉडी के अंदर जो बंदा था वो आगे से बताता है कि अच्छा इस रिकार्नेशन के लिए मेरा नाम लुफेंग है। इसकी बातों से मैं पता चलता है कि एक बहुत बड़े बैटल के दौरान इसकी डिवाइन सोल पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई थी और उन्हें काफी ज्यादा लंबा टाइम लग गया पूरी तरीके से रिपेयर होने में। और ऊपर से उस बैटल को हारने के जो परिणाम थे वो कोई छोटे नहीं थे, यहाँ तक कि पूरे हेवन को ही उसका पूरा परिणाम सहना पड़ा। इसके बाद में इस रिकार्नेशन हुए बंदे के बारे में पता चलता है कि ये एक विंड एंसेस्टर हुआ करता था डिवाइन इमॉर्टल पैलेस का, जो कि कुदरत के 4 नियम्स को कंट्रोल किया करता था, पानी, हवा, आग, जमीन। उस टाइम पे इसकी कल्टीवेशन यहाँ पे इतनी ज्यादा पार हो चुकी थी कि किसी रेगुलर एंसेस्टर या इमॉर्टल के मुकाबले का था ही नहीं, बेसिकली एक ट्रू इमॉर्टल था ये। लेकिन उसी टाइम पे एक बहुत बड़ा एपोक्लिप्स आया जिसने सब कुछ यूं चुटकियों में डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके रंग से तुम्हें अंदाजा लग चुका होगा कि ये एपोक्लिप्स कैसे आया। ये गोचेंग का ही कांड है, लेकिन ये गोचेंग का कांड नहीं है, ये उस वाले गोचेंग का कांड है जिसने मिंग को शादी के पहले दिन ही मार दिया था, सुहागरात भी नहीं मनाई थी। अगर तुम स्टोरी को फॉलो अप करते आ रहे हो तो फिर तुम्हें समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर तो समझा दूंगा। तब भाई इतने ज्यादा बड़े थे कि पूरे जो 8000 कॉन्टिनेंट थे वो झटके के अंदर डिस्ट्रॉय हो गए, पूरा अपर रियलम ही चकनाचूर हो गया। यहाँ तक कि अपर रियलम के जो भी प्रिंसिपल थे वो भी एकदम टूट के बिखर गए, यानी कि वहाँ पे कुछ बचा ही नहीं था, सब कुछ टूट के बिखर गया था। लेकिन हमारे विंड एंसेस्टर की किस्मत काफी ज्यादा बढ़िया थी, इसीलिए वो इतने बड़ी तबाही से भी बच निकला। लेकिन जो हजारों लाखों इमॉर्टल थे वो वहाँ पे मारे गए, और क्योंकि अपर रियलम के जो नियम थे वो टूट चुके थे, इसलिए अपर रियलम के अंदर इतना ज्यादा दम नहीं था कि वो कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स को वहाँ पे होल्ड कर सके जिनकी पावर यहाँ पे इमॉर्टल रियलम से ज्यादा चली गई थी। यानी कि जो इमॉर्टल रियलम के कल्टीवेटर थे और उससे ऊपर के कल्टीवेटर थे वो और ज्यादा अपर वर्ल्ड में नहीं रह सकते थे, इसलिए उनमें से कई सारे दूसरे इमॉर्टल वर्ल्ड भाग गए और कुछ ऐसे भी ट्रू इमॉर्टल्स थे जो कि यहाँ पे ट्रू इमॉर्टल रियलम पे थे। ट्रू इमॉर्टल रियलम इमॉर्टल रियलम से ऊपर का लेवल है, बट हमारे विंड एंसेस्टर ने यहाँ पे मौके का फायदा उठाया और वो जो बिगिनिंग एरा ट्री के बारे में हम लोग अब तक बात कर रहे थे वो यहीं से ही आया था। हमारे विंड एंसेस्टर ने मौका देख के इसे उखाड़ लिया और बाद में इसने कुछ ऐसे भी यहाँ पे कौसे इमॉर्टल्स को इकट्ठा किया जो मर चुके थे, बस बचे कुछ ही थे, जिन्होंने यहाँ पे हेवनली लॉस्ट प्रिंसिपल्स को चुराने की कोशिश की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सभी ही मारे गए और मरने की कगार पे आ गए। और जब ये लोग अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तब यहाँ पे विंड एंसेस्टर ने अपना एक रास्ता बदल लिया और वो लोग अपर रियलम के एक छोटे से टुकड़े पे आ गए जिसका नाम इन लोगों ने बदल के 8 बैरन वेस्टलैंड एंड 10 डोमेन्स रख दिया। ये वही जगह है जहाँ पे हेवनली डियर सिटी बनी हुई है। गोचेंग ने जो हमें कहानी सारांश में बताई थी ये व्याख्या कर रहे हैं। तुम लोगों को पता है कि इन लोगों ने वहाँ से क्या क्या चुराया था, वो जो कुछ भी इन लोगों ने चुराया था वो सब कुछ इन लोगों ने 8 बैरन वेस्टलैंड 10 डोमेन के अंदर लगा दिया। इसका मतलब ये होता है कि अपना विंड एंसेस्टर ही यहाँ पे 8 बैरन वेस्टलैंड एंड 10 डोमेन्स का रियल एंसेस्टर है। बेसिकली जमीन पे इसका हक है, वहाँ पे किसी को भी भगा सकता है। इसके बाद अपना विंड एंसेस्टर मारा गया, लेकिन बाद में रिकार्नेट भी हो गया जो इसने चापलूसी की थी उसकी वजह से। हालांकि विंड एंसेस्टर की जो स्ट्रेंथ है वो भी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो यहाँ पे अपनी इमॉर्टल पोजीशन को वापस पा सके, लेकिन अगर ये यहाँ पे बिगिनिंग एरा ऑफ ट्री को यूटिलाइज कर सके और उसकी पावर का इस्तेमाल कर सके तो यहाँ पे अपर रियलम के लॉस को कंट्रोल कर सकता है। जस्ट लाइक गोचेंग की तरह ही थॉट है इसकी, जैसे कि गोचेंग सोच रहा है, बस ये थोड़ा सा गोचेंग के मुकाबले में खुश कम है। गोचेंग की खुशी कुछ ज्यादा ही बढ़ के थी। विंड एंसेस्टर को यहाँ पे अब किसी से डरने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि अपर रियलम के अंदर कोई बचा ही नहीं है जो कि ट्रू इमॉर्टल रियलम पे हो, और ये बात इस रियलम के अंदर तो कोई इतना ज्यादा पावर है ही नहीं। और ऊपर से ये तो बेचारा बच्चा है अभी उनके सामने, पागल सा, इसके ऊपर कौन ही हाथ उठाएगा, बस एक हरामी को छोड़ के जो किसी के ऊपर भी हाथ उठा सकता है। गोचेंग वो हरामी बंदा है जो लंगड़े लोगों से भी उनकी व्हीलचेयर छीन के बेच दे। हम लोग अपने विंड एंसेस्टर को यहाँ पे लुफेंग बुलाएंगे क्योंकि वो ज्यादा सूट करता है। हम लोग लुफेंग को देखते हैं जो कि मुस्कुरा रहा था, तो लुइंग इसकी तरफ देख लेते हैं, लेकिन बाद में ये दोबारा अपनी एक्टिंग करने लगता है। एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। एक बार तो लुइंग भी हैरान हो जाती है कि ये पागल सा ही है ना, कि मैं चूरन दे रहा है कि पागल है। फिर लुफेंग हम लोगों को बताता है कि उसकी एक दोस्त हुआ करती थी जो ट्रू इमॉर्टल थी, उसका नाम निंगर था, और जो लुइंग है ये बिल्कुल उसी की तरह दिखती है, यानी कि डिसेंडेंट हो सकती है ये, एंड हमें कोई डाउट नहीं है हो भी सकती है ये। इसलिए लुफेंग की शादी अगर यहाँ पे लुइंग के साथ हो रही थी ये उसके लिए सोने पे सुहागा होगा कि इसकी बीवी यहाँ पे लुइंग है जो कि किसी की डिसेंडेंट है। फिर इसके बाद ये लोग शादी के मंत्र वंत्र पढ़ पाते कि इससे पहले ही यहाँ पे यन फैमिली का यंग मास्टर यानी कि अपना यान मिंग आ जाता है, और तुम्हें पता है कि ये किसी इरादे से आया है, न ये शादी करेगा ना किसी की होने देगा, और तुम्हें पता है कि इसे भेजने वाला अपना गोचेंग दी गुज्जर अगर किसी की डोली उठेगी तो सुहागरात गोचेंग मनाएगा। ये कुछ ज्यादा डार्क हो गया, लेकिन गोचेंग के कैरेक्टर पे ऐसे ही जोक शूट करते हैं। खैर यान मिंग वहाँ पे जैसे ही दिखाई लेता है तो वो सभी लोग यान मिंग के बारे में बात करने लगते हैं कि ये यहाँ पे क्यों आया है। वो सभी लोग जानते थे कि यान मिंग यहाँ पे लुइंग का सीनियर ब्रदर हुआ करता था और इसने यहाँ पे लुइंग को प्रपोज भी किया था, लेकिन अल्टीमेटली वो रिजेक्ट ही हो गया। और हर किसी को पता था कि यहाँ पे सिर्फ बवाल मचाने के लिए आया और किसी काम से नहीं आया था, बस भाई ने बस सन्नी देओल वाली एंट्री नहीं मारी। फिर लुफेंग भी अपने मन के अंदर सोचता है कि ये हरामी आया है मेरी बीवी चुराने के लिए, भाई वो तुम्हारी है नहीं अभी। फिर लुइंग यहाँ पे बार बार लुफेंग के चेहरे की तरफ ही देख रहे थे, उसे समझ में आ रहा था कि दाल में सच में कुछ काला है। फिर लुफेंग के जो फादर थे वो यानमिंग से कहते हैं कि आप यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हैं दादा। इस पे यानमिंग अपने इरादे एकदम साफ बता देता है कि यहाँ पे कोई भी फालतू
फालतू की बकवास नहीं, वो साफ कर देता है कि वो यहाँ पे लुइंग को ले जाने के लिए आया है, क्योंकि वो लुइंग की शादी किसी बेवकूफ के साथ होने नहीं दे सकता। मुझे यहाँ पे फैमिली ड्रामा के बारे में नहीं पता, क्योंकि दोनों के सरनेम एक ही और ऊपर से लुइंग अपनी एडॉप्टिव है और खून के सगे जो नहीं है तो ये किसी से भी करा सकते हैं, फकिंग डोंट मैटर। इसलिए लू फैमिली के जो मेंबर्स थे वो आगे से कहते हैं कि यहाँ पे दुल्हन चुराने के लिए ही आया है। भले यहाँ पे यान फैमिली लू फैमिली से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। इसके बाद यान मिंग आगे से कहता है कि वो यहाँ पे लुइंग को बचाने के लिए आया है। अगर तुम लोग बेवकूफ नहीं हो तो फिर जल्दी से उसे मेरे हवाले कर दो। इस पे ये लोग यान मिंग से कहते हैं कि यार मजाक ना करो यार, तुम्हें पता है ना कुल्लू कुलानी यहाँ पे क्रिंजन सिटी के अंदर कितना ज्यादा फेमस है, तुम ये सब करके अपनी ही बेइज्जती करा रहे हो। सच्चे कहूं तो भाई तो सच में बेइज्जती करा रहा है अपनी। लेकिन यान मिंग अपना प्यार में अंधा है, वो आगे से कहता है कि उसे पता है कि यहाँ पे लू क्लैन उसकी प्यारी टैलेंटेड जूनियर सिस्टर को फोर्स कर रहा है एक बेवकूफ के साथ शादी करने के लिए। इसलिए लू क्लैन यहाँ पे अपनी पावर का जज्बा नहीं दिखा सकता, उसे यहाँ पे बहुत जल्द ही पछतावा होगा ये सब कुछ करके। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि यान मिंग यहाँ पे उन लोगों को अपनी प्यारी जूनियर सिस्टर को इस तरीके से दलदल में ढकेलता हुआ देख ले। इसलिए ये शादी तो हो के नहीं रहेगी। और रही बात लू क्लैन की, तो किसने कहा कि मैं उनकी इज्जत नहीं करता यार, मैं उनके लिए नई बहू लेके आया हूँ, एकदम तगड़ी बहू जो कि एकदम परफेक्ट मैच रहेगी उनकी बेटे के लिए। इसके बाद ये लोग अपनी नई बहू से पर्दा हटाते हैं, तो फिर वो सोफेंग लू फेंग के लिए एकदम कार्बन कॉपी ही थी, सेम एक्सप्रेशन सेम बॉडी। इससे सभी लोगों की फट जाती है कि कैसी बहू लाया है भाई। एक बार तो वेड एंसेस्टर की भी फट जाती है कि मैंने कुछ कहा नहीं तो इस साले मेरी शादी गधे के साथ करा देंगे। ये बीच वाला बंदा आगे से कहता है डोंट डू दिस यंग मास्टर, प्लीज ना करो ऐसा प्लीज। फिर इसके बाद यान मिंग अपना याप करते ही रहता है कि ये वो फलाना ढिमकाना ये वो। इसके बाद यहाँ पे लुइंग बोलती है, अब बताओ तो मुझे भाई बहुत ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि मैं इन सभी चीजों से होके गुजरा हूँ। आई नो व्हाट इज सिंपिंग, एक तरफा प्यार क्या होता है। फिर इसके बाद लुइंग यहाँ पे यान मिंग से कहती है कि बस बहुत हुआ। और लुइंग यहाँ पे जो यान मिंग से कहने वाली वो शब्द मेरे दिल को चीर दिए। वो यान मिंग से कहते हैं कि मैंने तुमसे कई बार कह दिया है कि मैं तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मुझे परेशान करना बंद करो। अपनी फैंटेसीज और डिल्यूजन अपने मन के अंदर ही रखो, यानी कि ख्वाब वुआब। ये मेरी खुद की चॉइस है कि मैं यहाँ पे लू फेंग के साथ शादी करना चाहती हूँ और बाकी लोगों ने मुझे फोर्स नहीं किया है। और ये बंदा प्यार में था, इसे दिखाई नहीं दे रहा कि वो इसकी बेइज्जती कर रही है, इसे बस दिखाई देती है खूबसूरती। ये अपने मन के अंदर सोचता है कितनी प्यारी है, क्या फर्क पड़ता है कि मैंने इसका दिल नहीं जीता, इसकी ब्यूटी ही मेरे लिए काफी है। सुहाग रात इसे निहारेगा कि शीशा बन के खड़ा रहेगा, गबा गप तो करना नहीं कि बस देख के ही मन भर लेगा। हम लोग लू फेंग को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हम लोग यान मिंग को देखते हैं जो कि भाई रुक नहीं रहा, वो अपनी बेइज्जती कराए जा रहा है जस्ट लाइक मी। वो लुइंग से कहता है मुझे पता है कि इन लोगों ने तुम्हें धमकाया है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं पलक झपकते ही तुम्हें यहाँ से लेके चला जाऊंगा, बस तुम हाँ तो कहो। मैं तुम्हें यहाँ पे कभी भी निराशा में तड़पते हुए नहीं देख सकता। मुझे पता है कि ये चॉइस तुमने खुद से नहीं की है, तुम्हें फोर्स किया जा रहा है। और अगर तुम इसी तरीके से नखरे करती रहे तो फिर मुझे भी यहाँ पे अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस पे लुइंग यहाँ पे यान मिंग से कहती है कि अब तुम मुझे धमकी नहीं दे रहे क्या कि अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं है तो फिर जबरदस्ती करोगे। इसके बाद वो यान मिंग से कहती है कि ये ना बोलना कि मेरा मास्टर भी यहीं पे ही है, जो कि इन्हीं की एकेडमी का 7th एल्डर है और वो लुइंग का मास्टर है जो कि एक सुप्रीम रियलम की एक्सपर्ट है। फिर इसके बाद 7th एल्डर आगे बढ़ती है जो कि बुढ़िया है और वो यान मिंग से कहती है कि यूलिंग लुइंग फकिंग चाइनीज नेम्स। खैर बुढ़िया यान मिंग से कहती है कि यहाँ पे ये लड़की अपने डिसीजन खुद ले सकती है, अपनी लाइफ जी सकती है, तो मैं यहाँ पे फालतू में सवाल करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से दफा हो सकते हो। यान मिंग इसका जवाब बिल्कुल एकदम फर्स्ट सेमेस्टर के लड़कों की तरह दिखता है, एकदम प्रोफेसर को धमकी देते हुए कि तुम्हारे से कोई लेने देना नहीं है, अपने काम से काम रखो बुड्ढे। इस पे दादी अम्मा को गुस्सा आ जाता है, वो आगे से चीखते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम्हारे क्लैन के अंदर एल्डर्स के साथ ऐसे ही बात करी जाती है। और साथ ही में ये अपने यहाँ पे औरों को भी रिलीज कर रही थी। लेकिन हमें पता है कि यान मिंग के ऊपर इतनी समय गुचिंग का हाथ है, इसीलिए वो भी यहाँ पे एल्डर से कहता है कि मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ कि बीच में टांग ना अड़ाओ, नहीं तो व्हीलचेयर भी नहीं मिलेगी। साला वो व्हीलचेयर भी बेच देता है लंगड़ों लोगों से चुरा के। खैर इसे 7th एल्डर को पता था कि इस पूरे इलाके के अंदर सिर्फ यान क्लास के पास ही एक यान क्लैन के पास सिर्फ कौसी सुप्रीम लेवल का एंसेस्टर है जो भी सर्कुलेशन के अंदर गया हुआ है। इसलिए 7th एल्डर को यहाँ पे अभी किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा 7th एल्डर को लगता है क्योंकि इन्होंने दुनिया भी देखी नहीं है। इसलिए इनकी नजरों में यान मिंग इतने समय कीड़ा ही है और वो उसे कहते हैं कि क्योंकि तुम यान क्लैन के मास्टर हो इसलिए मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, बस तुम्हारी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। इन्हें अभी तक पता नहीं कि यान मिंग के ऊपर इतने समय गुचंग का हाथ है। गुचंग भी लाइक मेरा बच्चा है, वो इतने समय ऐसे कैसे हाथ उठा सकते हो तुम। इसके बाद गुचंग तुरंत एंट्री मारता है ये कहते हुए कि मेरे ओपिनियन से अगर दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर तुम कौन होते हो भाई बीच गली में हगने वाले। अब मैं ये सब कुछ और ज्यादा नहीं देख सकता, मैं दो लवर्स को मिलते हुए देखना चाहता हूँ क्योंकि जब दो लवर्स एक साथ मिलते हैं तो फिर मुझे फॉर्चून मिलता है। ये मेरे थॉट्स हैं। यान मिंग आगे से कहता है यस मास्टर, ये लोग यहाँ पे इन लोगों को फोर्स कर रहे हैं हमारी प्यारी लुइंग को एक बेवकूफ से साथ शादी करने के लिए। आप ऐसे ही इन लोगों को बुली थोड़ी ना करने देंगे, हमें प्लीज हमारी मदद कीजिए। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस मेरा एक तरफा है। 7th एल्डर को अंदाजा नहीं है कि वो किसके सामने खड़ी हुई है। वो आगे से पूछते हैं कोई इसे जानता है क्या, तो वो लोग यहाँ पे गुचिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये यान फैमिली की तरफ से आया हुआ कोई नॉर्मल सा बंदा है। फिर लू फेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि यान मिंग का सपोर्टर है तो फिर ये छोटा ही होना चाहिए, भाई वो बहुत बड़ा है, जिस तबाही से बच के आया उसके एडवांस वर्जन नहीं वो तबाही मचाई थी। इसके बाद गुचिंग एक प्रोफेशनल दलाल की तरह कहता है कि हमारी प्यारी लेडी लुइंग काइंड हार्टेड एकदम सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है और ऊपर से हमारा यान भी एकदम दिल वाला है। अगर ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो इनकी जोड़ी रब ने बना दी जोड़ी हो जाएगी। तो फिर तुम लोग यहाँ पे क्यों इन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बन रहे हो। हम लोग 7th एल्डर को देखते हैं और इन्हें अंदाजा नहीं है कि इसके ऊपर चिल्लाने वाले स्पिरिचुअल प्रेशर के साथ में, और ये गुचिंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हिम्मत कैसे भाई यहाँ पे आके फिर फालतू में बवाल करना कि जबकि तुम एक अच्छे इंसान में नहीं हो। तुम यहाँ पे यान
मिंग के साथ टीम अप कर रहे हो, इसलिए मैं तुम दोनों को ही यहीं पे ही मार दूंगी। इसके बाद ये अपने एडवांस सुप्रीम रियलम एक्सपर्ट के ऑरा को रिलीज करती है, लेकिन अगले ही सीन हम लोग डा को देखते हैं और अगर गोचंग के ऊपर चिल्लाए या फिर आग भी दिखाए तो इसे बिल्कुल भी ये चीज मंजूर नहीं है। ये आगे से चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर को इस तरीके से बेइज्जत करने की। डा के बोलने से ही इतना ज्यादा ऑरा रिलीज होता है कि यहाँ पे जो 7th एल्डर का ऑरा था वो एकदम सप्रेस हो जाता है। इसके बाद डा चिल्ला के कहता है कि मरो, तो उसके इतना कहने से ही यहाँ पे इतना ज्यादा प्रेशर रिलीज होता है कि ये पूरी जगह ही इतनी समय डा के डोमेन के अंदर है, यानी कि उसकी एक हथेली में ये पूरा शादी का मंडप है। और जब डा ने कहा था मरो तो फिर उसके कॉसिस सॉवरन रियलम के ऑरा की वजह से यहाँ पे 7th एल्डर के चीथड़े उड़ जाते हैं, वो झटके में ब्लास्ट हो जाते हैं, इसे गुब्बारा फूटता है बिल्कुल उसी तरीके से और खून की चींटे लोहिंग के मुंह पे जा गिरती है और उसकी चीख निकल जाती है। यहाँ तक कि शादी में जो भी लोग आए हुए थे उनकी भी फटके चारों हो जाती है कि साला यहाँ पे 7th एल्डर एक बॉम्ब की तरह फूट गई सिर्फ एक बंदे के चिल्लाने पे ही कि मरो कहने पे। फिर हम लोग गोचेंग को देखते हैं जो कि डा को डांटते हुए कहता है कि यार ऐसा ना करो कर यार, हम लोग यहाँ पे गेस्ट की तरह आए हैं, तुम ऐसे कैसे चिल्ला के लोगों को मार दोगे, शांत रहो यार तुम। यान मिंग के धीरे धीरे फटने लगती है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि इन लोगों के लिए किसी बंदे को मारना चींटी मारने के बराबर का ही है। इसके बाद गोचेंग उन लोगों से कहता है भाई और बहनों असुविधा के लिए खेद है, अब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम लोग एकदम प्यार मोहब्बत से बात करेंगे। इसके बाद हम लोग गोचेंग को देखते हैं जो कि सिस्टम का फंक्शनल स्कैनिंग फंक्शन इस्तेमाल कर रहा था, इससे वो यहाँ पे लू फेंग की कोई असली हिडन आइडेंटिटी ढूंढ के पता लगाना चाहता था। इसलिए गोचेंग जब अपने सिस्टम का फंक्शन इस्तेमाल करता है तो फिर उसे लू फेंग के फॉर्चून के बारे में पता चल जाता है और लू फेंग का फॉर्चून कुछ ज्यादा ही हाई था, मतलब हाई नहीं एकदम हाई था। गोचेंग के आगे से दो बार पलकें झपकती है और उसके मुंह से लार बहने लगती है। वो आगे से कहता है 7 कलर्ड फॉर्चून, इस रियलम का फॉर्चून मिलना नामुमकिन है। वह पे इसकी लार बहते ही जा रही थी तो वो अपनी लार पोस्ट के कहता है हाँ कहाँ थे हम लोग, मैं भूल गया था। इस पे यान मिंग गोचेंग से कहता है मास्टर हम लोग यहाँ पे अपनी जूनियर सिस्टर को बचाने के लिए आए हैं, जल्दी से कुछ करिए। हम लोग लुइंग को देखते हैं जिसकी फटके चार थी, उसे पता था कि अब कुछ भी हो सकता है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए वो लुफेंग से कहती है मुझे पता है कि तुम बेवकूफ नहीं हो, जल्दी से अपना असली रंग दिखाओ इससे पहले कि हमारे साथ कुछ हो जाए, या फिर बस यहाँ पे खड़े रह के ये देखते रहोगे कि कब ये मुझे यहाँ से उठा के ले जाएं। इस पे लुफेंग के फादर भी उसकी तरफ देखते हैं तो लुफेंग आगे से अपना रंडंगी बंद करते हुए कहता है कि फादर आप पीछे हट जाइए, अब यहाँ पे आगे जो कुछ भी होगा वो सब मैं संभालूंगा। भाई लुफेंग यहाँ पे तुम्हारा प्लॉट काम नहीं आएगा, जो भी तुमने चाल वाल चली है वो काम नहीं आएंगी, वो तुम्हारे पीछे हाथ धो के नहीं तुम्हें अपने साथ ही लेके जाएगा वो, क्योंकि तुम्हारा फॉर्चून इतना ज्यादा हाई है। भाई को अंदाजा नहीं है कि भाई के साथ आगे क्या होने वाला है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म होता है।